स्वागत नहीं करोगे तुम्हारे भाई का। सो वेलकम 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 एवरीवन टू दिस अमेजिंग वीडियो एंड आई होप हमारा ऑडियो एकदम बेहतरीन तरीके से प्रॉपर है। राइट, तो मैं आप सबके लिए लेकर आ गया हूँ एक और शानदार रिवीजन ऑफ AS13 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स। कमेंट सेक्शन भर देते हो सर इसका रिवीजन ले आओ, इसका ले आओ। भाई आया करा के जाएगा। ये चैप्टर है ना, मुझे नहीं पता आप लोग को शायद इसमें तकलीफ होती है नहीं होती है। आई विल मेक इट वेरी 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 ईजी फॉर यू थ्रू माई रिविजन। ठीक है, तो आपने पहले कहीं से भी पढ़ रखा है, कितना भी क्लैरिटी कम ज़्यादा जो भी है, आई विल मेक दिस वेरी इजी फॉर यू, दैट इज माई गारंटी। ठीक है, तो अपन इस रिवीजन वीडियो में सारे के सारे कंसेप्ट्स विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स समझेंगे। ठीक है, मतलब रिवाइज करेंगे, प्लस जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैं सारे के सारे कवर करवाऊंगा। ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, ये जो बोर्ड नोट्स है इसकी मैं PDF मेरे टेलीग्राम पे डाल दूंगा। मैं ये बोर्ड नोट जो क्लास में लिखाता हूँ, व्हेन आई टीच आई मेक यू राइट एवरीथिंग, राइट। सो डोंट वरी इफ यू डोंट हैव दिस, आई विल अपलोड ऑन माई टेलीग्राम चैनल, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। ज्वाइन करना, मजे करना। उसके अलावा ध्यान रखना, ये जब मैं रिवीजन करवाऊंगा तो मेरी जो न्यू क्वेश्चन बैंक है मैं उससे रिवीजन करवाने वाला हूँ, ये वाला। तो ऐसा पॉसिबल है कुछ मेरे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मेरा बैच पुराना वाला ले रखा है, तो उनके पास तो पुरानी क्वेश्चन बैंक होगी। सर कुछ फर्क है क्या? क्वेश्चंस में फर्क नहीं है, थोड़ी सी सीक्वेंसिंग में फर्क है। तो सर फिर तो आप यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 बोलोगे, हम तो फंस जाएंगे। टेंशन लेने का नहीं। मैंने क्या कर रखा है, जब भी मैं कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ रिवाइज कराऊंगा, तो सपोज मैंने यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 बोला, तो यहाँ मैंने पिंक कलर में पुराने क्वेश्चन बैंक का रेफरेंस भी ले रखा है। तो जब मैं बोलूंगा तो आई विल गिव बोथ द रेफरेंसेस कि क्वेश्चन नंबर 4 भी है, और अगर आप पुरानी बुक है तो इलस्ट्रेशन नंबर 4 रेफर करना। सो इट विल बिकम ईजी। तो टेंशन मत लो, आपके लिए एकदम स्मूथ जाएगा, बिल्कुल भी टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। गिवन ऑल द इन्फॉर्मेशन, परफेक्ट, ready to start? So let's start the revision of AS13 in 3, 2, 1 and गो। सबसे पहले AS13 नाम क्या है? अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स। तो इसमें पहले बेसिक बातें करेंगे। पूरे चैप्टर को 3 पार्ट में बांट देना। ठीक है, पहला है बेसिक का डिस्कशन, उसके बाद है डिस्कशन ऑफ डिवेंचर्स या बॉन्ड्स। ठीक है, और उसके बाद डिस्कशन रहेगा आपके शेयर्स का। ठीक है, ये 3 चीज का अपन डिस्कशन करने वाले, बेसिक, फिर डिवेंचर बॉन्ड्स की अकाउंटिंग और फिर शेयर्स की अकाउंटिंग। ठीक है, सबसे पहले अपन बेसिक की बात करेंगे। उसमें सबसे पहला फॉर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। देखो, सबसे पहले समझने का ट्राई करो इस AS में पढ़ने के हवाले कि आप जो भी पैसा इन्वेस्ट करते हो उसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है। अब सबसे पहले ये बताओ, इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ कर सकते हैं? तो वो बोलेगा अगर आपको फिक्स्ड इनकम कमाना है तो आप FD कर सकते हो, डिवेंचर में इन्वेस्ट कर सकते हो, बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो। ध्यान रखना, देखो, डिवेंचर में 2 पार्टी होती है, एक होता है डिवेंचर का इशूअर और एक होता है डिवेंचर का खरीदार, जिसको बोलते हैं डिवेंचर में इन्वेस्ट करने वाला बंदा। हम इन्वेस्टर है, हम वो कंपनी नहीं है जो डिवेंचर इशू करके पैसा रेज कर रही है, हम वो कंपनी है जो डिवेंचर खरीद रही है। हम इन्वेस्टर है, ध्यान रखना। तो अगर फिक्स्ड इनकम कमानी है तो आप FD, डिवेंचर या बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपको डिविडेंड की इनकम कमानी है तो आप इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपको रेंटल की इनकम कमानी है तो आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हो। और अगर आपको कैपिटल अप्रिसिएशन से पैसा कमाना है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल अप्रिसिएशन? मान लो आपने कहीं 100 रुपए इन्वेस्ट किया, अब आपको चाहिए कि जब ये 150 होएगा तो मैं बेचूंगा, इसको बोलते हैं कैपिटल अप्रिसिएशन। तो कैपिटल अप्रिसिएशन किन चीजों का होता है? लैंड का होता है, गोल्ड का होता है, सिल्वर का होता है, शेयर्स का होता है, डिवेंचर्स का होता है, बॉन्ड्स का होता है। इन शॉर्ट ये सबका कैपिटल अप्रिसिएशन भी होता है। उसके अलावा गोल्ड और सिल्वर का भी होता है। तो कैपिटल अप्रिसिएशन से कमाना है तो आप इन सारी जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हो। ये है फॉर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब इन्वेस्टमेंट होता क्या है? इन्वेस्टमेंट आर असेट्स which are held by the enterprise for earning income by way of interest, डिवेंचर, रेंटल्स और कैपिटल अप्रिसिएशन। मतलब इन्वेस्टमेंट वो चीज है जिनसे आप इनमें से कुछ कमाने की पोटेंशियल रखते हो, जो अपना कमाने का मोटिव है उस इन्वेस्टमेंट से, उसको इन्वेस्टमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, अब यहां स्कोप दे रखा है कि कौन से चीजें कवर नहीं होगी, एक बार पढ़ना, आगे बढ़ जाना, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें बस एक बात ध्यान रखना, अगर आप बैंक्स, म्यूचुअल फंड्स वगैरह हो तो आप पे ये AS एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, मान लो आप म्यूचुअल फंड हो, म्यूचुअल फंड मतलब मान लो ये पब्लिक है, पब्लिक ने अपने पैसा डाला म्यूचुअल फंड में और म्यूचुअल फंड में डाला कंपनीज में, तो ये म्यूचुअल फंड अकाउंटिंग कैसे करेगा वो AS13 नहीं बताता। हाँ, ऑफ कोर्स ये जो इन्वेस्टर है ये अकाउंटिंग कैसे करेगा वो AS13 बताएगा। क्लैरिटी मिली? मिली, एकदम मिली सर। आगे अब आता तीसरा पॉइंट, क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। 2 टाइप के इन्वेस्टमेंट होता है, एक होता है करंट इन्वेस्टमेंट, एक होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट? ऐसे इन्वेस्टमेंट जिसको आपने हेल्ड कर रखा है फॉर लेस देन 12 मंथ्स। मतलब आपने आज खरीदा और आपका मोटिव है कि आप विद इन 12 मंथ्स इसको बेच दोगे, है ना। इसको प्यार से टेम्पररी इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। उसके अलावा एक होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जो करंट नहीं है वो लॉन्ग टर्म है। मतलब लॉन्ग टर्म में आपका मोटिव होता है कि मैं मोर देन 12 मंथ्स के लिए इसको हेल्ड करूंगा। ठीक है, अब अगर करंट इन्वेस्टमेंट है तो किस पे मेजर करते हैं? हम मेजर करते हैं कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। सर ऐसा क्यों? देखो, आप 12 महीने के अंदर बेचने वाले हो ना, तो मार्केट के छोटे मोटे उतार चढ़ाव से फर्क पड़ेगा आपको, इसलिए कंजर्वेटिव रहने के लिए बोलते हैं कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। तो मान लो कॉस्ट 100 रुपीज है, मार्केट वैल्यू 80 रुपीज है, तो हम इसको मार्केट वैल्यू पे रखेंगे। बट क्योंकि आपने खरीदा तो 100 में ही है,
बट रिकॉर्ड 80 पे करना है तो 20 रुपीज़ का आपको लॉस बुक करना पड़ेगा। वो लॉस की एंट्री क्या रहेगी? P&L टू इन्वेस्टमेंट, ठीक है। उसके बाद है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म का मतलब मैंने क्या बताया, यहाँ आपका इंटेंशन है मोर देन 12 मंथ्स हेल्ड करना, तो वो बोलता है इस केस में आप सिर्फ कॉस्ट पे मेजर करोगे। अब सर इस केस में सिर्फ कॉस्ट पे क्यों मेजर करेंगे? देखो भाई साहब, एक सिंपल सी बात, जब आपने किसी के साथ रिश्ता किया लंबा वाला, तो क्या छोटे मोटे झगड़े से फर्क पड़ेगा क्या? है सब प्यारी, समझ गई है? तो देखो, जब रिश्ता है लॉन्ग टर्म का, तो छोटे मोटे झगड़े से बाबू सोना में कोई ऐसा ब्रेकअप नहीं हो जाता। तो यहाँ भी यही कहता है, जब रिश्ता लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, तो कॉस्ट पे रखो। क्यों? मार्केट के छोटे मोटे उतार चढ़ाव से अपने को डरना नहीं चाहिए, हम कॉस्ट पे रखेंगे। लेकिन इधर एक बात बोलता है, अगर जो डिक्रीज है, मान लो आपकी कॉस्ट 100 रुपीज है, बट मार्केट वैल्यू हो गई 70 रुपीज, ठीक है। अब अगर ये जो 30 का डिक्रीज हुआ मार्केट में, इफ दिस डिक्रीज इज अदर देन टेम्पररी डिक्रीज, मतलब ये डिक्रीज ऐसा नहीं है जो जल्दी से रिकवर हो जाएगा, ये परमानेंट डिक्रीज है ना, उसको बोलते, उसको या तो अदर देन टेम्पररी डिक्रीज बोल सकते हो या फिर परमानेंट डिक्रीज बोल सकते हो। तो अगर डिक्रीज परमानेंट है तो आप इस डिक्रीज को रिकॉर्ड करोगे, मतलब नॉर्मली किस पे रखेंगे? कॉस्ट पे। लेकिन अगर गिरावट हुई, मान लो कॉस्ट से मार्केट वैल्यू हो गई 80, ठीक है, तो ये 20 के डिक्रीज को रिकॉर्ड करूं कि नहीं करूं? तो सवाल पूछने का, डिक्रीज टेम्पररी है क्या? अगर टेम्पररी डिक्रीज है, मतलब रिकवर फटाफट से कर जाएगा, तो रिकॉर्ड करने का जरूरत नहीं है। बट अगर अदर देन टेम्पररी डिक्रीज है या परमानेंट डिक्रीज है, तो फिर आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। सबको समझा मैंने क्या बोला? सर अब हमको कैसे मालूम पड़ेगा कि परमानेंट डिक्रीज है या फिर टेम्पररी डिक्रीज है? तो या तो क्वेश्चन में मेंशन रहेगा, अगर नहीं मेंशन्ड है तो आपको दोगलापंथी आंसर देना पड़ेगा। दोगलापंथी मतलब दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर डिक्रीज अदर देन टेम्पररी है तो बुक करो, डिक्रीज टेम्पररी है तो बुक मत करो। अच्छा, एक और चीज, कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा बोलेगा कि अपने को ये जो डिक्रीज हुआ है, इट इज बिकॉज ऑफ कैश ऑपरेटिंग लॉसेस, कि भाई कंपनी को भयंकर कैश लॉसेस हुआ है इसलिए डिक्रीज हुआ है। तो दीज आर एग्जांपल ऑफ परमानेंट डिक्रीज, मतलब अगर ये लिखा रहेगा ना तो डिक्रीज को परमानेंट मान लेना। उसके अलावा न्यू रेगुलेशंस हैविंग नेगेटिव इंपैक्ट, ये भी लिखा रहेगा तो इसको भी आप क्या मान लेना? परमानेंट डिक्रीज मान लेना। सबको समझता है ये वाला पार्ट? यस सर। तो अगर समराइज करूं तो करंट इन्वेस्टमेंट को कॉस्ट या मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर पे रखेंगे, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को कॉस्ट पे रखेंगे। डिक्रीज को जितना बुक करेंगे व्हेन द डिक्रीज इज अदर देन टेम्पररी। क्लियर है वाला पार्ट? एकदम क्लियर है सर। आगे बढ़ जाते हैं। अब मैंने एग्जांपल लिया हुआ है, करंट इन्वेस्टमेंट, मान लो आपका कॉस्ट 100 है, मार्केट वैल्यू 110 है, तो किस पे रखेंगे सर? कॉस्ट पे रखेंगे। अच्छा, कॉस्ट 100 है, मार्केट वैल्यू 80 है, तो फिर मार्केट वैल्यू पे रखना पड़ेगा। जब ऐसा होता है तो 100 से 80 का 20 का डिक्रीज बुक करना पड़ेगा। डिक्रीज का एंट्री क्या रहेगा? P&L टू इन्वेस्टमेंट, सीधा सीधा। क्लियर है वाला पार्ट? एकदम सिंपल है। चलो अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। मान लो कॉस्ट 100 है, मार्केट वैल्यू 90 है, गिरावट हो गई, बट हम लॉन्ग टर्म में तो कॉस्ट पे रखते हैं, लेकिन एक गिरावट देखना पड़ेगा। पहला केस, डिक्रीज इज टेम्पररी, तो कोई दिक्कत नहीं है कॉस्ट पे रखना। बट इफ द डिक्रीज इज नॉट टेम्पररी, जिसको बोलते हैं परमानेंट डिक्रीज या अदर देन टेम्पररी डिक्रीज, तो फिर आपको 90 पे रखना पड़ेगा और 10 का नुकसान बुक करना पड़ेगा। अब लॉन्ग टर्म में जब नुकसान बुक करते हो तो आप P&L टू इन्वेस्टमेंट ये एंट्री नहीं मारोगे, आप एंट्री मारोगे P&L टू प्रोविजन फॉर डिमिनिशिंग इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। मतलब इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हम डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट असेट को नहीं गिराते, हम एक प्रोविजन बुक करते हैं। सर फर्क क्या पड़ेगा? प्रेजेंटेशन का फर्क पड़ेगा। क्या होएगा? देखो, आप इन्वेस्टमेंट दिखाओगे और नीचे करोगे लेस प्रोविजन फॉर डिमिनिशन इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 10 रुपया, ऐसा। तो नेट में तो 90 दिखेगा। देखो, जब करंट इन्वेस्टमेंट गिर रहा था तो हमने एंट्री मारी P&L टू इन्वेस्टमेंट, बट जब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट गिर रहा है तो हम एंट्री मारेंगे P&L टू प्रोविजन फॉर डिमिनिशन इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्लियर है वाला पार्ट? एकदम क्लियर है सर। तो ये अपना डेटा था क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट को लेकर। अगला पॉइंट, दैट इज रिक्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिक्लासिफिकेशन? मान लो कोई रिश्ता हमने एंटर किया था सोच के कि चले तो शाम तक, है ना, वरना चांद तक। हम तो शाम तक मान के चल रहे थे। शाम तक मतलब हम सोचे थे कोई इन्वेस्टमेंट 12 महीने के अंदर बेच देंगे, बट क्या करें सर, प्यार हो गया उससे। सर प्यार हो गया उससे, अब लग रहा है कि नहीं नहीं लंबा साथ निभाएंगे सर। तो बेसिकली आपका करंट इन्वेस्टमेंट बनने वाला है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, तो इसको बोलते हैं रिक्लासिफिकेशन। तो जब आप करंट इन्वेस्टमेंट से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में जाओगे तो कौन से वैल्यू पे ये ट्रांसफर होना चाहिए? क्योंकि देखो, पहले आप बैलेंस शीट में इसको करंट में दिखा रहे थे, अब करंट काट के उसको आप लॉन्ग टर्म में दिखाओगे, तो ये जो ट्रांसफर हुआ है कौन से वैल्यू पे होगा? तो सुनना क्या बोला हुआ है, दिस ट्रांसफर विल बी मेजर्ड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट वैल्यू एट द डेट ऑफ ट्रांसफर। ठीक है, इसका मैं ट्रिक बताऊंगा आपको, याद रखने का, टेंशन मत लो। दूसरा, ऐसा भी पॉसिबल है रिश्ता लंबा वाला सोचा था लेकिन अब उसमें पोटेंशियल नहीं दिख रहा तो जल्दी बेचने का देख लिया। हाँ सर, बात तो सही है सर, ये रियल लाइफ से लिंक हो रहा है सर। हाँ, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट था, अब हमको लग रहा है लॉन्ग टर्म नहीं, इसको करंट में कर देते रिक्लासिफाई। तो इस केस में हम कैसे करेंगे रिक्लासिफाई? तो बोलता है लोअर ऑफ कॉस्ट और कैरिंग अमाउंट एट द डेट ऑफ ट्रांसफर। अब इसको याद कैसे रखे सुनना। जब आप ट्रांसफर करते हो फ्रॉम करंट टू लॉन्ग टर्म,
तो जो पुराना वाला क्लासिफिकेशन था उसका मेजरमेंट याद करना। जैसे फॉर एग्जांपल अपन करंट से लॉन्ग टर्म में जा रहे हैं, तो नॉर्मली किसी भी करंट आइटम को किस पे मेजर करते हैं? कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। बस रिक्लासिफिकेशन सेम चीज पे होने वाला है। तो जब करंट से लॉन्ग टर्म में जाओगे तो पुराना क्लासिफिकेशन करंट था ना, इसका क्राइटेरिया याद करना। सो ये रिक्लासिफिकेशन होगा एट लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट वैल्यू। अच्छा, सिमिलरली मान लो लॉन्ग टर्म से करंट में जा रहे हो, तो लॉन्ग टर्म को हम किस पे मेजर करते थे? कॉस्ट पे। तो इसलिए बोलता है आप जब लॉन्ग टर्म से करंट में जाओगे तो यू विल ट्रांसफर एट कॉस्ट और कैरिंग अमाउंट एट अ रेट ऑफ ट्रांसफर, लोअर ऑफ कॉस्ट और कैरिंग अमाउंट। सर ये कैरिंग अमाउंट क्या होता है? सुनना, जब आप लॉन्ग टर्म में परमानेंट डिक्रीज होता था, याद है, उसको तो हम बुक करते थे ना। तो जब आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे कुछ परमानेंट डिक्रीज बुक हुआ रहेगा, तो फिर वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कॉस्ट पे नहीं, वो कैरिंग अमाउंट पे दिखता है, थोड़ा कम वैल्यू पे दिखता है। इसलिए बोलता है कि लॉन्ग टर्म से जब करंट में जाओगे तो यू विल ट्रांसफर एट लोअर ऑफ कॉस्ट और कैरिंग अमाउंट। वापस बता दो इसको याद कैसे रखना है। आप एक कैटेगरी से दूसरे कैटेगरी में जा रहे हो, तो जो पुराने वाले कैटेगरी है उसका मेजरमेंट याद रखना है आपको। तो करंट से लॉन्ग टर्म में जा रहे हो तो आप बोलोगे जाओगे ऐसा एट लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट वैल्यू। अच्छा, लॉन्ग टर्म से करंट में जा रहे हो तो जाओगे आप ऐसा बट एट लोअर ऑफ कॉस्ट और कैरिंग अमाउंट। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये मैंने हिंट यहां लिख के भी दिया हुआ है कि ओल्ड कैटेगरी वाले याद रखना, अप्लाई द क्राइटेरिया ऑफ ओल्ड कैटेगरी। ठीक है, अब ये सब को समझने के लिए अपन क्वेश्चंस करेंगे। सुनना, मैंने क्या बताया था, AS 13 को 3 पार्ट में तोड़ देना। पहला बेसिक्स वाला पार्ट, ये बेसिक्स वाला पार्ट खत्म होता है। ठीक है, अब बेसिक वाले पार्ट के जितने भी बढ़िया क्वेश्चन है वो सारे कराऊंगा। ध्यान रखना, जब मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं तो मैं न्यू क्वेश्चन बैंक से करा रहा हूं, बट मैं ओल्ड क्वेश्चन बैंक का भी रेफरेंस देता हुआ चलूंगा ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। आ जाओ, सबसे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन अपन सारे करेंगे। इधर आना, क्वेश्चन बैंक में आएंगे। 1 में कोई दम नहीं है, 2 में दम नहीं है, 3 में दम नहीं है, 4 में आ जाओ भाई साहब। ठीक है, 4 LDR नहीं है बट गुड क्वेश्चन। सुनो क्या बोलता है, अपने पास मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसने शेयर्स में इन्वेस्ट किया किसी और कंपनी के। कब इन्वेस्ट किया है? अक्टूबर 13 को एट अ कॉस्ट ऑफ 2,50,000। इट हैज ऑल्सो अर्लियर परचेस्ड गोल्ड 4 lakhs, सिल्वर 2 lakhs ऑन 1 March 11। बहुत साल पहले गोल्ड और सिल्वर भी ले रखा है। मतलब गोल्ड और सिल्वर तो आपके लिए लॉन्ग टर्म है। सर लॉन्ग टर्म कैसे? अगर देखोगे तो आज 31 March 14 चल रहा है, गोल्ड सिल्वर आपने March 11 में लिया हुआ है। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म है ना इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कॉस्ट पे रहती है, ध्यान रखना। फिर मार्केट वैल्यू एज ऑन 31 March 14 ऑफ द अबव इन्वेस्टमेंट्स आर एज फॉलोस। अब शेयर्स का दिया हुआ है। ठीक है, शेयर्स आपका 2,50,000 का था, कॉस्ट मार्केट वैल्यू 225 है, बट शेयर्स लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है? तो आप बोलोगे सर शेयर्स तो आपने अक्टूबर 13 में खरीदा है, अभी March 14 चल रहा है, सर शॉर्ट टर्म हुआ, मतलब करंट इन्वेस्टमेंट हुआ। ऐसा नहीं देखना, शेयर्स कितने पहले खरीदे उससे फर्क नहीं पड़ता है, उसका होल्ड करने का मोटिव क्या है, अपना लंबा होल्ड करने का मोटिव है या फटाफट बेचने का मोटिव है, वो देखना पड़ता है आपको, इंटेंशन चेक करना पड़ता है, राइट। तो इन केस ऑफ शेयर्स कुछ बोला है क्या, नहीं बोला है, तो देखो मैंने हर तरीके से आंसर किया है इसको, चुपचाप एक टेबल फॉर्मेट में यू कैन प्रेजेंट। शेयर्स है, कॉस्ट है, मार्केट वैल्यू है। केस 1 अगर आप अज्यूम करते हो कि करंट इन्वेस्टमेंट है तो फिर तो आप विच एवर इज लोअर पे रिकॉर्ड करोगे। ठीक है, केस 2 अगर आप मतलब दैट इज 2,25,000 पे रिकॉर्ड करोगे। अगर आप अज्यूम करते हो कि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो अगर ये डिक्रीज इज अ टेम्पररी डिक्रीज तो हम इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, बट अगर ये डिक्रीज अदर देन टेम्पररी है तो फिर आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा ना यार। तुमको समझा मैंने क्या बोला? देखो यही बोला है, अगर लॉन्ग टर्म है तो वी विल रिकॉर्ड एट कॉस्ट, बट इफ डिक्रीज इज अदर देन टेम्पररी देन रिकॉर्ड एट 2,25,000। सबको समझा ये वाला पार्ट? यस सर। गोल्ड आपने खरीदा 4 लाख में, मार्केट वैल्यू 6 लाख हो गई, तो गोल्ड तो वैसे भी लॉन्ग टर्म है अपने लिए। ठीक है, तो अपन उसको किस पे रखेंगे? कॉस्ट 4 लाख पे रखेंगे। सिल्वर अपन ने खरीदा था 2 लाख में, मार्केट वैल्यू हो गई 350, मार्केट वैल्यू ज़्यादा है वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है, बट सिल्वर लॉन्ग टर्म है तो उसको कॉस्ट पे रखेंगे अपन, ध्यान रखना। अच्छा, कभी कभी गोल्ड और सिल्वर के लिए क्वेश्चन साइलेंट रहेगा, तो ऑलवेज अज्यूम इट टू बी लॉन्ग टर्म इन केस ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर इफ नथिंग इज मेंशन्ड। सबको समझाए वाला पार्ट? अच्छा, एक और चीज़, कभी भी आप कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का क्वेश्चन का आंसर दोगे तो ऑलवेज मेक इट अ पॉइंट कि आप 2-3 लाइन का कंसेप्ट लिख कर आ रहे हो। ठीक है, कि एज पर AS 13 दिस करंट इन्वेस्टमेंट इस पे मेजर होता है, लॉन्ग टर्म इस पे मेजर होता है, इट विल क्रिएट अ गुड इंपैक्ट। फिर आप अपने तरीके से आंसर दो, कोई दिक्कत नहीं है। सबको समझाए वाला पार्ट? एकदम समझा सर, अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान रखना। उसके बाद एक बढ़िया क्वेश्चन कराता हूं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। शानदार क्वेश्चन, ये किस पे बेस्ड है? रिक्लासिफिकेशन पे। अच्छा, पुराने क्वेश्चन बैंक का रेफरेंस है इलस्ट्रेशन नंबर 18, ध्यान रखना। अच्छा, प्रीवियस क्वेश्चन में पुराने क्वेश्चन बैंक का रेफरेंस इलस्ट्रेशन नंबर 4 ही था, वो क्वेश्चन नंबर 4 नए क्वेश्चन बैंक का, पुराने का इलस्ट्रेशन नंबर 4। अच्छा, इसमें पुराने क्वेश्चन बैंक का इलस्ट्रेशन नंबर 18 है, नए क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर 8 है, ध्यान रखना। ठीक है, चलो क्या बोलता है सुनना। सबसे पहले बोलता है अ पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आर टू बी रिक्लासिफाइड एज करंट इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म से करंट में जा रहा है तो ओल्ड क्राइटेरिया कौन सा है? ओल्ड क्राइटेरिया लॉन्ग टर्म, तो किस पे ट्रांसफर करोगे? लोअर ऑफ कॉस्ट और कैरिंग अमाउंट। याद है ये वाला पार्ट? पुराने वाले का देखना है? यस सर, ठीक है। अब क्या बोलता है?
ओरिजिनल कॉस्ट वाज 14, तो मैं लिख देता हूं मेरी कॉस्ट है 14, ठीक है, बट हैड बीन रिटन डाउन बाय 2 lakhs, 2 lakhs से राइट डाउन किया था, बराबर, तो कैरिंग अमाउंट कितना हो जाएगा 12 lakhs। सर 12 कैसे, 14 कॉस्ट था, 2 लाख से राइट डाउन किया था, तो 12 lakhs कैरिंग अमाउंट हो जाएगा। फिर मार्केट वैल्यू दिया हुआ है 11 lakhs। क्या मार्केट वैल्यू मेरे काम का है, नहीं सर। आप जब लॉन्ग टर्म से करंट में जाओगे तो याद है क्या बोला था, पुराने वाले का क्राइटेरिया याद रखना, तो हम जाएंगे लोअर ऑफ कॉस्ट और कैरिंग अमाउंट, तो लोअर क्या है 12, तो 12 पे ट्रांसफर होगा। देख लो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर है 12, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। फिर बोलता है लॉन्ग टर्म से अगेन हम जाने वाले करंट में, यहां भी लॉन्ग टर्म से करंट में जाएंगे, अगेन किस पे जाएंगे, लोअर ऑफ कॉस्ट और कैरिंग अमाउंट, बराबर, तो कॉस्ट है 7 lakhs और यहां कैरिंग अमाउंट है 5 lakhs, सीधा सीधा बता रहा हूं, तो किस पे जाएंगे, लोअर दोनों में से, तो हम जाएंगे 5 lakhs के ऊपर, तो सेकंड वाले का आंसर है 5 lakhs। वाओ सर सिंपल है। थर्ड और फोर्थ इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखना क्या बोलता है, करंट से हो रहा है लॉन्ग टर्म, क्या हो रहा है, करंट से हो रहा है लॉन्ग टर्म, तो पुराना वाला क्राइटेरिया वाज करंट, तो ये रिक्लासिफिकेशन होएगा एट लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट वैल्यू। कॉस्ट क्या है, खरीदा था आपने 7 lakhs में, ये कॉस्ट है। अब मार्केट वैल्यू सुनना क्या दे रखा है, द मार्केट वैल्यू ऑन 31st March 18 was 6 lakhs एंड द फेयर वैल्यू ऑन 15 June was 8.5 lakhs। ओहो, दो मार्केट वैल्यू दे रखा है, फेयर वैल्यू का मतलब ही मार्केट वैल्यू ही होता है, तो मतलब मेरी कॉस्ट क्या है, मेरी कॉस्ट तो 7 lakhs है। अब मार्केट वैल्यू ईयर एंड का भी दे रखा है और कोई 15 जून का भी दे रखा है, तो मैं कौन सा कंसिडर करूं, तो ये देखना रिक्लासिफिकेशन किस दिन पे हो रहा है, मतलब करंट से लॉन्ग टर्म किस दिन पे बन रहा है। तो देखो ऊपर क्वेश्चन के फर्स्ट लाइन में आओ, फर्स्ट लाइन में हिंट है ऑन 15 जून वाई वॉन्ट्स टू रिक्लासिफाई इट्स इन्वेस्टमेंट, तो इस केस में हमारे लिए कौन सी वैल्यू रेलिवेंट होगी, 15 जून की वैल्यू रेलिवेंट होगी, जो ईयर एंड के वो कुछ काम की नहीं आपके लिए, बराबर, तो कॉस्ट और मार्केट वैल्यू कितना है 8.5, विच एवर इज लोअर, तो आप कॉस्ट पे रिक्लासिफाई करोगे। तुमको समझा, तो यहां कंफ्यूज करने के लिए एक सेकंड ना, हाँ सॉरी, विल बी मेड एट 7 lakhs एज इट इज लोअर देन द फेयर वैल्यू। तुमको सबको समझा मैंने क्या बोला, ध्यान रखना। तो जब मल्टीपल मार्केट वैल्यूज दिया हुआ है तो ध्यान रखना अपने को कौन सा मार्केट वैल्यू चाहिए, डेट ऑफ रिक्लासिफिकेशन का। अच्छा उसके अलावा एक और चीज बोला हुआ है, वापस करंट से बन रहा है लॉन्ग टर्म, यहां भी कॉस्ट दे रखा है 4 लाख। अच्छा ये मत बोलना सर कॉस्ट भी तो एज पर 15 जून होनी चाहिए ना, अरे कॉस्ट 15 जून की नहीं हो सकती, जिस दिन खरीदा कॉस्ट तो उस दिन की होगी ना, मार्केट वैल्यू 15 जून की चाहिए। तो कॉस्ट है 4 लाख, मार्केट वैल्यू 31st का भी यहां दे रखा है, कुछ काम का नहीं है, 15 जून का है 3.8, तो हम कंसिडर करेंगे 4 या 3.8 विच एवर इज लोअर, तो 3.8 पे ट्रांसफर करेंगे, तो देखो 3.8 पे हो गया ट्रांसफर। सबको समझता है, शानदार क्वेश्चन, मजा आया कि नहीं आया, बोलो मजा आया। अच्छा इसका मैंने सोल्यूशन वगैरह भी दे रखा है, यू कैन जस्ट गिव इट अ रीड, ठीक है, ये वाला पार्ट। वेरी गुड, शानदार क्वेश्चन, मजा आ गया सर। क्या मैं आगे बढ़ूँ सर, एकदम ही मजा आ जाएगा सर। उसके अलावा एक क्वेश्चन नंबर 12 है, यू कैन जस्ट गिव इट अ रीड, पारिधी इलेक्ट्रॉनिक्स वाला, ओल्ड क्वेश्चन बैंक में सर्च मान लो, इस नाम से होगा, बट इतना क्रिटिकल नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है, सिंपल सा है वो, ठीक है। हाँ अब आएगा ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, जो पुराने क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन 27 है, देखना बहुत शानदार क्वेश्चन है। देखना क्या बोलता है ये क्वेश्चन, बोलता है, मैं सीधा सीधा आपको समरी बताता हूँ, हमने एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट खरीदा है 1551 पर शेयर का, मतलब 1551 रुपये का हमने इन्वेस्टमेंट खरीदा है, जबकि उसकी बुक वैल्यू 192 थी और मार्केट में वैल्यू 876 थी। मार्केट में वो शेयर 876 का मिल रहा है, बट आपने कितने में खरीदा है, 1551, मतलब आपने महंगे में खरीदा है, ठीक है। उसको बोलते हैं हमने प्रीमियम पे खरीदा है। अब ये प्रीमियम क्यों भरा, वो बोलता है द स्ट्रेटेजिक प्रीमियम ऑफ 675। हाउ कम 675, 876 का आपने माल 1551 में खरीदा है, 1551 में खरीदा है, तो वो जो एक्स्ट्रा है वो 675 भरा है आपने एक्स्ट्रा, दोनों का डिफरेंस। हैज बीन पेड कंसिडरिंग वेरियस टेंजिबल एंड इनटेंजिबल फैक्टर्स, बोलता है कुछ तो है टेंजिबल इंटेंजिबल, तुम नहीं समझोगे, ठीक है। आगे देखते हैं, फिर बोलता है एज लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट एंड देयरफॉर हैज बीन अकाउंटेड एट कॉस्ट, बोलता है ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो कॉस्ट पे रखा है हमने। फिर बोलता है नो प्रोविजन फॉर डिमिनिशन इन वैल्यू इज मेड, हमने कोई प्रोविजन वगैरह इसके गिरावट का कोई बुक नहीं किया, लॉन्ग टर्म है तो गिरावट का प्रोविजन तब बनता है जब हमको लगता है कि ये डिफरेंस इज अदर देन टेम्पररी, मतलब जो गिरावट है वो अदर देन टेम्पररी है। एनीवेज आगे फिर बोलते 20 मार्च को इस शेयर की प्राइस होगी 300 रुपया, जो शेयर आपने 1551 में परचेज किया है उसकी वैल्यू आज 300 होगी, इतना भारी गिरावट। अभी भी वो क्या बोलता है सुनना, कंसिडरिंग द टेंजिबल इनटेंजिबल बेनिफिट्स मैनेजमेंट इज ऑफ द व्यू दैट देयर इज नो परमानेंट डिमिनिशन, बोलता अभी भी लगता है परमानेंट डिमिनिशन नहीं है, ठीक है, मैनेजमेंट को लगता है तो नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है, देयरफॉर देयर इज नो नीड टू मेक एनी प्रोविजन, ठीक है। अब रिक्वायर्ड क्या पूछता है, वेदर द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एट कॉस्ट अंडर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर एनी डिमिनिशन इज करेक्ट, बोलता है ये गिरावट का हमने कोई प्रोविजन बुक नहीं किया है, ये बात सही है गलत है। तो देखो अगर मैनेजमेंट को लगता है
कि ये जो गिरावट है दिस इज नॉट परमानेंट, ये टेम्परेरी गिरावट है। तो नहीं बुक किया तो सही क्या है मैनेजमेंट ने कॉस्ट पे रखकर, ठीक है। तो पहले में देखो यही बोला हुआ है, द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कॉस्ट इन वैल्यू इज करेक्ट एंड इन अकॉर्डेंस, है ना, प्रोवाइडेड ये जो गिरावट है ये परमानेंट गिरावट नहीं है, ठीक है, पहला। दूसरा, इफ एनी प्रोविजन फॉर डिमिनिशन इन द वैल्यू इज टू बी मेड, whether such provision should be charged to profit and loss account or whether same can be considered as deferred expenditure and amortized over 5 years। बोलता है मान लो ये 1500 से जो 300 का वैल्यू हो गया, ये गिरावट का अगर मुझे प्रोविजन बनाना हुआ तो इसका एंट्री क्या मारते हैं अपन, पीएनएल टू प्रोविजन, यही एंट्री मारते हैं ना, याद है लॉन्ग टर्म में गिरावट बुक करनी है तो पीएनएल टू प्रोविजन एंट्री मारते हैं, ठीक है। अब ये जो एंट्री मारूंगा इसको मैं एक साथ पीएनएल में बुक करूं या डिफर करके बुक करूं, मतलब हल्का हल्का 5 साल तक बुक करूं प्रॉफिट एंड लॉस में। तो मैंने आपको कहीं भी सिखाया है क्या कि हल्का हल्का बुक करना प्रॉफिट एंड लॉस में, नहीं, एक साथ बुक होगा पूरा पूरा। तो ध्यान रखना यही लिखा हुआ है, अगर प्रोविजन बुक करते हो इट शुड बी अ चार्ज टू पीएनएल, द डिमिनिशन इन द वैल्यू कैन नाइदर बी अकाउंटेड एज डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। इसमें आगे कुछ चलिएगा, नॉर इट कैन बी रिटर्न ऑफ इन पीएनएल, ये काट देना, पीएनएल में तो राइट ऑफ होएगा ही ना यार, सिर्फ डिफर करके नहीं बुक कर सकते आप, ठीक है। उसके बाद आगे तीसरा पॉइंट, वेदर द प्रीमियम पेड फॉर स्ट्रेटेजिक बेनिफिट्स डिस्क्राइब्ड इन द फैक्ट्स, बोलता है आपने जो महंगे में खरीदा है 876 का माल आपने 1500 में खरीदा है, तो याद है अपन ने 675 का प्रीमियम पे किया था, वो बोलता है इस प्रीमियम को क्या हम सेपरेटली अकाउंट कर सकते हैं क्या। मैंने सिखाया ऐसा कोई, आप जो भी ज्यादा पे करो कम पे करो वो आपकी कॉस्ट है। देखो आपने 800 का माल खरीदा 1500 में, 1500 इज योर कॉस्ट, सबको समझा मैंने क्या बोला। तो ये प्रीमियम जो एक्स्ट्रा पे किया उसका कोई अलग से अकाउंटिंग नहीं हो सकता। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, आरटीबी सितंबर 24 का क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो वापस मैं समराइज कर दूं, पहले पार्ट में पूछ रहा था कि ये गिरावट अगर हम मानते हैं कि ये टेम्पररी गिरावट है तो बुक करने की जरूरत है, लॉन्ग टर्म में नहीं बुक करने की जरूरत है। दूसरा वो बोलता है क्या प्रोविजन बुक करेंगे तो पीएनएल टू प्रोविजन एक साल बुक करना है या डिफर कर सकते हैं 5 साल तक, इसको एक साथ फर्स्ट डे पे जिस दिन गिरावट हुई उस दिन पूरा बुक करेंगे। तीसरा उसने पूछा था कि मैं जो प्रीमियम पे करा फर्स्ट डे पे इसको अलग से बुक कर सकते, नहीं अलग से आप बुक नहीं कर सकते। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस, दिस कंप्लीट्स द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर चैप्टर। फर्स्ट पार्ट चैप्टर का क्या था सर? बेसिक्स, है ना, करंट, लॉन्ग टर्म, किस पे मेजर करना है वगैरह वगैरह। आई होप आपको यहां तक क्लैरिटी है। अगर ये समझ गया तो अपन आएंगे अपने AS 13 के दूसरे पड़ाव पे, वो है अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स। तैयार हो गाइस? एकदम तैयार है सर। अब ये अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स है ना, इसमें एक बात ध्यान रखना, सबसे पहले मैंने इस पूरे कंसेप्ट को आसान बनाने के लिए बहुत सारे एग्जांपल्स रेडी किए थे, ठीक है। पहले हम वो सारे एग्जांपल को रिवाइज करेंगे, बस एक बात आप मेरे से प्रॉमिस करना, यू विल कीप सम पेशेंस, ठीक है। क्योंकि जब मैं एग्जांपल्स रिवाइज कराऊंगा बस सुनते चलना, समझते हुए चलना, ये मत बोलना कि जज मत करना अपने आप को कि डिफिकल्ट है इजी, इट इज़ वेरी सिंपल। सारे एग्जाम्पल सुनते हुए चलना, एक एक करके एक एक पॉइंट को आपको क्लैरिटी देता हुआ चलूंगा। उसके बाद जब मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा ना, इसी आएगा बड़ा वाला, फिर आपको लगेगा हाँ अब मेरे को पूरा एक साथ बैठ गया है, ठीक है। सो हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, आ जाओ फटाफट से। अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स इन डिवेंचर्स एंड बॉन्ड्स। अब ये डिवेंचर बॉन्ड में जब आप इन्वेस्ट करते हो एक बात ध्यान रखना, ये फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज है, मतलब यहाँ आप जब इन्वेस्ट करते हो तो आपको एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता रहता है, ठीक है, ध्यान रखना। अब अपन एग्जाम्पल लेते, पहला एग्जाम्पल है एक्स इंटरेस्ट का। एक्स इंटरेस्ट का मतलब होता है एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट। अभी ऐसा क्यों होता है समझने का ट्राई करना। मान लो एक साल का स्टार्ट था 1 अप्रैल 11, कुशल करके लड़का था, उसके पास थे कोई तो डिवेंचर्स, रिलायंस के डिवेंचर्स थे उसके पास, ठीक है। अब हुआ क्या, 1 जून को मैं आया, है ना, मैंने कुशल को बोला कुशल कुशल तेरे डिवेंचर्स मुझे बेच देना। तो पता है जैसे शेयर्स का स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग होता है वैसे डिवेंचर्स का भी ट्रेडिंग होता है। मतलब इट इज़ नॉट नेसेसरी कि अगर मुझे रिलायंस के डिवेंचर्स चाहिए तो मैं रिलायंस से परचेज करूँ, आई कैन परचेज फ्रॉम कुशल ऑल्सो ना, कुशल के पास भी पड़ा है वो इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो मैंने 1 जून को बोला कुशल को कुशल मुझे रिलायंस के डिवेंचर बेचते हैं, दैट मीन्स आई परचेस्ड रिलायंस का डिवेंचर्स फ्रॉम कुशल। कौन किसने परचेज किया? AK सर ने। हम AK सर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे बिकॉज मेरे पास अब वो इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, मैं इन्वेस्टर हूं, ठीक है। कितने में खरीदा मैंने? 10,000 डिवेंचर्स एट 101, ठीक है, फेस वैल्यू 100 है और ये एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट अमाउंट है। अब इसमें होगा क्या सुनना, अप्रैल से लेकर जून तक कुशल के पास था, मैंने जून में खरीदा है, ठीक है। तो जब मैं खरीदूंगा कुशल से तो मैं क्या करूंगा, मैं उसको पेमेंट करूंगा 101 के हिसाब से। तो 10,000 इंटू 101 जो भी पेमेंट रहेगा 10,10,000 मैं कुशल को दे दूंगा। मैं एंट्री क्या मारूंगा, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बात करना, व्हाट एंट्री विल आई पास। मैं एक तो पैसा दे रहा हूं तो मैं बोलूंगा टू कैश बैंक, और अंदर मुझे क्या मिल रहा है, डिवेंचर, तो मैं बोलूंगा इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर। तो देखो मैंने पहली एंट्री 1 जून को ये मारी, इन्वेस्टमेंट इन 12% डिवेंचर टू कैश बैंक 10,10,000 10,10,000, ठीक है।
एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है। अच्छा, अब एक बात बताना भूल गया था, ये जो रिलायंस है इसकी इंटरेस्ट ड्यू डेट है 30 सितंबर और 31 मार्च। इसका क्या मतलब है कि रिलायंस हर 6 महीने में इंटरेस्ट देगा। अब रिलायंस 6 महीने में इंटरेस्ट किसको देगा? जो इंटरेस्ट के ड्यू डेट पे उस डिबेंचर का होल्डर है उसको देगा। मतलब पूरे 6 महीने का इंटरेस्ट किसको मिलेगा? एके सर को, बिकॉज 30 सितंबर को डिबेंचर मेरे पास होंगे। बट ये नाइंसाफी हो जाती है। क्यों? मुझे बताओ, रिलायंस तो मुझे 6 महीने का इंटरेस्ट दे देगा। देखो, रिलायंस एक ऐसी कंपनी है, वो नहीं बोल सकता कि 4 महीना एके सर के पास था तो 4 महीने का इंटरेस्ट एके सर को देंगे, 2 महीने का इंटरेस्ट कुशल को देंगे। रिलायंस इतना मेहनत नहीं करेगा। रिलायंस बोलेगा ड्यू डेट पे शेयर किसके, डिबेंचर किसके पास है? आकाश सर के पास। आकाश सर को 6 महीने का इंटरेस्ट दे देंगे। लेकिन कुशल तो रोना शुरू हो गया। कुशल रोना शुरू हो गया, उआ 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 करके बोला, सर 2 महीना तो डिबेंचर मेरे पास था ना, अप्रैल से लेकर जून तक तो डिबेंचर कुशल के पास था ना। तो होता क्या, सुनना, जब एके सर कुशल से डिबेंचर खरीदते हैं तो वो डिबेंचर के साथ साथ इंटरेस्ट का भी पेमेंट करते हैं। सर क्यों इंटरेस्ट का पेमेंट? समझने का ट्राई करना। पहले 2 महीने किसके पास था? कुशल के पास। तो इस 2 महीने का इंटरेस्ट कुशल डिजर्व करता है, तो इस 2 महीने का इंटरेस्ट मैं दूंगा कुशल को, ठीक है। और जब ड्यू डेट आएगी तो मैं रिलायंस से पूरे 6 महीने का इंटरेस्ट ले लूंगा। मैं आपको अकाउंटिंग के एंड पे प्रूव कर दूंगा कि जो मैं कर रहा हूं सही कर रहा हूं, भरोसा रखना। सुनना, तो हम क्या करेंगे, मैंने क्या बताया, जब आप डिवेंचर खरीदोगे कुशल से तो आप डिवेंचर का पेमेंट भी करोगे, साथ में इंटरेस्ट का पेमेंट भी करोगे। कितना इंटरेस्ट का पेमेंट? जितने समय वो कुशल के पास था। कुशल के पास वो 2 महीने के लिए था, बराबर। हमेशा इंटरेस्ट फेस वैल्यू पे कैलकुलेट करना। किस पे? फेस वैल्यू पे, थोपड़े के वैल्यू पे। तो 10,000 इंटू फेस वैल्यू 100 बराबर इंटू हाउ मच? 12%। निकालोगे तो कुछ तो अमाउंट आएगा, इंटू 2/12, बिकॉज 2 महीने का निकालना है। तो इफ यू कैलकुलेट द अमाउंट इट विल कम टू 20,000। तो मैं कुशल को वो पैसा दूंगा, तो मैं बोलूंगा इंटरेस्ट एक्सपेंस टू कैश बैंक। हो गया, ये हो गया सर। दैट मीन्स ऑन द डेट ऑफ परचेज ऑफ डिवेंचर 2 थिंग्स, डिवेंचर का पैसा भी देना है, इंटरेस्ट का पैसा भी देना है, ठीक है। उसके बाद आया ड्यू डेट 30 सितंबर। उस दिन मैं रिलायंस से 6 महीने का इंटरेस्ट ले लूंगा, ठीक है। तो मैं एंट्री का मारूंगा कैश बैंक टू इंटरेस्ट की इनकम। अब मुझे इंटरेस्ट का पैसा आ रहा है, ठीक है। नाउ आई विल प्रूव कि जो मैंने किया वो सही किया। कैसे? मान लो एके सर बनाएंगे पीएनएल अकाउंट। पीएनएल अकाउंट में क्या क्या दिखेगा? एक तरफ जो इंटरेस्ट का एक्सपेंस था 2 महीने का वो दिखेगा, दिखा दिया एक्सपेंस साइड में 20,000। एक तरफ जो इंटरेस्ट की इनकम थी 6 महीने की 60,000, बराबर। तो एक तरफ एक्सपेंस है 20 का, एक तरफ इनकम है 60 का। नेट इनकम कितने का हुआ? 40 का, बराबर। मतलब ये 4 महीने का इंटरेस्ट हो गया नेट इनकम में। एक्चुअली एके सर डिजर्व भी 4 महीने का ही करते थे ना, है ना। एके सर डिजर्व भी 4 महीने का करते थे ना, बिकॉज एके सर ने तो इस समय सिर्फ 4 महीने ही होल्ड किया था ना। बट हमने डायरेक्ट 4 महीने का रिकॉर्ड नहीं किया। हम जब डिवेंचर खरीद रहे थे तो 2 महीने का कुशल को दिया, और जब रिलायंस से मैंने इंटरेस्ट लिया तो पूरे 6 महीने का ले लिया। तुम समझे क्या? ये मत बोलना सर रिलायंस ही दे देता ना 4 महीना आपको, 2 महीना कुशल को। रिलायंस इतनी मेहनत नहीं करेगा, बिकॉज मान लो ऐसे बीच में 100 बार परचेज सेल किया रहेगा तो रिलायंस का ढूंढते बैठेगा क्या 100 बार किसने परचेज सेल किया है? नहीं ना। तो रिलायंस तो अल्टीमेट होल्डर को दे देगा। अब जो बीच में परचेज सेल कर रहा है वो अपना इंटरेस्ट सेटलमेंट करते रहते हैं। सबको समझा? तो इफ आई वांट टू समराइज, व्हेन यू परचेज द डिवेंचर, मेक द पेमेंट फॉर डिवेंचर ऑल्सो, मेक द पेमेंट फॉर इंटरेस्ट ऑल्सो फॉर द पीरियड जितना सामने वाला डिजर्व करता है। और ड्यू डेट पे आपको पूरे 6 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा, ध्यान रखना, आपको पूरे 6 महीने का मिलेगा। मैं एग्जांपल में स्लो जा रहा हूं ताकि मैं कंसेप्ट बिल्ड कर सकूं, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद बीच में 6 महीने में कुछ नहीं हुआ और वापस से 31 मार्च को आगे ड्यू डेट, तो वापस आपको पूरे 6 महीने का इंटरेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना, मैंने 2 नोट दिया हुआ है। सबसे पहला, इंटरेस्ट पेमेंट ऑन परचेज ऑफ डिबेंचर इज मैंडेटरी। दूसरा, इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू। अच्छा, अब नॉर्मली जर्नल एंट्री तो मैंने कंसेप्चुअल नॉलेज के लिए सिखाई है, मेन तो लेजर पूछते हैं। तो अब लेजर कैसे बनाएंगे? सुनो, लेजर रिकॉर्ड करना आता है कि नहीं आता है? इन्वेस्टमेंट टू कैश बैंक किया ना, तो अपन इन्वेस्टमेंट का लेजर बनाते हैं। उसमें 3 कॉलम बनते हैं, डेबिट साइड में 3 कॉलम फेस वैल्यू इंटरेस्ट अमाउंट, क्रेडिट साइड में 3 कॉलम फेस वैल्यू इंटरेस्ट अमाउंट। ऑफकोर्स पर्टिकुलर्स तो आएगा ही आएगा, ठीक है। अब देखो कैसे रिकॉर्ड करेंगे। जो भी आपने खरीदारी की है वो डेबिट साइड में आएगी। क्यों? इन्वेस्टमेंट टू कैश बैंक किया ना, मतलब इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट हुआ इसमें, और लेजर इन्वेस्टमेंट का है तो आप डेबिट साइड में लिखोगे टू कैश बैंक। जो भी फेस वैल्यू है फेस वैल्यू के कॉलम में। जो इंटरेस्ट आपने कुशल को पे किया है, खरीदते समय इंटरेस्ट पे किया ना, वो इंटरेस्ट वाले कॉलम में। और अमाउंट, अमाउंट मतलब जो भी आपने डिबेंचर खरीदने के लिए पे किया है, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, एक्स इंटरेस्ट, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, वो। तो मेरे फेस वैल्यू में 10 लाख आएगा, इंटरेस्ट में 20 आएगा, अमाउंट में 10 लाख 10,000 आएगा, ठीक है। ये आपका हो गया खरीदारी करते समय। उसके बाद 2 बार आई थी ड्यू डेट, मैंने टाइमलाइन देखना, 30 सितंबर को 31 मार्च को। इसकी एंट्री क्या थी? कैश बैंक टू इंटरेस्ट इनकम, बराबर। तो अभी अपन
जब ये इन्वेस्टमेंट का लेजर बना रहे, इसमें इंटरेस्ट का भी कॉलम है, मतलब हम इफेक्टिवली इंटरेस्ट का भी लेजर बना रहे। तो जो भी इंटरेस्ट का पैसा है वो रिकॉर्ड कर लेना बाय कैश बैंक करके इंटरेस्ट के कॉलम में, सिंपल, ठीक है। फिर ये लेजर क्लोज कैसे करेंगे सर? जो भी इंटरेस्ट वाला कॉलम है उसका बैलेंस आप पीएनएल में ट्रांसफर करोगे, और जो भी फेस वैल्यू और अमाउंट वाला कॉलम है उसको आप बैलेंस कैरिड ऑन में ट्रांसफर करोगे। दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल जहां मैंने एकदम बेसिक आपको सिखाया। सबको समझता है ये वाला पार्ट? ठीक है सर। एग्जांपल नंबर 2 पे आते हैं। एग्जांपल नंबर 2 इज कम इंटरेस्ट। कम इंटरेस्ट का फुल फॉर्म है क्यूमुलेटिव ऑफ इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या सुनना, कुशल ने पिछले एग्जांपल में क्या कोट किया था कि सर मुझे 101 रुपया चाहिए, उसके अलावा 2 महीने का इंटरेस्ट भी चाहिए, ऐसा ही बोला था ना। यहां कुशल पता है क्या बोलता है? कुशल बोलता है सर डिबेंचर का पैसा और इंटरेस्ट मिलाकर 103 दे देना। मतलब एक तरफ मान लो आप आर्टिकलशिप कर रहे हो तो आपने स्टाइपेंड कैसे कोट किया, 4,000 काम करने का चाहिए और 1,000 रुपया कन्वेंस चाहिए, ऐसा आपने पगार कोट किया है ना। मतलब 4,000 काम करने का और 1,000 कन्वेंस का, ठीक है, 5,000 रुपया मिलेगा। ये एक तरीका है स्टाइपेंड मांगने का। दूसरा तरीका है सर लमसम दे देना 5,000 रुपया, उसमें काम का भी आ गया, कन्वेंस भी आ गया। सेम कुशल बोलेगा सर एक तरफ उसने पहले एग्जांपल में क्या मांगा, डिबेंचर का 101 रुपया अलग से और 2 महीने का इंटरेस्ट अलग से। यहां कुशल अच्छा है, कुशल बोलता है सर लमसम में 103 दे देना। उसको बोलते हैं दिस 103 इज कम इंटरेस्ट, क्यूमुलेटिव ऑफ इंटरेस्ट। अब सर हमको कैसे मालूम पड़ेगा एक कम इंटरेस्ट है कि एक इंटरेस्ट है? क्वेश्चन में मेंशन्ड रहेगा, डोंट वरी अबाउट इट। क्लियर है वाला पार्ट? एकदम क्लियर है सर। तो देखो सेम जून में मैंने परचेज किया है 100 डिबेंचर, 103 में 103 इज कम इंटरेस्ट, ठीक है। कभी भी अगर कम इंटरेस्ट प्राइस दिया रहे हमेशा पहले उसको एक्स इंटरेस्ट बनाओ। क्यों? मुझे ये जानना होता है कि 103 में से डिबेंचर के लिए कितना दिया है और इंटरेस्ट कितना दिया, ये जानना बड़ा जरूरी है। तो इसके लिए आप चुपचाप बनाने का वर्किंग नोट, टोटल प्राइस कम इंटरेस्ट इज 10,000 डिबेंचर इंटू 103। अब इसमें से इंटरेस्ट के लिए कितना पे किया है? 10,000 डिबेंचर इंटू फेस वैल्यू इंटू रेट इंटू 2/12। वाई 2/12? अप्रैल से लेकर जून तक 2 महीने होते हैं इसलिए, ठीक है। तो 2 महीने का इंटरेस्ट आप कर देना लेस। लेस क्यों? क्योंकि 1030 क्यूमुलेटिव ऑफ इंटरेस्ट इट इंक्लूड्स इंटरेस्ट। तो बाहर करो तो मिलेगा एक्स इंटरेस्ट का कॉस्ट 10,10,000। अब इसको आप लेजर में कैसे रिकॉर्ड करोगे? देखो इसको जब एंट्री में रिकॉर्ड करोगे हमेशा अलग अलग एंट्री पास करना। जो डिबेंचर के लिए पे किया वो अलग, जो इंटरेस्ट के लिए पे किया वो अलग। सर कंबाइन करेंगे चलेगा? चलेगा, बट अलग पास करोगे तो बेटर है। तो देखो मैंने मारा इन्वेस्टमेंट टू कैश बैंक, जो इन्वेस्टमेंट खरीदा वो, इंटरेस्ट टू कैश बैंक, जो इंटरेस्ट के लिए पे किया वो। लेजर में कैसे रिकॉर्ड किया? देखो टू कैश बैंक लिखा, नॉमिनल वैल्यू इंटरेस्ट, और अमाउंट वाले कॉलम में एक्स इंटरेस्ट लिखना। डोंट राइट 10,30,000, हमको अमाउंट वाले कॉलम में हमेशा एक्स इंटरेस्ट अमाउंट लिखना है, क्योंकि इंटरेस्ट तो अपन अलग से रिकॉर्ड कर ही रहे हैं ना यार, जो पे किया वो, ध्यान रखना। तो ये कम इंटरेस्ट था, बाकी कुछ नहीं है, बाकी वही इंटरेस्ट की ड्यू डेट है। ड्यू डेट पे आपको पूरे 6 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा। ये मत बोलना सर अपने पास तो जून से सितंबर ही था ना, 4 महीना। अरे रिलायंस को नहीं फर्क पड़ता आपके पास कितने समय के लिए था, वो आपको पूरे 6 महीने का देगा। क्यों? क्योंकि आपने जब खरीदा है डिबेंचर तब आपने वो 2 महीने का इंटरेस्ट ऑलरेडी पे कर दिया है पुराने होल्डर को, ध्यान रखना। क्लियर है वाला पार्ट? देखो आई कैन जस्ट रिवाइज, बट मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं डिटेल में इतना जाऊं कि आपको कंसेप्ट रिकॉल करवा दूं मैं जो भी आपने पढ़ा था, ठीक है, ध्यान रखना। तो अगेन मैंने इंटरेस्ट क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड किया, बिकॉज इंटरेस्ट की एंट्री होती है कैश बैंक टू इंटरेस्ट, तो आपने लिखा बाय कैश बैंक, ठीक है। अगेन इंटरेस्ट वाला कॉलम का जो क्लोजिंग है वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, और जो नॉमिनल वैल्यू और अमाउंट है वो जाएगा आपके बैलेंस कैरी डाउन के अंदर, ठीक है, ध्यान रखना। तो मैंने बता रखा है लेजर क्लोज करने में बैलेंस कहाँ कहाँ जाएंगे। 2 एग्जाम्पल, पहला एक्स इंटरेस्ट, दूसरा कम इंटरेस्ट, ठीक है। टेंशन मतलब इतना एग्जाम्पल कराऊंगा ना आपको पूरा कंसेप्ट बिठा बिठा के बोर कर दूंगा, ठीक है। आ जाओ अब तीसरा एग्जाम्पल। यहाँ परचेज भी हुआ है, सेल भी हुआ है, दोनों एक्स इंटरेस्ट पे हुआ है। बहुत मजेदार है, सुनना क्या होगा, शांति से करना। अप्रैल में अपने पास डेट दिया हुआ है, ठीक है। 1 जून को आपने परचेज किया 12% डिबेंचर, ठीक है, एक्स इंटरेस्ट पे परचेज किया है। तो यहां आप डिबेंचर का पैसा भी दोगे और इंटरेस्ट अलग से देना पड़ेगा, बिकॉज ये एक्स इंटरेस्ट है, ठीक है। तो देखो मैंने पहले वही निकाला, इन्वेस्टमेंट टू कैश बैंक और इंटरेस्ट टू कैश बैंक, है ना। ये तो सिंपल है, ये तो अपने को आता है। उसके बाद सितंबर में मिलेगा इंटरेस्ट, वो भी अपन ने रिकॉर्ड किया। तो देखो मैंने कैसे रिकॉर्ड किया है, लेजर देखो मेरा, मैंने परचेज को रिकॉर्ड किया, फेस वैल्यू, इंटरेस्ट, अमाउंट, और जो 6 महीने बाद इंटरेस्ट आया वो भी रिकॉर्ड कर लिया। यहां तक तो सिंपल है सर, यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? नहीं है सर। मजा इधर है, 31 अक्टूबर को हमने जो 10,000 डिवेंचर थे पूरे के पूरे बेच दिए एट 103x इंटरेस्ट। कब बेचा? 31 अक्टूबर को। नाउ कम्स द इंपॉर्टेंट पार्ट, जब बेचूंगा तो बेच के कुछ तो पैसा आएगा। हमेशा सेल पे सबसे पहले आप निकालोगे प्रॉफिट लॉस, पहली चीज। वॉट यू विल कंप्यूट प्रॉफिट लॉस, बिकॉज देखो खरीदने पे कोई प्रॉफिट लॉस नहीं होता है, बेचने पे होता है। तो बेचने पे एक तो निकालना होता है प्रॉफिट लॉस। सेकेंड चीज आप कब बेच रहे हो? अक्टूबर में। तो आपको बेचने पे 1 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा,
कैसे? जैसे देखो, जब मैं जून में परचेज कर रहा था, मैं परचेजर था, तो मैं परचेज का पैसा भी दे रहा था, साथ में 2 महीने का इंटरेस्ट भी दे रहा था। अब जब मैं बेच रहा हूं तो मुझे बेचने का पैसा भी मिलेगा, और पिछले इंटरेस्ट की ड्यू डेट से आज तक तो मैंने होल्ड किया ना 1 महीना एक्स्ट्रा, पिछले इंटरेस्ट की ड्यू डेट से लेकर आज तक मैंने होल्ड किया ना, तो वो 1 महीने का इंटरेस्ट भी मिलेगा। जस्ट लाइक परचेज पे मैं दोनों पे कर रहा था, परचेज प्राइस और इंटरेस्ट, सेल पे मुझे भी 2 चीज मिलेगी, सेल प्राइस और इंटरेस्ट यहां मिलेगा, फर्क इतना है। तो सेल पे 2 चीज, पहला गेन लॉस निकालना पड़ेगा, दूसरा सेल करने पे इंटरेस्ट आपको भी मिलेगा। सिंपल है, सिंपल है। अब देख लो एंट्री कैसी रहेगी। सबसे पहले बेचा है तो पैसा आया रहेगा, जो भी पैसा आया बोलना कैश बैंक अकाउंट डेबिट। टू इन्वेस्टमेंट बोलोगे, ध्यान रखना दुनिया का दस्तूर है, कोई भी चीज बुक से बाहर जाएगी तो कैरिंग अमाउंट पे बाहर जाएगी। कैरिंग अमाउंट मतलब उस इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट, ठीक है। कॉस्ट क्या थी इन्वेस्टमेंट की? हमने 10 लाख 10 में खरीदा था, बराबर। एक्स इंटरेस्ट कॉस्ट होती है, एक्स इंटरेस्ट, कम इंटरेस्ट नॉट द कॉस्ट, कम इंटरेस्ट इंक्लूड्स इंटरेस्ट, एक्स इंटरेस्ट इज द कॉस्ट या कैरिंग अमाउंट, ठीक है। तो मैं बोलूंगा कैश बैंक जो पैसा आया वो टू इन्वेस्टमेंट कैरिंग अमाउंट पे बाहर चला जाएगा, बैलेंसिंग फिगर आपका प्रॉफिट लॉस हो जाएगा। इसको लेजर में रिकॉर्ड करना सीख लो। देखो लेजर में क्या होता है, ये जर्नल एंट्री में नाम क्या है? टू इन्वेस्टमेंट। खुद के लेजर में खुद का नाम नहीं आता है, इन्वेस्टमेंट के लेजर में इन्वेस्टमेंट का नाम नहीं आएगा, बाकी 2 चीजें जरूर आएगी। तो बाकी चीजें क्या है? बाय कैश बैंक है, तो बाय मतलब क्रेडिट साइड, ठीक है। तो हम बोलेंगे इधर बाय कैश बैंक, नॉमिनल वैल्यू बराबर, और जो भी बेचकर पैसा आया वो। उसके अलावा आपको एक और चीज रिकॉर्ड करनी है, वो है प्रॉफिट ऑन सेल। इंटरेस्ट मैंने डिस्कस नहीं किया, छोड़ देना। जब बेचा तो नॉमिनल वैल्यू और जो पैसा मिला वो रिकॉर्ड करना। उसके अलावा इस एंट्री में प्रॉफिट भी था ना, वो भी रिकॉर्ड करना है। तो प्रॉफिट इज ऑन टू साइड, तो टू मतलब डेबिट वाला साइड, तो यहां प्रॉफिट रिकॉर्ड करोगे, ध्यान रखना। अच्छा ईडी की तरह प्लीज ये मत बोलना सर कैश बैंक तो आया है ना, तो मैं क्रेडिट साइड पे क्यों रिकॉर्ड कर रहा हूं? अरे बचपन का प्यार तेरा भूल नहीं जाना रे। इस एंट्री में इन्वेस्टमेंट क्रेडिट हुआ था, इसलिए वो कैश बैंक का जो पैसा है वो क्रेडिट साइड पर दिखता है, इसलिए तो वो बाय और टू वाला होता है ना। अब मैं यार बचपन नहीं सिखा रहा प्लीज, समझ गया ना तुम लोग क्या बोल रहा हूं मैं? तो ध्यान रखना। वापस है, सेल के एंट्री में 2 चीज थी, कैश बैंक टू इन्वेस्टमेंट टू प्रॉफिट ऑन सेल। तो इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड नहीं करना है, बाकी तो रिकॉर्ड करना है। तो अपन बोलेंगे बाय कैश बैंक बराबर, जो भी पैसा आया वो, और टू प्रॉफिट ऑन सेल, तो प्रॉफिट है तो इस तरफ टू प्रॉफिट ऑन सेल, ठीक है। लॉस होता तो वो भी आएगा, किसी क्वेश्चन में सिखा दूंगा। उसके अलावा मैंने क्या बोला, एक तो बेचोगे तो प्रॉफिट लॉस होएगा, रिकॉर्ड हो गया है ना, बेचने का पैसा भी रिकॉर्ड हो गया। उसके अलावा बेचने को अपने को इंटरेस्ट मिलेगा 1 महीने का, तो जितना भी डिवेंचर बेचा है इंटू फेस वैल्यू इंटू 12% इंटू 1/12, इतना इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा। तो बोलना कैश बैंक टू इंटरेस्ट इनकम बराबर। अब वो कहाँ रिकॉर्ड करोगे? या तो अलग से बाय कैश बैंक करके रिकॉर्ड करो 10,000, या फिर जो आपने सेल की एंट्री मारी है ना उसी में इंटरेस्ट के कॉलम में रिकॉर्ड कर लो। तो इन लोग उसी में रिकॉर्ड कर लेते हैं। मतलब जब सेल की एंट्री मारोगे, जब आप सेल की एंट्री मारोगे तो एक तो जो सेल का पैसा मिला एक्स इंटरेस्ट वो भी रिकॉर्ड करोगे, और सेल करने पे जो इंटरेस्ट मिला वो भी रिकॉर्ड करोगे, ठीक है, ध्यान रखना। उसके अलावा जो सेल का प्रॉफिट था वो भी अपन ने रिकॉर्ड किया। शानदार चीज है, ध्यान रखना। अच्छा अब मैंने जो परचेज किया था है ना, वो मैंने अक्टूबर में सब बेच दिया, तो 31 मार्च की ड्यू डेट पे मुझे क्या इंटरेस्ट मिलेगा? मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो मैंने खरीदा था वो तो मैंने पूरा पूरा बेच दिया ना यार, तो आई विल नॉट रिसीव एनी इंटरेस्ट। इज दिस क्लियर? क्लियर सर, एकदम क्लियर है सर। ये एग्जांपल नंबर 3 था, परचेज ऑफ डिबेंचर एंड सेल ऑफ डिबेंचर। क्लियर है वाला पार्ट? यस। इसका लेजर भी देख लो, शानदार लेजर है। अब एग्जांपल नंबर 4 है, जहां परचेज हुआ है एक्स इंटरेस्ट पे बट सेल हुआ है कम इंटरेस्ट पे। एकदम सिंपल है। इस एग्जांपल और प्रीवियस में एक ही फर्क है। क्या फर्क है? जो सेल ऑफ डिबेंचर है, ये जो 103 है, दिस इंक्लूड्स 1 मंथ का इंटरेस्ट ऑल्सो। सेम एग्जांपल है पूरा प्रीवियस वाला। तो ये 103 के अलावा मुझे अलग से इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। पिछले एग्जांपल में कैसा था, 103 भी मिला प्लस 1 महीने का इंटरेस्ट भी मिला। इस एग्जांपल में 103 में ऑलरेडी 1 महीने का इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। कैसे? अरे कम इंटरेस्ट है ना भाई। तो एक हिंट देता हूं, कभी भी कोई प्राइस कम इंटरेस्ट दिया रहे ना, सबसे पहले उसको एक्स इंटरेस्ट बनाओ। सबसे पहले क्या करो, उसको एक्स इंटरेस्ट बनाओ। तो देखो यही किया हुआ इधर। इधर बाकी सब कुछ मत करो वापस रिकॉर्ड, बाकी सब तो सेम है। सिर्फ सेल पे ध्यान देना, क्या बोला हुआ है, सेल प्राइस है कम इंटरेस्ट 1030। कितने महीने का इंटरेस्ट मिलना चाहिए था आपको? 1 महीने का। तो वो 1 महीने का इंटरेस्ट रिसीव्ड लेस कर दो, तो आपको मिलेगा सेल प्राइस एक्स इंटरेस्ट। तुम समझ रहे हो? तो जब मैं देखो लेजर में सेल्स को रिकॉर्ड करूंगा तो मेरा एक्स इंटरेस्ट का सेल प्राइस 1020 है और इंटरेस्ट जो मिला 10,000 रुपये है, ठीक है। अच्छा प्रॉफिट कितना होएगा? मिला 10,20,000 एक्स इंटरेस्ट, उस इन्वेस्टमेंट की कैरिंग अमाउंट 10,10,000 थी। वो कैसे आया? परचेज वाला कॉस्ट देखोगे तो मालूम पड़ेगा। तो प्रॉफिट भी 10,000 का हुआ है। तो अब पूरा रिकॉर्ड कैसे करूंगा? सुनना, सेल्स को मैं बोलूंगा बाय कैश बैंक, जो फेस वैल्यू बेचा वो जो बेचने पे इंटरेस्ट मिला वो, और जो एक्स इंटरेस्ट सेलिंग प्राइस है वो। ध्यान रखना लास्ट वाला कॉलम हमेशा एक्स इंटरेस्ट है, कम इंटरेस्ट नहीं, ठीक है।
तो बेच के जो एक्स इंटरेस्ट प्राइस आया वो है 10,20,000, वो हो गया। उसके अलावा जो बेच के प्रॉफिट हुआ था वो ऑपोजिट साइड पे रिकॉर्ड करोगे, तो बोलोगे 2 PNL इधर 10,000। सबको समझा अपन ने क्या किया? यस सर। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट था, ये जो सेल किया है वो सेलिंग प्राइस कम इंटरेस्ट दिया है। देखो सेल हो या परचेज हो, अगर वो कम इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट हटा के उसको पहले एक्स इंटरेस्ट बनाओ, ठीक है। जो इंटरेस्ट का अमाउंट है इंटरेस्ट वाले कॉलम में लिखो, जो एक्स इंटरेस्ट का अमाउंट है वो अमाउंट वाले कॉलम में लिखो। एग्जाम्पल नंबर 4 डन 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 डन। क्लियर है वाला पार्ट? क्या एकदम क्लियर है। अब एग्जाम्पल नंबर 5 पे आएंगे। अब एग्जाम्पल देखना, एक्विजिशन कॉस्ट, ब्रोकरेज, स्टैम्प ड्यूटी वगैरह। इसका मतलब क्या है, अब जब आप कोई भी डिवेंचर वगैरह खरीदते हो तो कुछ छोटे मोटे खर्चे भी इंकर करने पड़ते हैं, ब्रोकरेज, स्टैम्प ड्यूटी वगैरह। तो वो क्या करना है, वो आपके परचेज वाले प्राइस में ऐड कर देना चुपचाप। एग्जांपल देता हूँ, मान लो आपने 12% डिवेंचर परचेज किया, 101 रुपये का एक्स इंटरेस्ट, तो इसमें अभी क्या क्या करना है, 101 रुपये तक देना है। उसके अलावा इस 101 रुपये पे 2% लगेगा ब्रोकरेज। अब ब्रोकरेज एक्स इंटरेस्ट पे लगेगा कि कम इंटरेस्ट, वो दिया हुआ रहता है, तो यहां बोला है ब्रोकरेज ऑन एक्स इंटरेस्ट। उसके अलावा स्टैम्प ड्यूटी भी बोला हुआ है 0.05% का ऑन एक्स इंटरेस्ट, ठीक है। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ डिवेंचर एंड पास्ट जर्नल एंट्री, बस आपको ये देना है। तो सबसे पहले व्हाट विल बी माई कॉस्ट ऑफ डिवेंचर, ध्यान रखना कॉस्ट ऑफ डिवेंचर हमेशा एक्स इंटरेस्ट निकालना, जो आप उसके अलावा इंटरेस्ट भरते हुए एक अलग चीज होती है, ठीक है। सो वेन एवर दे आस्क कॉस्ट ऑफ डिवेंचर, वेन एवर दे आस्क सेलिंग प्राइस ऑफ डिवेंचर, दे ऑल शुड बी एक्स इंटरेस्ट, ठीक है, ध्यान रखना। तो एक्स इंटरेस्ट प्राइस कितना है, 10,10,000, ब्रोकरेज इस पे 2%, स्टैम्प ड्यूटी इस पे 0.05%, ठीक है। तो आएगा 10,30,705। तो आप एंट्री मारोगे इन्वेस्टमेंट टू कैश बैंक 10,30,705, ठीक है। उसके अलावा आपने खरीदा कब है, जून में, तो अगेन 2 महीने का आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। वो इंटरेस्ट का एंट्री तो अपन ऑलरेडी देख चुके, दैट इज सिंपल, दैट्स इट। एग्जाम्पल नंबर 6, अब यही ब्रोकरेज अगर सेल पे लगे तो फिर, तो देखो क्या बोलता, सुनना। मान लो 1 अप्रैल 11 है, ओपनिंग बैलेंस पड़ा था अपने पास डिवेंचर का, 10,000 डिवेंचर्स था जिसका कॉस्ट 10,10,000 था। इसमें ब्रोकरेज वगैरह सब इंक्लूडेड है। दिस इंक्लूड्स ऑल कॉस्ट एंड ब्रोकरेज, दिस 10,10,000 इंक्लूड्स एवरीथिंग, ठीक है, ये कॉस्ट है। अब क्या हुआ, मैंने मई में ही बेच दिया, कितने महीने बाद, 1 महीने बाद बेच दिया, 10,000 डिवेंचर बेच दिया 104 कम इंटरेस्ट पे। ब्रोकरेज पेड ऑन सेल इज 1% ऑफ एक्स इंटरेस्ट, ठीक है। सेलिंग प्राइस कम इंटरेस्ट दिया हुआ है बट ब्रोकरेज एक्स इंटरेस्ट है। अब एक बात समझने का ट्राई करना, सबसे पहले आप सेलिंग प्राइस एक्स इंटरेस्ट निकालने का ट्राई करो। वो कैसे निकालोगे, कम इंटरेस्ट 104, कितने महीने का इंटरेस्ट आपको मिलना चाहिए यहाँ, 1 महीने का, ठीक है। तो 1 महीने का इंटरेस्ट माइनस कर लो, तो देखो कम इंटरेस्ट सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 10,40,000, 1 महीने का इंटरेस्ट जो मिलेगा वो हटाओ, तो मिला सेलिंग प्राइस एक्स इंटरेस्ट। अब जब आप सेल्स पे ब्रोकरेज देते हो ना, तो सेल्स वाला ब्रोकरेज लेस होना चाहिए। जैसे देखो परचेज पे जब ब्रोकरेज दे रहे थे तो अपन ऐड कर रहे थे, तो जब सेल्स करते समय ब्रोकरेज दोगे ना तो लेस करोगे, ठीक है। अब ये 1% किसका लगाना है, 1% एक्स इंटरेस्ट का बोला है, तो 10,30,000 का 1% आप दे दोगे ब्रोकरेज, ये आपकी मिली नेट सेलिंग प्राइस। तो बेच के इफेक्टिवली आपको 10,19,700 रुपीज रिसीव हुआ है, ठीक है। कॉस्ट कितनी थी वो दिया हुआ था मैंने ओपनिंग बैलेंस के थ्रू कि मेरी कॉस्ट इतनी है, तो मेरा प्रॉफिट कितना हुआ 9,700। तो देखो मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है यहाँ, कैश बैंक अकाउंट डेबिट 10,19,700, मतलब नेट सेलिंग प्राइस रिकॉर्ड करना है, नेट ऑफ ब्रोकरेज वगैरह। टू इन्वेस्टमेंट कैरिंग अमाउंट पे बाहर जाएगा, टू प्रॉफिट रिकॉर्ड करोगे। उसके अलावा क्योंकि आपने बेचा है तो 1 महीने का इंटरेस्ट भी आना चाहिए, तो कैश बैंक टू इंटरेस्ट इनकम वो आपने रिकॉर्ड कर लिया, सिंपल, यस। अब आपके मन में सवाल आएगा, सर हमने परचेज में ब्रोकरेज ऐड क्यों किया और सेल्स में ब्रोकरेज लेस क्यों किया? कॉमन सेंस सुनो, जब आप खरीदारी करने जाते हो, जब आप खरीदारी करने जा रहे हो तो आप खरीदने का भी पैसा भरोगे और ब्रोकरेज का भी पैसा भरोगे, ये दोनों आउटफ्लो ऑफ कैश होता है। परचेज करते समय भी पैसा देना है, ब्रोकरेज का भी जो पैसा है वो देना ही है, तो इससे आपकी कॉस्ट बढ़ जाती है। सेल्स करते समय आपको सेल्स का पैसा आ रहा होता है, ठीक है, मतलब ये जो सेलिंग प्राइस का पैसा है वो आपको आ रहा है, बट ब्रोकरेज तो यहां भी पे करना है ना, तो यहां एक तरफ पैसा आता है और ब्रोकरेज आप देते हो, इसलिए वो लेस होता है। मतलब एक तरफ आपका इनफ्लो ऑफ कैश है और ब्रोकरेज इज अगेन आउटफ्लो। 10,30,000 रिसीव हुआ है बट ब्रोकरेज आपने पे किया, इसलिए वो लेस करते हैं। परचेज में दोनों ही पे कर रहे हो तो इसलिए ऐड, सेल्स में एक मिलता है और एक पे करते हो इसलिए वो लेस होता है, ध्यान रखना, ये कंसेप्ट है, ठीक है। चलो इसको फिर अपन लेजर में कैसे रिकॉर्ड करेंगे सेल्स को, वही सेम तरीका, बाय कैश बैंक नो फेस वैल्यू रिकॉर्ड किया, इंटरेस्ट रिकॉर्ड किया और एक्स इंटरेस्ट सेलिंग प्राइस रिकॉर्ड किया, जो भी प्रॉफिट है वो अपोजिट तरफ रिकॉर्ड किया। देखो प्रॉफिट आप इस तरफ रिकॉर्ड करोगे डेबिट साइड में, लॉस रहेगा तो आप क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करोगे, वो जब बड़े बड़े क्वेश्चन कराऊंगा तो सिखाऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। अब आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने आपको एक भाई साहब एक्सक्लूसिव समरी लिखाई थी। क्या था समरी में, अगर आप किसी भी तरह का कॉस्ट वगैरह इंकर करोगे तो फिर तो मैंने लिखा है इंकर्ड ऑन परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट तो ऐड टू द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, और ऐसा ही खर्चा अगर आपने सेल के समय इंकर किया है तो सेलिंग प्राइस से लेस कर देना, ठीक है।
चलो मैं आगे बढ़ूँ उसके पहले बता दूँ गाइस, ये जो मैं आपको एग्जांपल्स करवा रहा हूँ ना, जितना आपने प्रिसाइसली एग्जांपल का कंसेप्ट पकड़ा होगा ना, क्वेश्चन में देखना क्या मक्खन तरीके से क्वेश्चन निकलेंगे, ठीक है। इट इज़ अबाउट बिल्डिंग द कंसेप्ट. I know it is a revision, but still I want to build your concept and recall you the all the concepts. उसी में मजा है. अगर यहाँ तक देख के मजा आ रहा है, कमेंट में बता के जरूर जाना भाई साहब कैसा लग रहा है. और सब्सक्राइब के बिना देख रहे हो, हो भाई सब्सक्राइब के बिना, ना ना ना, पहले सब्सक्राइब करो फिर देखो, आगे बढ़ो. सुनो, पार्शियल सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट. अब ये मजेदार है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्शियल सेल? मान लो आपने पहले 5,000 डिवेंचर खरीदे, फिर आपने 6,000 डिवेंचर खरीदे, फिर आपने सिर्फ 2,000 डिवेंचर बेचे. अब इसको बोलते हैं पार्शियल सेल. खरीदा आपने 2-3 बार था, 5,000, 6,000 ऐसा खरीदा था, बेचा आपने 2,000 एक बार. अब जो 2,000 बेचा वो किस में से बेचा? फर्स्ट लॉट में से बेचा, सेकंड लॉट में से बेचा, कैसे बेचा? ये इन्वेंट्री में भी दिक्कत होती थी, याद है? इन्वेंट्री में भी कि अगर आपने खरीदा 2-3 बार है, फिर एक बार बेच दिया, तो अब कौन सी वाली इन्वेंट्री बिके समझता नहीं था, तो हम फॉलो करते थे फीफो या वेटेड एवरेज. यहाँ भी वैसा ही होएगा. सुनना, अब इसमें क्या फॉलो करना है, सुनना. जब आप मल्टीपल लॉट्स ऑफ परचेज करते हो और उसके बाद आप कोई भी एक लॉट बेच देते हो, तो अब इसमें कौन सा वाला लॉट बिका है, यहाँ भी सेम. वी हैव मल्टीपल मेथड्स, बट एक्चुअली AS13 एक ही मेथड बोलता है, वेटेड एवरेज मेथड. अगर आप AS13 से पूछोगे कि हम सेल्स करते समय कौन सा मेथड फॉलो करें, तो बोलता है वेटेड एवरेज मेथड फॉलो करना है ना. बट अगर कभी कभी क्वेश्चन बोलता है कि फीफो फॉलो करना है, फीफो अज्यूम करना, तो क्वेश्चन ने बोला करने का तो फीफो ही फॉलो करने का. तो अगर क्वेश्चन साइलेंट है, चुप है, तो AS13 ने एक ही मेथड बोला है, वो है वेटेड एवरेज. बट अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला है फीफो फॉलो करने के लिए, तो फॉलो फीफो मेथड. अब ये सर फीफो वगैरह क्यों फॉलो करना है, इधर आओ समझेगा. अप्रैल था, 1 मई को आपने परचेज किया 12,000 डिवेंचर्स एट 101 एक्स इंटरेस्ट, ठीक है. फिर आपने 1 जुलाई को परचेज किया 5,000 डिवेंचर 12% 105 एक्स इंटरेस्ट. 30 नवंबर इंटरेस्ट रेट है, तो आपको 2 लॉट पे इंटरेस्ट मिलेगा. ये 10,000 पे भी है, 5,000 पे भी. फिर 30 नवंबर को आपने बेचा 12,000 डिवेंचर्स. अब खरीदा कितना आपने? 10 + 5 15 खरीदा है. बेचा कितना आपने? 12. बेचने पे क्या क्या निकालते हैं, मैंने क्या बोला था? सबसे पहले अगर आप सेल कर रहे हो तो आपको प्रॉफिट लॉस निकालना पड़ता है ना. तो प्रॉफिट लॉस के लिए जो इन्वेस्टमेंट बेचा है उसकी कॉस्ट चाहिए रहेगी ना. अब कॉस्ट निकालने के लिए ये पता होना चाहिए ना कौन सा वाला इन्वेस्टमेंट बिका है, ऐसा. तो यहां मैंने 2 केस बना दिया. पहला केस वेटेड एवरेज मेथड, दूसरा केस फीफो. इसमें आपको सिर्फ ये निकालना है व्हाट इज द प्रॉफिट लॉस ऑन सेल ऑफ डिवेंचर. अब वो कैसे निकालेंगे, सुनना. पहला केस 1 इज वेटेड एवरेज. 2 परचेज किया है ना आपने, तो जो भी आपने परचेज किया है उसके आप वेटेड एवरेज कॉस्ट निकाल लो. 10,000 डिवेंचर 101 रुपया, टोटल दिस मच. 5,000 डिवेंचर 105 पर, टोटल दिस मच. तो टोटल कॉस्ट मिल गई और टोटल डिवेंचर मिल गए. टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल डिवेंचर मिलेगी पर एवरेज रेट ऑफ डिवेंचर, बराबर पर डिवेंचर का एवरेज प्राइस मिल जाएगा आपको. अब बेचा कितने में आपने 12,000 डिवेंचर बेचा है 109 एक्स इंटरेस्ट, ठीक है. तो देखो एक तरफ लिखेंगे सेलिंग प्राइस 12,000 इंटू 109. अब सेल्स पे प्रॉफिट लॉस निकालना तो कॉस्ट निकालनी पड़ेगी. तो कॉस्ट कैसे लिखेंगे? जितने डिवेंचर बेचे उनकी एवरेज कॉस्ट क्या थी, हम वेटेड एवरेज अज्यूम कर रहे हैं, तो हम ये कॉस्ट मानेंगे 102.33. तो इस हिसाब से हमने निकाली कॉस्ट. सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में दिया हुआ था, कॉस्ट एज पर वेटेड एवरेज इज दिस मच, तो आपको प्रॉफिट मिलेगा. ये अगर आप वेटेड एवरेज फॉलो करोगे तो ऐसे निकालना है. समझा क्यों चाहिए मुझे वेटेड एवरेज या फीफो? ताकि मैं ये कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट निकाल सकूं. अच्छा एक और करते, फीफो वाला करते. फीफो में पहला लॉट है 101 का, सेकंड लॉट है 105 का. फीफो में क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. मानेंगे जो पहला लॉट है वो सबसे पहले बिका है, ठीक है. अब सेलिंग प्राइस तो सेम रहेगी 12,000 डिवेंचर इंटू 109, ठीक है, वो तो मैंने लिख दिया. उसके अलावा अब जो डिवेंचर बेचा है उसकी कॉस्ट निकालनी है. तो ये 12,000 डिवेंचर मैंने कौन से लॉट में से बेचे होंगे, तो मैं बोलूं फीफो है तो पहला लॉट तो मैंने पूरा बेच दिया होगा, तो ये रहा मेरा फर्स्ट लॉट. प्लस क्योंकि 12,000 बेचा है तो 10,000 तो मेरे फर्स्ट लॉट में से आ गया रहेगा, बाकी का 2,000 सेकंड लॉट में से बेचा रहेगा. तो 2,000 इंटू 105 करोगे तो आपको जो 12,000 डिवेंचर्स बेचे हैं उसकी कॉस्ट मिल जाएगी, बराबर. 10,000 इंटू 101 फर्स्ट लॉट में से बेचा और 2,000 इंटू 105 सेकंड लॉट में से बेचा, तो ये मिली कॉस्ट. तो यहां आपको आ गया प्रॉफिट. एंट्री रहेगी कैश बैंक टू इन्वेस्टमेंट टू पीएनएल. तो बेसिकली फीफो और वेटेड एवरेज कॉस्ट या कैरिंग अमाउंट निकालने में काम आती है कि जो इन्वेस्टमेंट बेचा उसकी कॉस्ट क्या है. तो वी हैव 2 मेथड्स. एक्चुअली अगेन बता दूं AS13 एक ही मेथड परमिट करता है, वो है वेटेड एवरेज. बट अगर क्वेश्चन बोलता है फीफो फॉलो करना है तो आपको फीफो फॉलो करना पड़ेगा. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? अच्छा एक और चीज, आप बोलोगे सर आप सेल कर रहे हो
तो प्रॉफिट लॉस निकालना है वो तो ठीक है, बट इंटरेस्ट भी तो मिलेगा ना, अरे मिलेगा मिलेगा, बट यहां मेरा फोकस वो नहीं था ना, मेरा फोकस था कि मैं प्रॉफिट लॉस कैसे निकालूंगा एज पर फीफो एवरेज एवरेज। बट डोंट वरी, जब आप बेचोगे तो आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा 2 महीने का, 2 महीने का ना, लास्ट ड्यू डेट वॉज सितंबर, तो लास्ट ड्यू डेट से लेकर आज तक 2 महीने का इंटरेस्ट आपको मिलना चाहिए। यहां तक क्लियर है सब लोग को? एकदम क्लियर है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिस कंप्लीट्स ऑल द एग्जांपल्स। अब आपके एग्जांपल कंप्लीट हो गए, सारे नहीं, डिवेंचर के मान लो 90% एग्जाम्पल कंप्लीट हो गए, इक्का दुक्का एग्जाम्पल और बाकी है, वो तो मैं आते आते कराऊंगा। तो मैं आपको इस रिवीजन में भी सब रिवीजन करवा दूं, फटाफट से सुनना मैंने कौन से एग्जाम्पल सिखाया आपको, जल्दी जल्दी सुनते हुए चलना, एकदम टकाटक रिवीजन करवाता हूं, है ना, मजा आ जाएगा। एक के भाई साहब, पहला एक्स इंटरेस्ट का रिवीजन करवाया था, इसमें मैंने कुछ नहीं, परचेज करना सिखाया था, और परचेज के समय इंटरेस्ट का पैसा देना है ये भी सिखाया था। दूसरा मैंने आपको सिखाया था कम इंटरेस्ट, तो जब परचेज कर रहे हो तो यहां जो परचेज प्राइस है वो उसमें इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, कोई नहीं, मेरे को एक्स इंटरेस्ट भी चाहिए रहता है, तो कम इंटरेस्ट में से इंटरेस्ट हटा के एक्स इंटरेस्ट जरूर निकालना। उसके बाद तीसरा एग्जांपल था परचेज और सेल, जिसमें दोनों आ गया। तो कोई नहीं, जब परचेज करोगे तो परचेज करते समय पेमेंट भी करोगे, इंटरेस्ट भी भरोगे, सेल के समय एक तो प्रॉफिट लॉस निकालोगे, दूसरा सेल करोगे तो यहां आपको इंटरेस्ट मिलेगा फ्रॉम लास्ट ड्यू डेट टिल द डेट ऑफ सेल। उसके बाद चौथा था जहां अपन ने सीखा था सेल अगर कम इंटरेस्ट पे हुआ है तो कोई बात नहीं, सेलिंग प्राइस को भी एक्स इंटरेस्ट पे लेकर आना, तो जो भी सेल प्राइस में इंटरेस्ट मिला है उसको इंटरेस्ट को बाहर करना, अलग से करना, ठीक है। उसके बाद पांचवा एग्जांपल वाज एक्विजिशन कॉस्ट ऑन परचेज, जब परचेज करते हो कुछ खर्चा इंकर किया तो परचेज कॉस्ट में ऐड कर देना। अच्छा, छठा वाज एक्विजिशन कॉस्ट ऑन सेल्स, सॉरी ब्रोकरेज वगैरह ऑन सेल्स, तो अगर सेल्स के समय ब्रोकरेज इंकर किया तो वो सेलिंग प्राइस से लेस करना है। और पांचवा है अगर पार्शियल इन्वेस्टमेंट बेचा है तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए दो मेथड है, फीफो या वेटेड एवरेज। कुछ नहीं बोला है तो एज पर AS 13 वी विल फॉलो वेटेड एवरेज, और अगर क्वेश्चन बोलता है स्पेसिफिकली फीफो तो हम फीफो फॉलो करेंगे। 7 एग्जाम्पल, मजा आ गया सर, अब फील आ रही है सर, ठीक है। अब इसको और पक्का करने के लिए कुछ क्वेश्चंस करेंगे, अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट वाले। अभी हम चालू करने वाले क्वेश्चन नंबर 15, जो आपके पुराने क्वेश्चन बैंक का इलस्ट्रेशन नंबर 16 है। तैयार हो? आ जाओ। ये क्वेश्चन देखना प्लीज, अभी क्या बोलने का ट्राई करता है। अच्छा, मैं जब क्वेश्चन डिस्कस करूंगा ना तो अपने को ये सॉल्व करने की एक ट्रिक है, ये सॉल्व करने का मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने की ट्रिक है। क्या ट्रिक है सुनना, जब भी आप इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स पे क्वेश्चन देखते हो ना, एक टाइमलाइन प्रिपेयर कर लो कि इस पूरे क्वेश्चन में क्या क्या चीजें हैं। मैं आपको पहले क्वेश्चन में सिखाता हूं कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 15 या इलस्ट्रेशन नंबर 16 ऑफ योर ओल्ड बुक, सुनना क्या बोलता है। पुरोहित है जिसके पास 8% डिवेंचर्स है, 100 रुपया ईच के, करंट इन्वेस्टमेंट है। अच्छा, करंट है मतलब इस डिवेंचर को आपको लास्ट में जाकर कॉस्ट और मार्केट वैल्यू कंपैरिजन भी करना है, ध्यान रखना। ये कंपैरिजन कब करना, सबसे पहले करंट होना चाहिए, दूसरा आपके पास दोनों का डेटा अवेलेबल होना चाहिए। कॉस्ट तो और डेटा अवेलेबल रहता है, मार्केट वैल्यू का डेटा अवेलेबल है ईयर एंड का, तो आप कंपैरिजन कर पाओगे, ठीक है। अच्छा, अब क्या बोलते हैं सुनना, सबसे पहला 1 अप्रैल को है ओपनिंग बैलेंस, नॉमिनल वैल्यू 120, कॉस्ट है 1,18,000। तो देखो पहले टाइमलाइन बनाया करो, ठीक है। तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखा, जो भी नॉमिनल वैल्यू कॉस्ट है यहाँ रिकॉर्ड किया, पहले पूरी टाइमलाइन बनेगी, उसके बाद लेजर बनेगा। टाइमलाइन बनाने में हार्डली 2 मिनट लगेगा, देखो इधर। उसके बाद क्या हुआ है, जुलाई में परचेज किया है, एक्स इंटरेस्ट 98। तो मैंने क्या कहा था, जब परचेज करोगे एक तो परचेज का पैसा देना है, उसके अलावा इंटरेस्ट का भी पैसा देना है। कब से देंगे इंटरेस्ट का पैसा, अपने अप्रैल से लेकर जुलाई तक 3 महीने का, ठीक है। तो मैं बोलूंगा अप्रैल से जुलाई तक, तो आप परचेज भी करोगे प्लस 3 महीने का इंटरेस्ट का पैसा भी दोगे, सिंपल सिंपल। उसके बाद 1 अक्टूबर को सेल हुआ है। अच्छा, इसके बीच में ना आपकी इंटरेस्ट की ड्यू डेट आके गई रहेगी, ड्यू डेट ऑफ इंटरेस्ट सितंबर और मार्च, तो बीच में 30 सितंबर इंटरेस्ट रिसीव करोगे। इंटरेस्ट रिसीव किन किन डिवेंचर पे करोगे, तो जो ओपनिंग बैलेंस ऑफ डिवेंचर है इस पे करोगे, और जो डिवेंचर खरीदा है इस पे करोगे। अच्छा, इंटरेस्ट कितने महीने के लिए मिलेगा, सर जो ओपनिंग है उस पर तो 6 महीने के लिए मिलेगा, जो खरीदा है उस पर 3 महीने के लिए। ऐसा मत करना ना मुन्ना ना, मैंने क्या कहा था, रिलायंस जब इंटरेस्ट देगी आपको पूरे 6 महीने का देगी। ये मत बोलना सर ये तो जुलाई में आया तो 3 महीने का, नहीं नहीं नहीं, हमको पूरे 6 महीने का ही मिलेगा। सर लेकिन हमारे पास तो था ही नहीं 6 महीने के लिए। अरे जो 3 महीने के लिए तुम्हारे पास नहीं था वो पेमेंट तुम ऑलरेडी कर चुके हो किसी को, तो टेंशन मत लेना ये सब चीज का, ठीक है, ध्यान रखना। आगे उसके बाद 1 अक्टूबर को हुआ है सेल। सेल पे अगेन 2 चीज निकालनी है। सबसे पहला, अच्छा सेल्स का प्राइस भी एक्स इंटरेस्ट दिया हुआ है, लफड़ा ही नहीं है, ठीक है। तो सेल्स पे भी 2 चीज, पहला आप प्रॉफिट लॉस निकालोगे, दूसरा आप जब बेचते हो तो इंटरेस्ट का पैसा मिलता है ना, वो भी करेंगे। बट आप सेल की डेट देखना, सेल की डेट इंटरेस्ट के ड्यू डेट के जस्ट एक दिन बाद है। इंटरेस्ट की ड्यू डेट 30 सितंबर है, बेचा अक्टूबर में, तो यहां इंटरेस्ट का पैसा नहीं मिलेगा, बिकॉज कितने दिन का इंटरेस्ट ले लोगे, 30 सितंबर से 1 अक्टूबर, एक दिन का, तो वो नहीं आएगा। तो यहां सेल पे सिर्फ सेल का पैसा आएगा। नो इंटरेस्ट टू बी रिसीव्ड ऑन सेल एज ड्यू डेट ऑफ इंटरेस्ट वॉज 1 डे बिफोर, इंटरेस्ट एक दिन पहले आपको मिला है, ठीक है। अच्छा इसमें एक बात ध्यान रखना, जब सेल करोगे तो प्रॉफिट लॉस निकालना है,
प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट लगेगी। कॉस्ट के लिए कौन सा मेथड, फीफो की वेटेड एवरेज। तो यहाँ क्वेश्चन के लास्ट में बोला है कि अज्यूम फीफो, नहीं बोलता तो फिर AS13 एक ही मेथड बोलता है, वो है वेटेड एवरेज, ठीक है। बट फीफो बोला तो फीफो फॉलो करेंगे, मैं सिखाऊंगा कैसे निकलते हैं, टेंशन मत लो। उसके बाद है परचेज ऑफ 50 डिवेंचर्स। तो परचेज किया, अगेन कभी परचेज किया, जैन में परचेज किया है, तो परचेज भी करेंगे, इंटरेस्ट का पैसा भी देंगे। अच्छा, उसके बाद सोल्ड 200 डिवेंचर्स, अगेन आपने फेब में बेचा है, तो यहाँ बेचने का पैसा भी मिलेगा, मतलब सेल लॉस निकालोगे, गेन लॉस निकालोगे, प्रॉफिट लॉस। उसके अलावा क्योंकि अब ड्यू डेट पे नहीं बेच रहे हो तो इंटरेस्ट मिलेगा। कब से, पिछले ड्यू डेट से लेकर सेल की डेट तक। पिछली ड्यू डेट वॉज 30 सितंबर, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, 4 महीने का मिलेगा। 4 मंथ्स का इंटरेस्ट विल बी रिसीव्ड। 5 महीना मत बोलना, 1 फेब को बेचा है तो 4 महीने का। फिर आपका इंटरेस्ट का आ गया ड्यू डेट। अब ये इंटरेस्ट का ड्यू डेट पे कितने समय का इंटरेस्ट मिलना चाहिए, तो आप कुछ मत करना, जब इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हो ना, उस दिन का बस नॉमिनल वैल्यू चेक करना, उस दिन का बस नॉमिनल वैल्यू वाला कॉलम चेक करना। तो नॉमिनल वैल्यू वाले कॉलम में जितने भी डेबिट साइड में वो ऐड करना, जितने भी क्रेडिट साइड में, मतलब ये आपने शेयर्स बेच दिए, वो माइनस करना। तो जो बचा हुआ नॉमिनल वैल्यू है उस पर आप इंटरेस्ट निकाल लेना। इंटरेस्ट निकालने का शॉर्टकट है, ठीक है। अब मैं आपको सिखाता हूं हमने एक एक को रिकॉर्ड कैसे किया होगा। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस है, तो मैंने लिखा होगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन नॉमिनल वैल्यू और कॉस्ट। ओपनिंग बैलेंस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। उसके बाद है 1 जुलाई, हमने डिबेंचर खरीदे, तो डिबेंचर खरीदे तो डिबेंचर का पैसा दिया रहेगा और इंटरेस्ट भी दिया रहेगा। तो देखो, टू कैश बैंक, नॉमिनल वैल्यू जो डिबेंचर का पैसा दिया वो और जो इंटरेस्ट दिया वो। सर कैसे मालूम पड़ा कितना, अच्छा इसमें एक चीज तो भूल ही गया, ले 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 ले, हर चीज के ऊपर 1% ब्रोकरेज था, हर एक ट्रांजैक्शन पे देयर इज 1% ब्रोकरेज। खरीदो बेचो, तो जब खरीद रहे हो तो 1% ब्रोकरेज ऐड करोगे, और जब बेच रहे हो तो 1% ब्रोकरेज लेस करोगे, ध्यान रखना। तो जब देखो, मैं आप है ना हर चीज का बनाओ वर्किंग नोट। जैसे मान लो आपने यहाँ खरीदा है जुलाई में, तो देखो मैंने परचेज प्राइस निकाला प्लस जो ब्रोकरेज है वो ऐड किया, तो टोटल कॉस्ट मिलेगी मुझे, तो वो कॉस्ट रिकॉर्ड किया, और 3 महीने का इंटरेस्ट भरोगे वो रिकॉर्ड किया, दैट्स इट। उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद सिर्फ टाइमलाइन देखना है आपको। फिर आई इंटरेस्ट की ड्यू डेट। तो अब जब ये इंटरेस्ट की ड्यू डेट पे इंटरेस्ट निकालना है तो कुछ नहीं, नॉमिनल वैल्यू वाला कॉलम चेक करो। इस दिन तक नॉमिनल वैल्यू वाले कॉलम में आपने 2 चीजें रिकॉर्ड की है, बराबर। इस पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा 6 महीने के लिए, तो बस वो मैंने इंटरेस्ट निकाला हुआ है। और मैंने बोला भी है, इंटरेस्ट रिसीव निकालने के लिए हमेशा नॉमिनल वैल्यू वाला कॉलम चेक किया करना, ठीक है। चलो उसके बाद बढ़ते हैं अपन आगे, सोल्ड 200 डिवेंचर्स। अब यहां मजा आएगा, जब डिवेंचर बेचते हो तो एक तो गेन लॉस निकालना है। सबसे पहले सेलिंग प्राइस एक्स इंटरेस्ट है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब ब्रोकरेज है तो पहले सेल्स में से ब्रोकरेज लेस करना, तो आपको नेट सेलिंग प्राइस मिलेगा। अब कॉस्ट किया है, तो कॉस्ट के लिए फीफो फॉलो करने बोला है। तो जिस दिन बेचा है उस दिन आपके पास कौन से डिवेंचर है वो लिख लिया करो एक बॉक्स बनाकर। तो मान लो मेरे पास उस दिन एक तो ओपनिंग बैलेंस के डिवेंचर थे 1200 नंबर, टोटल कॉस्ट इतनी, पर डिवेंचर कॉस्ट इतना। उसके अलावा जिस दिन बेचा उस दिन आप उस दिन तक कुछ परचेज भी किया था, जिसकी टोटल कॉस्ट ये थी और पर डिवेंचर कॉस्ट ये था, बराबर। ऐसा आप कॉलम बना लो जिसमें ओपनिंग बैलेंस लिखा है और 2 लाइन छोड़ के परचेज लिखना। अब फीफो है तो सोच के बताओ कौन सा वाला लॉट पहले बेचा होगा। वेरी गुड, ओपनिंग बैलेंस वाला लॉट पहले बेचा होगा। तो मैं बोलूंगा ये जो 1200 शेयर है इसमें से 200 शेयर बिका है। ये जो फर्स्ट लॉट है ओपनिंग बैलेंस का इसमें से बिका है। इसकी कॉस्ट क्या थी 98.33। तो देखो कॉस्ट कैसे निकालूंगा मैं, 200 डिबेंचर्स इंटू 98.33, ठीक है। तो आपको प्रॉफिट ऑन सेल आया कुछ नहीं, जो बेचा है उसका नॉमिनल वैल्यू, क्योंकि जस्ट एक दिन बाद ही बेचा है ड्यू डेट के, तो इंटरेस्ट नहीं आएगा, जो भी सेल्स प्राइस है वो। और प्रॉफिट हुआ है तो ऑपोजिट साइड पे आपने प्रॉफिट रिकॉर्ड किया, ठीक है, डन। उसके बाद अगेन आपने परचेज किया है तो वही सेम कहानी है कि परचेज रिकॉर्ड करोगे, अब ब्रोकरेज है तो ऐड कर देना और इंटरेस्ट भी रिकॉर्ड करना। फिर आपने अगेन वो बेचा है तो सेल्स रिकॉर्ड करोगे, है ना। अब अगेन सेल्स पे आपको क्या निकालना पड़ेगा, वेरी गुड, प्रॉफिट लॉस। और ये सेल पे क्योंकि ड्यू डेट पे नहीं हुआ है तो इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो देखो मैंने कैसे किया हुआ है, सेल्स पे अगेन सेल प्राइस है लेस 1% का ब्रोकरेज, नेट सेलिंग प्राइस मिलेगा। अब अगेन मुझे कॉस्ट चाहिए, तो कौन सा वाला लॉट से बेचेंगे, ओपनिंग बैलेंस का लॉट खत्म नहीं हुआ है, 1200 था, पहले बार में 200 बेचा, तो अभी भी ओपनिंग बैलेंस में बैलेंस पड़ा है शेयर्स का, तो इसी में से अपन दोबारा बेचेंगे। तो इसकी कॉस्ट निकालना अगेन इट इज वेरी सिंपल। तो यहां लॉस आता है, तो अब देखो लॉस कैसे रिकॉर्ड करेंगे, सुनो। सबसे पहले सेल्स को रिकॉर्ड किया, इंटरेस्ट और एक्स इंटरेस्ट वाली सेलिंग प्राइस, नेट सेलिंग प्राइस। और जब लॉस आता है तो आप इसी के नीचे लॉस रिकॉर्ड करना। देखो प्रॉफिट कहां रिकॉर्ड होता है, डेबिट साइड पे, तो लॉस विल बी रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहां आप लॉस रिकॉर्ड करोगे। उसके बाद क्या है, उसके बाद अपने टाइमलाइन में देखते हुए चलना, सेल हो गया। फिर उसके बाद है इंटरेस्ट ड्यू डेट। तो अभी इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, जिस दिन इंटरेस्ट कंप्यूट कर रहे हो उस दिन बस नॉमिनल वैल्यू वाला कॉलम चेक करना। मैंने दिया वो भी देखो, हिंट ऑन ड्यू डेट ऑफ 31 मार्च 12। हिंट इज चेक बैलेंस इन नॉमिनल वैल्यू कॉलम। जितने भी डेबिट साइड है वो ऐड करना, क्रेडिट साइड माइनस करना, जो भी बचा हुआ है उस पर 8% 6/12 इतना आपको इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है।
ये लेजर कंप्लीट हो जाएगा आपका। फिर मैंने क्या सिखाया था आपको, जो भी इंटरेस्ट वाले कॉलम का बैलेंस है दैट विल बी ट्रांसफर टू पीएनएल, और जो भी नॉमिनल वैल्यू और कॉस्ट वाला कॉलम है उसको आप बैलेंस कैरी डाउन में रिकॉर्ड करोगे। दैट्स इट, क्लियर। अच्छा, ये कैरी डाउन हो गया आपका 93,513 और 95,000 नॉमिनल वैल्यू। अब इसमें एक और चीज़ था, लास्ट में जाके इंटरेस्ट ड्यू डेट पे आपको चेक भी करना था। क्या चेक करना था? चेक कॉस्ट और मार्केट वैल्यू। ये भी लिख देना चाहिए था टाइमलाइन में ताकि मिस्टेक नहीं हो। तो कॉस्ट और मार्केट वैल्यू, कॉस्ट कहाँ से मिलेगी? जो आपका एक्स इंटरेस्ट वाला क्लोजिंग बैलेंस वाला कॉलम है ना, यही कॉस्ट है आपकी। जो बची हुई इन्वेस्टमेंट है ईयर एंड पे, ये कॉस्ट है। सर मार्केट वैल्यू का डेटा दिया हुआ है, मार्केट वैल्यू इज ₹99, खुद ही बोला हुआ है बराबर। तो कॉस्ट अपने पास है, क्लोजिंग बैलेंस अपने लेजर का, मार्केट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। जितने भी डिवेंचर बचे हैं उसको 99 से मल्टीप्लाई कर देना, 950 बचा इंटू 99 मार्केट वैल्यू मिलेगा, विच एवर इज लोअर तो कॉस्ट ही लोअर है। तो और कुछ करने का जरूरत नहीं है, जो क्लोजिंग बैलेंस पे दिख रहा है वो सही दिख रहा है। सर मार्केट वैल्यू लोअर होती तो फिर आपको यहाँ मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड करना होता, और जो भी नुकसान है जैसे कॉस्ट से नीचे गिर गया ना तो नुकसान को आपको लॉस करके बुक करना पड़ता है इधर, ठीक है, ध्यान रखना। बट वो एक क्वेश्चन में आएगा, वो मैं करवाता हूँ। अभी फिलहाल कॉस्ट लोअर है तो कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। सबको समझाए वाला क्वेश्चन, ध्यान रखना। अच्छा, एक और चीज़, मैं जब रिवीजन वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, मैं क्वेश्चंस का आपको रिवीजन करवा रहा हूँ। इज माई रिवीजन ऑफ क्वेश्चन अ रिप्लेसमेंट ऑफ अ राइटिंग प्रैक्टिस? नहीं। अगर मैं ऐसा बोलूंगा ना मेरा रिवीजन देखो और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो मैं झूठ बोलूंगा, ठीक है, ऐसा नहीं है। मैं क्वेश्चन का रिवीजन करवा रहा हूँ, इससे आपको कंसेप्ट रिकॉल हो जाएंगे, बट इट इज नॉट अ रिप्लेसमेंट ऑफ अ राइटिंग प्रैक्टिस। यार सॉल्व करो, गलती करो, मिस्टेक देखो कहाँ कर रहे हो, ठीक है। और कभी भी फंस जाओ तो रिवीजन वीडियो आपके पास है। बेसिक बात, मेरी बातें ध्यान रखना, इट विल बिकम वेरी स्मूथ फॉर यू, ठीक है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, जहां परचेज भी हो गया, सेल भी हो गया, ब्रोकरेज भी आ गया, सब आ गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद और कोई ढंग का क्वेश्चन है? मैं एलडीआर क्वेश्चन रिवाइज करा रहा हूं, इंपॉर्टेंट वाले, बढ़िया वाले, ठीक है। चलो, उसके बाद अपन एक और एग्जांपल करेंगे। अपन ने 7 एग्जांपल किए थे, फिर एक बढ़िया क्वेश्चन कराया। अब एक और एग्जांपल में एक और कंसेप्ट सिखाता हूं। ये कंसेप्ट में बहुत बच्चा फंसता है, बहुत सिंपल कंसेप्ट है, आओ डिस्कस करते हैं। ये कंसेप्ट में खास ध्यान देना, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, सुनना। इंटरेस्ट ड्यू डेट एंड ईयर एंड आर नॉट सेम। सबसे ज्यादा बच्चे को तकलीफ इसी के अंदर होती है, आसान बना दूंगा, सुनना। इसमें क्या होता है, नॉर्मली देखो आपने जो ऊपर क्वेश्चन किया उसमें क्या था, सुनना। मेरा जो ईयर एंड है, जैसे 31 मार्च मेरा ईयर एंड है, तो ईयर एंड 31 मार्च है, और इंटरेस्ट की एक ड्यू डेट 31 मार्च होती थी। जैसे हाफ ईयर इंटरेस्ट है तो सितंबर और सेकंड वाली मार्च, तो ईयर एंड और ड्यू डेट सेम है इंटरेस्ट का। अब यहां कैसा आएगा, सुनना, एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊंगा आपको, गौर फरमाइएगा, ठीक है। गौर नहीं, इधर ध्यान दे, इधर सुनो। तो मेरा ईयर एंड मान लो 31 मार्च 12 है, बट मेरी जो इंटरेस्ट की डेट है वो है 30 जून और 31 दिसंबर। मतलब मेरा ईयर एंड मार्च में हो रहा है, लेकिन मेरे को आखिरी जो इंटरेस्ट है वो मार्च में नहीं मिल रहा है, वो मेरे को दिसंबर में मिल रहा है, ठीक है। तो मेरा ड्यू डेट यहाँ जून और दिसंबर है। क्या इंपैक्ट पड़ेगा समझने का ट्राई करना। पहला एग्जाम्पल है, स्लो जाऊंगा, प्लीज पे अटेंशन। साल शुरुआत हुआ 1 अप्रैल 11, कुछ भी ओपनिंग बैलेंस नहीं था। फिर मैंने 10,000 डिवेंचर्स परचेज किया एट ₹102। तो जब परचेज करोगे तो परचेज वाला प्राइस तो देना ही है, प्लस वेरी गुड इंटरेस्ट भी देना है। अब इंटरेस्ट कितने समय का? अब नॉर्मली हम इंटरेस्ट कैसे निकालते थे कि भाई साल की शुरुआत से लेकर खरीदने तक के दिन का इंटरेस्ट, मतलब 1 महीने का इंटरेस्ट। अब यहां ऐसा नहीं कर पाओगे, क्यों? क्योंकि ईयर एंड और इंटरेस्ट का ड्यू डेट सेम नहीं है। तो अब आप जब खरीद रहे हो तो आप इंटरेस्ट 1 महीने का नहीं दोगे, आप देखोगे इससे पहले इंटरेस्ट कब दिया गया था, है ना। तो मैं बोलूंगा ड्यू डेट इज जून एंड दिसंबर। तो अब हमने मई में खरीद रहे, तो इसके पहले जो आखिरी इंटरेस्ट है वो दिसंबर में दिया होगा, 31 दिसंबर 2010 में इंटरेस्ट मिला होगा किसी को, जिसको मिला होगा, बराबर। तो अब जब आप खरीद रहे हो तो आपको 1 महीना नहीं, पिछले इंटरेस्ट की ड्यू डेट से लेकर अब तक का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, मतलब जैन फेब मार्च अप्रैल 4 महीने का। तुम समझ रहे हो? सर प्रीवियस क्वेश्चन में ऐसा क्यों नहीं करते थे? बिकॉज प्रीवियस क्वेश्चन में जो ईयर एंड है और इंटरेस्ट की ड्यू डेट है वो सेम होती थी, तो इसलिए हम सीधा साल के शुरुआत से गिन लेते थे, क्योंकि अपन ने जस्ट इस साल के एंड पे ही, मतलब ये साल शुरू होने के 1 दिन पहले इंटरेस्ट भरा होता था, तो हम यही से गिनते थे सीधा कि 1 महीने का देना पड़ेगा। बट अब ऐसा नहीं, ये कब करना है? जब ड्यू डेट और ईयर एंड सेम नहीं है। तो आप देखना आखिरी इंटरेस्ट कब भरा था, तो आखिरी इंटरेस्ट दिसंबर में किसी को मिला होगा, ठीक है। तो दिसंबर से लेकर मई तक 4 महीने का इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा, ध्यान रखना। तो इधर जब आप परचेज प्राइस निकालोगे एक्स इंटरेस्ट, वो तो निकल जाएगा। इंटरेस्ट ऑन परचेज विल नॉट बी फॉर 1 मंथ, इट विल बी फॉर 4 मंथ्स। मैंने यहाँ लिख के भी आपको दिया हुआ है, ठीक है, दैट्स इट, और कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। तो आप यहाँ रिकॉर्ड करोगे नॉमिनल वैल्यू, इंटरेस्ट, कॉस्ट। उसके बाद इंटरेस्ट की ड्यू डेट मिलेगी 30 जून, ड्यू डेट पे आपको पूरे 6 महीने का इंटरेस्ट ही मिलेगा, तो वो आप रिकॉर्ड कर लेना। फिर आएगा 31 दिसंबर, अगेन पूरे 6 महीने का आपको इंटरेस्ट मिलेगा, वो आप रिकॉर्ड कर लेना। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, आपका ईयर एंड है 31 मार्च,
क्या ईयर एंड पे आपको कोई इंटरेस्ट मिलने वाला है? नहीं सर, क्योंकि लास्ट इंटरेस्ट तो दिसंबर में मिला है। बट अकाउंट्स में भी फॉलो अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, पैसा मिले ना मिले, जो इनकम उस साल की है उस साल में बुक होनी चाहिए। ठीक है, जो इनकम इस साल की है इस साल में बुक होनी चाहिए। तो अब मुझे बताओ, दिसंबर में मिला था आखिरी इंटरेस्ट, बुक्स क्लोज हो रहा है 31 मार्च को, तो ये 3 महीने का जो इंटरेस्ट है ये भी तो आना चाहिए ना बुक्स में। भले आपको मिलेगा नहीं, बट अक्रू तो हो गया राजा, अक्रू तो हुआ है ना, तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो जब ईयर एंड और ड्यू डेट इंटरेस्ट का सेम नहीं होता है, तो ईयर एंड पे एक इंटरेस्ट अक्रूड भी आता है। कितने महीने का अक्रू? जो आखिरी इंटरेस्ट का डेट है तब से लेकर ईयर एंड तक, दैट इज 3 मंथ्स का। ठीक है, तो वो आप इंटरेस्ट अक्रूड निकाल लेना, जितने भी डिबेंचर्स है उसके ऊपर 30,000 आएगा। अब अक्रूड की एंट्री क्या होती है? नॉर्मली हम एंट्री इंटरेस्ट की मारते हैं कैश बैंक टू इंटरेस्ट इनकम, बट क्या इधर हमको कैश पैसा मिला है? क्या पैसा मिला ही नहीं है ना सर। तो यहां हम एंट्री मारते हैं इंटरेस्ट रिसीवेबल टू इंटरेस्ट इनकम। तो आपके लेजर में एक्चुअली ऐसा दिखता है, इंटरेस्ट रिसीवेबल 30,000। लेकिन सर आपने तो काट रखा है। काट इसलिए रखा है बिकॉज आईसीआई उसको इंटरेस्ट रिसीवेबल के नाम से नहीं दिखाता, आईसीआई उसको बैलेंस कैरी डाउन में लिख लेता है, तो हम भी कैरी डाउन में लिख लिया करेंगे। तो जो इंटरेस्ट वाला कॉलम है उसमें आप सबसे पहले बैलेंस कैरी डाउन लिखा करना। पता है इंटरेस्ट वाला कॉलम हम पीएनएल में ट्रांसफर करते थे, वो ट्रांसफर बाद में करना, पहले जो भी इंटरेस्ट अक्रूड है वो भी आप इस कॉलम में लिख लिया करना। सबको समझा मैंने क्या बोला? एकदम करेक्ट है सर। अच्छा, मेरे ख्याल से वी आर गुड टू प्रोसीड फर्दर। ठीक है, सबको समझा अक्रूड वाले में? तो अक्रूड वाले में 2 चीज ध्यान रखना। सबसे पहले जब खरीदोगे या बेचोगे तो साल के डेट से लेकर खरीदने के डेट तक मत देखना, पिछले इंटरेस्ट की डेट से लेकर परचेज डेट तक इंटरेस्ट पे करना, पहला चीज। सेकंड, जब भी ईयर एंड आएगा तो इंटरेस्ट अक्रूड बुक करना मत भूलना। ये 2 चीज याद रखना है बस, और कुछ नहीं। अच्छा, एक और चीज, जो यहाँ का क्लोजिंग बैलेंस बनता है, एक चीज पता है लेजर में जो बैलेंस कैरी डाउन यहाँ का बनता है वो अगले साल का ओपनिंग बैलेंस बनता था। याद है ना? ये बात ध्यान रखना, किसी क्वेश्चन में इसको यूज करवाऊंगा। जो यहाँ का क्लोजिंग बैलेंस है वो अगले साल का ओपनिंग बैलेंस बनता है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, चलो अब ये अक्रूड इंटरेस्ट को टेस्ट करने के लिए अपने पास कुछ बढ़िया क्वेश्चन है, अपन वो देखेंगे। इधर आ जाओ मेरे पास में, एकदम सीक्वेंस में अपन जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 अभी हम देखेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 18 नई किताब का है और पुराने वाले किताब का क्वेश्चन नंबर 8 है, ध्यान रखना। चलो आ जाओ फटाफट से। ठीक है, क्या बोलता है देख लो। क्वेश्चन नंबर 18 अगेन, चुपचाप पहले प्यारी सी मीठी सी तुम्हारे जैसी मीठी मीठी एकदम टाइमलाइन प्रिपेयर करना सर। आ जाओ, क्या बोलता है? गोपाल होल्ड्स 2015% डिबेंचर, होल्ड कर रहा है, होल्ड मतलब ओपनिंग बैलेंस है, 100 रुपीज ईच एज ऑन 1 April 21 एट कॉस्ट ऑफ रुपीज 2,10,000। इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन 30 जून 31 दिसंबर। इंटरेस्ट जून दिसंबर का है, ईयर एंड देखो, ईयर एंड नीचे मिलेगा मार्च का है। हाँ, जिसका डर था वही हुआ सर, आ गया जिसका ईयर एंड और इंटरेस्ट की डेट सेम नहीं है। अब कैसे करना है सुनना। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस 2000 का है, तो टाइमलाइन में लिखो ओपनिंग बैलेंस है 2000 डिवेंचर का है, उसका कॉस्ट और उसका नॉमिनल वैल्यू लिख लिया। अब एक बात ध्यान रखना, जहां आपका इंटरेस्ट का डेट और ईयर एंड सेम ना हो वहां ओपनिंग बैलेंस में भी इंटरेस्ट अक्रूड होगा। है क्या बोला सर आपने? वहां ओपनिंग बैलेंस में भी इंटरेस्ट अक्रूड आएगा। कब? जब ईयर एंड और इंटरेस्ट का डेट सेम नहीं है। सर कैसे आ जाएगा? इसका मतलब जब आप ओपनिंग बैलेंस लिखोगे ना, तो ओपनिंग बैलेंस लिखा, इंटरेस्ट लिखा, इस नॉमिनल वैल्यू पे 3 महीने का इंटरेस्ट अक्रूड भी लिखोगे। सर क्यों लिखेंगे ये? अब लिंक करवाता हूं। जब एग्जाम्पल करवाया था मैंने क्या बोला था? जो आपका बैलेंस कैरी डाउन है, इधर देखो कहां गया वो, इधर है। हाँ, जो आपका बैलेंस कैरी डाउन है वो क्या बनता है? नेक्स्ट ईयर का ब्रॉड डाउन। तो अगर बैलेंस कैरी डाउन में इंटरेस्ट अक्रूड है तो डार्लिंग ब्रॉड डाउन में भी इंटरेस्ट अक्रूड तो होगा ना। हाँ सर, बात तो सही है आपकी, समझ में आ गया? यस सर। चलो, तो ये बात आप प्लीज खासा ध्यान रखना। ठीक है, टेंशन मतलब लास्ट में जाके मैंने एक समरी भी दिया जहां मैंने सब लिखा हुआ है, सारी चीजें, टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। तो अब मैं क्या करूंगा, टाइमलाइन जब डिस्कस करूंगा ना, तो लेजर में तुरंत तुरंत इंपैक्ट दिखाता हुआ चलूंगा कि मैंने कहाँ रिकॉर्ड किया। यू विल बी एबल टू इवेलुएट बेटर। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? ओपनिंग बैलेंस हो गया। फिर बोलता है ऑन 1 मई डिवेंचर परचेज किया है, कम इंटरेस्ट परचेज किया है 1,07,000 का। सबसे पहले 1 मई को मैं डिवेंचर रिकॉर्ड करूंगा परचेज, कम इंटरेस्ट है। तो जब खरीदोगे तो इंटरेस्ट भी भरते हो ना, कितने समय का इंटरेस्ट? तो येड़े की तरह अप्रैल से मई तक का मत गिनना। मैंने क्या कहा था? जब ईयर एंड और ड्यू डेट सेम नहीं है तो पिछले इंटरेस्ट के डेट से लेकर आज तक का इंटरेस्ट, तो पिछले इंटरेस्ट की डेट दिसंबर गई रहेगी, अभी मई है, तो मई के पहले जो इंटरेस्ट भरा गया था और दिसंबर में भरा गया था, तो जैन फेब मार्च अप्रैल 4 महीने का इंटरेस्ट भरना पड़ेगा आपको। वापस से 1 महीने का मत ले लेना येड़े की तरह, 4 महीने का आएगा, तो परचेज भी करोगे प्लस 4 महीने का इंटरेस्ट भी आएगा। अब एक्चुअली 4 महीने का इंटरेस्ट अलग से नहीं भरना है, बिकॉज जो कॉस्ट दिया है वो कम इंटरेस्ट दिया हुआ है। समझा? तो इसकी वर्किंग तुरंत हाथों हाथ ही देख लो मेरे पास। परचेज प्राइस कम इंटरेस्ट है, 4 महीने का इंटरेस्ट हटा देना, आपको एक्स इंटरेस्ट मिल जाएगा। ठीक है, इसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे? देखो, टू कैश बैंक, नॉमिनल वैल्यू इधर, एक्स इंटरेस्ट का अमाउंट अमाउंट वाले कॉलम में, और जो भी इंटरेस्ट है वो यहाँ।
सिंपल, एकदम सिंपल है सर। आगे उसके बाद आएगा 1 नवंबर, बट 1 नवंबर के बीच में आपकी ड्यू डेट आएगी 30 जून के इंटरेस्ट की। ड्यू डेट हमेशा पहले रिकॉर्ड कर लिया करो ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो ड्यू डेट आपने रिकॉर्ड कर लिया इंटरेस्ट का। अब इंटरेस्ट कितने में मिलेगा, जितने भी आपके नॉमिनल वैल्यू उस दिन होंगे। जैसे मान लो जिस दिन आप इंटरेस्ट की बातें कर रहे हो, आपके नॉमिनल वैल्यू में 2 डिबेंचर है, तो इस पे आपको 6 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा। ध्यान रखना, ड्यू डेट पे इंटरेस्ट 6 महीने का ही मिलेगा। आपने वो कभी भी खरीदा हो, कभी बेचा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ड्यू डेट पे 6 महीने का मिलेगा। तो वो मेरा इंटरेस्ट यहाँ रिकॉर्ड किया हुआ है, एकदम सिंपल। आगे बढ़ जाते हैं सर। उसके बाद 1 नवंबर को डिबेंचर्स आर सोल्ड एक्स इंटरेस्ट एट 1,14,600। अब यहाँ बेच रहे हो, तो बेचने पे 2 चीज़, पहला प्रॉफिट लॉस निकालोगे, दूसरा जब बेचा है तो आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा। कब से, पिछले ड्यू डेट से लेकर आज तक। तो देखो मैं लिख रहा हूं 1 नवंबर सोल्ड, तो गेन लॉस निकाल लेंगे सर। ठीक है, अब पिछले इंटरेस्ट की ड्यू डेट से लेकर आज तक का इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4 महीने का। तो आई विल रिसीव 4 मंथ्स इंटरेस्ट ऑल्सो। तो देख लो कैसे निकालेंगे गेन लॉस वगैरह और सेल परचेज वगैरह पे। सबसे पहले सेलिंग प्राइस लिखेंगे एक्स इंटरेस्ट। ठीक है, अब गेन लॉस निकालने के लिए कॉस्ट चाहिए। क्वेश्चन में बोला गया फीफो मेथड फॉलो करना है। सर हर जगह फीफो ही है क्या? नहीं, आगे वेटेड एवरेज भी आता है, टेंशन मत लो। तो फीफो है, तो ओपनिंग बैलेंस में से 1200 बेचा है, 1200 का सेल है, तो मेरे पास ओपनिंग बैलेंस सफिशिएंट है। उसका कॉस्ट था 105, तो मैंने लिखा है जितने भी डिबेंचर बेचे उसका कॉस्ट था इतना, तो आपको लॉस आ जाएगा। तो अब इसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे? देखो कैश बैंक, आप बाय कैश बैंक साइड में कैश बैंक रिकॉर्ड करोगे, और आपका जो लॉस है वो भी बाय वाले साइड पे, क्रेडिट वाले साइड पे दिखेगा। वापस बता दूं, लेजर है, लेजर में उल्टा ही दिखता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो एक तो ये, उसके अलावा बेच रहे हो तो 4 महीने का इंटरेस्ट मिलना चाहिए ना, तो वो इंटरेस्ट भी मैंने निकाला। तो अब इसको कहाँ दिखाएंगे देख लो जरा, इधर 1 नवंबर को बाय कैश बैंक, जो नॉमिनल वैल्यू बेचा वो, जो 4 महीने का इंटरेस्ट मिला वो, और एक्स इंटरेस्ट वाला अमाउंट। और क्योंकि लॉस हुआ था बेचने पे, तो ये लॉस भी आपने यहां दिखा दिया। सबको समझा ये वाला पार्ट? एकदम समझ गया सर, कोई दिक्कत ही नहीं है। उसके बाद 30 नवंबर 800 डिबेंचर परचेज किया एक्स इंटरेस्ट, फिर परचेज किया आपने, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब परचेज किया है तो परचेज करने पे आप एक तो परचेज रिकॉर्ड करोगे, उसके अलावा इंटरेस्ट भरना पड़ता है पिछले ड्यू डेट से लेकर आज तक, जून से लेकर 30 नवंबर तक, तो 5 महीने का इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। अब वही है, देखो इधर परचेज रिकॉर्ड किया हुआ है 30 नवंबर को, और उसका 5 महीने का इंटरेस्ट भी रिकॉर्ड किया हुआ है। इट इज वेरी सिंपल। आगे फिर है 31 दिसंबर। अब ये मजेदार पॉइंट है, सुनना। 31 दिसंबर 800 डिबेंचर्स आर सोल्ड, कम इंटरेस्ट फॉर 1,10,000। अब यहां 31 दिसंबर ड्यू डेट भी है, और ये सेम डे सेल भी किया है। देखो दो चीज होती है, अपन ने ऐसा पिछले एक प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया था, जहां ड्यू डेट पे ही कुछ परचेज सेल था, उसमें फर्क था। देखो वो पता है कौन सा क्वेश्चन था, मेरे ख्याल से वो ऊपर का कोई क्वेश्चन था। उसमें क्या था पता है, उसमें ना आपका ड्यू डेट 30 सितंबर था, बट सेल आपने एक दिन बाद 1 अक्टूबर को किया था। तो यहां ये दिक्कत नहीं थी कि पहले इंटरेस्ट बुक करूं कि पहले सेल बुक करूं, क्योंकि एक दिन का फर्क है, तो पहले इंटरेस्ट बुक करते थे फिर सेल बुक करते थे। अब ये जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं ना आपको, इसमें दिक्कत क्या हो गई, इसमें इंटरेस्ट की डेट भी यही है और सेल परचेज भी सेम डे पे हुआ है, सेल सेम डे पे हुआ है। तो अब पहले मैं इंटरेस्ट का ड्यू डेट रिकॉर्ड करूं कि सेल, वैसे इफेक्टिवली कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट आईसीआई क्या करता है, पहले सुनना, वेन एवर सेल परचेज ट्रांजेक्शन इज ऑन द सेम डे ऑफ इंटरेस्ट, तो फर्स्ट डू ट्रांजेक्शन ऑफ सेल परचेज। आप इंटरेस्ट पहले मत लो, पहले सेल परचेज कर लो, देन रिकॉर्ड इंटरेस्ट ऑन ड्यू डेट। तो पहले हम सेल करेंगे, ठीक है। अमाउंट कम इंटरेस्ट है, तो अभी सर ये तो ड्यू डेट है, इंटरेस्ट क्यों आएगा? हमने पहले इंटरेस्ट लिया ही नहीं है ना, हमने पहले इंटरेस्ट लिया नहीं, हम पहले सेल करेंगे। तो आपका कम इंटरेस्ट में से आप 6 महीने का इंटरेस्ट निकालोगे। अब 6 महीने का क्यों? पिछले ड्यू डेट से लेकर आज तक। अगेन आई रिपीट, ये मत बोलना कि सर ड्यू डेट ही है तो इंटरेस्ट क्यों माइनस करेंगे। अरे मैं इंटरेस्ट लेने के पहले सेल कर रहा हूं ना, इसलिए माइनस करेंगे, ध्यान रखना। सर अगर मैं पहले इंटरेस्ट करूं तो नेट इफेक्ट सेम ही आएगा, टेंशन मत लो, नेट अमाउंट सेम ही आएगा, ठीक है। एनीवेज, तो देखो कम इंटरेस्ट की सेलिंग प्राइस दिए हुए, 6 महीने का पहले इंटरेस्ट निकाला, ठीक है। लास्ट ड्यू डेट टिल टुडे मैंने लिखा भी है, एज सेल इज हैपनिंग बिफोर इंटरेस्ट देयरफॉर रिड्यूस इंटरेस्ट फ्रॉम कम इंटरेस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस मिलेगा। कॉस्ट आपको मैंने निकालना सिखाया एज पर फीफो। ओपनिंग लॉट में से अभी भी शेयर्स बचे तो वहीं से अपन पर डिबेंचर का कॉस्ट निकाल लेंगे, तो अपने को प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। उसके अलावा इंटरेस्ट अलग से निकालना मत, बिकॉज आपने ने ऑलरेडी ऊपर निकाल रखा है। तो ये सेल को कैसे रिकॉर्ड करोगे देख लो प्लीज, नॉमिनल वैल्यू, इंटरेस्ट और एक्स इंटरेस्ट अमाउंट, और क्योंकि यहां प्रॉफिट आया तो प्रॉफिट अपन ने ऑपोजिट साइड पे रिकॉर्ड किया। क्लियर? अब जब इस दिन पे सेल परचेज हो गया, अब इंटरेस्ट रिकॉर्ड करो। अब इंटरेस्ट कौन से वाले कॉलम पे आएगा सर? कुछ नहीं, नॉमिनल वैल्यू वाला कॉलम देखना। इस दिन जब इंटरेस्ट की बात कर रहे हो, डेबिट वाले नॉमिनल कॉलम ऐड, क्रेडिट वाले माइनस, जो बचा हुआ नॉमिनल वैल्यू है उस पे 6 महीने का इंटरेस्ट ले लेना, वो 6 महीने का इंटरेस्ट आपको यहां मिल जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि आपका इंटरेस्ट का डेट और ईयर एंड सेम नहीं है, अब ईयर एंड आ चुका है, तो वेरी गुड, ईयर एंड पे आएगा इंटरेस्ट अक्रूड। पिछले ड्यू डेट से लेकर आज तक 3 महीना है, तो 3 महीने का आपके पास आएगा इंटरेस्ट अक्रूड, ठीक है। अब
ये 3 महीने का इंटरेस्ट भी वही नॉमिनल वैल्यू वाला जो कॉलम है उसी के हिसाब से आप निकाल लेना। इंटरेस्ट अक्रूड आप पहले बैलेंस कैरिड ऑन में लिखना। अब सुनो प्रोसीजर कैसा होता है। पहले आप देखो इंटरेस्ट अक्रूड निकालोगे, मैंने निकाला इंटरेस्ट अक्रूड, ठीक है 6750, वो कैरिड ऑन में लिखा, ठीक है, ये बैलेंस ही फिगर नहीं है, ये कैरिड ऑन में लिखा आपने कंप्यूट करके। फिर अब जो इंटरेस्ट वाला कॉलम है आप क्लोज करना, और जो बैलेंसिंग फिगर है वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, और फिर आप नॉमिनल वैल्यू और एक्स इंटरेस्ट वाला कॉलम क्लोज करोगे। दैट्स इट। बराबर। तो सर इतना कुछ हो गया इसके अंदर, तो टेंशन मत लो। एक के भाई साहब देखो एक्सक्लूसिव समरी आ गई, सुनना क्या है। की पॉइंट्स व्हेन इंटरेस्ट ड्यू डेट इज नॉट इक्वल टू ईयर एंड। जब इंटरेस्ट की डेट और ईयर एंड सेम नहीं तो क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। सबसे पहला, जब डिवेंचर परचेज करोगे तो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन विल बी डन फ्रॉम लास्ट ड्यू डेट ऑफ इंटरेस्ट टिल डेट ऑफ परचेज। मतलब साल के फर्स्ट डे से लेकर डेट ऑफ परचेज तक इंटरेस्ट कैलकुलेट करना, लास्ट ड्यू डेट ऑफ इंटरेस्ट से लेकर आज तक का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना, पहली इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी, ईयर एंड पे जब आप क्लोजिंग वगैरह करते हो तो पहले क्लोजिंग मत करो, पहले आप इंटरेस्ट अक्रूड कैलकुलेट करो और उसको बैलेंस कैरिड ऑन वाले कॉलम में लिख दो। उसके बाद आप लेजर क्लोज करो। और लेजर कैसे क्लोज करेंगे? इंटरेस्ट वाला जो कॉलम है उसका बैलेंस जाएगा पीएनएल के अंदर, और जो नॉमिनल वैल्यू और अमाउंट वाला कॉलम है उसका बैलेंस जाएगा बैलेंस कैरिड डाउन के अंदर। उसके अलावा तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, जब भी आपका इंटरेस्ट अक्रूड वाला केस होता है तो ओपनिंग बैलेंस के ऊपर भी इंटरेस्ट अक्रूड आना चाहिए। याद है, ओपनिंग बैलेंस पे भी इंटरेस्ट अक्रूड आना चाहिए। क्वेश्चन में बोला गया हो ना बोला गया हो, हिडन एडजस्टमेंट है, ध्यान रखना। समझता है वाला पार्ट? क्या एकदम समझता है सर, मजा आ गया क्वेश्चन करके। ठीक है, अब इसी का एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, अगर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 19, इसमें कुछ नया नहीं है, देयर इज नथिंग न्यू ईयर। इसमें भी वो इंटरेस्ट अक्रूड वाला पार्ट है, बट इसमें बहुत सारे ट्रांजैक्शन है, बहुत सारे। ठीक है, तो मैं आपको यहीं से एक बार फटाफट से रिवाइज करवा देता हूँ सारे ट्रांजैक्शन, क्योंकि मतलब सेम चीज है, उसमें अपन टाइम वेस्ट करने से अच्छा बाकी कंसेप्ट अपन रिवाइज कर सकते हैं। तो फटाफट से एक बार देख लो इसमें हुआ क्या था। सबसे पहले अप्रैल है। अच्छा, ये कौन सा क्वेश्चन है पुराने क्वेश्चन बैंक का? क्वेश्चन नंबर 17 है पुराने क्वेश्चन बैंक का। ठीक है, ध्यान रखना। और नए क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन 19। फटाफट से यही देख लो क्या करना है। ओपनिंग बैलेंस है तो मैंने सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस रिकॉर्ड किया विद इंटरेस्ट अक्रूड, बिकॉज यहाँ भी इंटरेस्ट की ड्यू डेट और ईयर एंड सेम नहीं है। उसके बाद अगेन परचेज किया है, तो परचेज पे इंटरेस्ट कब से भरोगे? साल के स्टार्ट से नहीं, पिछले ड्यू डेट से लेकर आज तक। तो परचेज भी किया और साथ में 4 महीने का इंटरेस्ट भी भरा, बराबर। वो एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट देख लेना। उसके बाद बेचा है, तो बेचने पे दो चीज, एक तो आप सेल पर प्रॉफिट लॉस निकालोगे, उसके अलावा फर्स्ट जून को बेचा है तो पिछले ड्यू डेट से लेकर अब तक का इंटरेस्ट मिलेगा, तो वो मिल गया मेरे को, बराबर। फिर इंटरेस्ट की आगे ड्यू डेट, दैट इज फिर 30 सितंबर को फिर बेचा है। अब यहां फीफो मेथड फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो अगेन देख लेना कौन से वाले लॉट में से सेल हो रहा है। यहां सेल काफी ज्यादा है, तो जो फर्स्ट दो सेल है वो ओपनिंग वाले लॉट में से हो जाती है। उसके बाद जो थर्ड सेल है वो परचेज के लॉट से होती है, बिकॉज ओपनिंग का लॉट खत्म हो जाता है। आप ध्यान से देखोगे ना, ओपनिंग में पहले 1000 थे, तो जब पहला दो सेल किया तो वो 1000 खत्म हो गए। फिर जब अगला थर्ड सेल भी आएगा इसके अंदर, वो आपको परचेज वाले लॉट से करना पड़ेगा। तो कॉस्ट ऑफ डिवेंचर निकालते समय काम आएगा। प्रैक्टिस के लिए अच्छा क्वेश्चन, प्रैक्टिस जरूर करना। तो यहाँ क्या दिया हुआ है? सेल दिया हुआ है, तो वही है, सेल रिकॉर्ड करना है, और इंटरेस्ट जब भी सेल किया उतने समय का इंटरेस्ट 3 महीने का आपको मिलेगा। फिर 1 दिसंबर को परचेज किया है, तो परचेज रिकॉर्ड करोगे और इंटरेस्ट पे करोगे। फिर आगे इंटरेस्ट की ड्यू डेट। उसके बाद 1 मार्च को दोबारा सेल किया, तो सेल पे प्रॉफिट लॉस निकालोगे और इंटरेस्ट पे ऑफ करोगे, ध्यान रखना। ठीक है, लास्ट में आता है इंटरेस्ट अक्रूड। तो मैंने क्या सिखाया था? पहले आप इंटरेस्ट अक्रूड निकालना, उसके बाद जो इंटरेस्ट वाला कॉलम है उसका बैलेंस जाएगा पीएनएल के अंदर, और जो नॉमिनल वैल्यू अमाउंट वाला कॉलम है वो जाएगा बैलेंस कैरेट डाउन। कुछ भी नया नहीं है इसके अंदर। ये एलडीआर बस इसलिए बिकॉज इसमें बहुत सारे ट्रांजैक्शन है, तो प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है। इसमें कम इंटरेस्ट, एक्स इंटरेस्ट सब आ जाता है। ठीक है, तो प्रैक्टिस के लिए वेरी गुड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। प्रैक्टिस जरूर करना है आपको इस क्वेश्चन को। क्या आप सबको यहां तक चीजें क्लियर है क्या? फटाफट से बोलो यस और नो। अरे यस और नो, मैं कुछ मिस आउट तो नहीं कर दिया? बस मैं चेक कर रहा हूं एक बार के लिए। मेरे ख्याल से वी आर गुड टू प्रोसीड फर्दर। अपन ने बहुत शानदार कवरेज कर ली है। अब आपको एक बात बताऊं, मैंने आपसे क्या कहा था? पूरे AS13 को आप 2 पार्ट में बांट दोगे, सॉरी 3 पार्ट में बांटोगे। पहला पार्ट है बेसिक्स, अपन उसमें देखा करंट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किस पे मेजर करना है, क्लासिफिकेशन क्या होता है, वो सब। दूसरा पार्ट है डिबेंचर्स, डिबेंचर वाला पार्ट इज ओवर। वाह सर, सच्ची बताओ जितने क्वेश्चन बताए ना उतने भी लिख के कर लिए ना, काम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अभी आएगा अपना इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट किया तो अकाउंटिंग कैसे होगी, बस ये वाला पार्ट बाकी है। और मैं बताऊँ इक्विटी शेयर वाला पार्ट डिवेंचर से भी ईजी है। क्या बात करो, सच्ची सर, मैं नहीं मानता। अरे कराएगा ना भाई, टेंशन को लेते हो। तो अभी हम इसके डिस्कशन पे आने वाले। क्लियर? यस। तो 2 मिनट का चाहे तो ब्रेक ले लो, फिर अपन रिज्यूम करते हैं। चलो आओ, अब ये शेयर्स वाला मामला है ना, एक ही बार में एक के भाई साहब के तरीके से निपटाते हैं। ठीक है,
सबसे पहले अपन कंसेप्ट एक एक करके डिस्कस करेंगे, हर कंसेप्ट के ऊपर मैंने एग्जांपल ले रखा है तो आपके लिए आसान हो जाएगा, फिर जब क्वेश्चंस में आओगे इट विल बिकम इवन मोर इजियर, समझने का ट्राई करना। अब ये वो केस डिस्कस कर रहा हूँ जहां अपन ने अकाउंटिंग किया है फॉर इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स। सबसे पहला केस जहां परचेज एंड सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स है। अब इक्विटी शेयर में पता है इजी पार्ट क्या है, डिवेंचर में कैसे अपन जब खरीद रहे थे तो इंटरेस्ट भी देना पड़ता था, जब बेच रहे थे तो इंटरेस्ट मिलता था। इक्विटी शेयर में देयर इज नो फिक्स्ड रिटर्न, तो यहां इंटरेस्ट वाला एडजस्टमेंट ही नहीं है। खरीदोगे तो सिर्फ खरीदने का पैसा देना है, बेचोगे तो सिर्फ बेचने का पैसा मिलेगा। अरे क्योंकि इक्विटी शेयर में थोड़ी ना मिलता है कि अपने को इतना परसेंट मिलेगा हर साल, नहीं है ना। तो अनलाइक डिवेंचर्स इन इक्विटी शेयर्स देयर आर नो फिक्स्ड रिटर्न, तो लफड़ा ही नहीं है। अब आओ एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहला ओपनिंग बैलेंस कुछ नहीं है। फर्स्ट मे को 10,000 इक्विटी शेयर्स परचेज किया 11 रुपीज पे, फेस वैल्यू 10 रुपीज। अब इक्विटी शेयर वाले केस पे तो 3 कॉलम बनता है, वो बनता है नंबर ऑफ शेयर, डिविडेंड, अमाउंट। देखो उसमें क्या बना था डिवेंचर वाले में, फेस वैल्यू, इंटरेस्ट और अमाउंट। इसमें क्या बन रहा है, नंबर ऑफ शेयर, डिविडेंड, अमाउंट। ध्यान रखना भाई, ये कॉलम का ध्यान रखना बस, ठीक है। अच्छा, तो परचेज किया है, तो परचेज किया तो एंट्री क्या होती है, इन्वेस्टमेंट टू कैश बैंक, तो आप लिखोगे टू कैश बैंक। जितने भी यहां भी नंबर्स लिखना, फेस वैल्यू नहीं, नंबर्स। कितने नंबर्स खरीदे, 10,000। इनका अमाउंट क्या है, कॉस्ट 1,10,000। यहां एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट नहीं है, बिकॉज इंटरेस्ट तो ही नहीं, ध्यान रखना। तो हो गया इतना ही है, हाँ ऐसा ही रिकॉर्ड करना है। अच्छा, उसके बाद नवंबर में हमने फिर परचेज किया 12 रुपीज़ के हिसाब से, तो कुछ नहीं, टू कैश बैंक परचेज वापस रिकॉर्ड किया, यहाँ नंबर्स रिकॉर्ड किया, कॉस्ट रिकॉर्ड किया। फिर हमने क्या किया, फर्स्ट फेब को कंपनी सोल्ड 6,000 इक्विटी शेयर्स एट ₹14। अब बेचोगे तो प्रॉफिट लॉस निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, प्रॉफिट लॉस निकालना पड़ेगा। अब प्रॉफिट लॉस कैसे निकाले सर, उसके लिए तो मालूम पड़ना चाहिए ना, फीफो की वेटेड एवरेज है। कुछ बोला ही नहीं है, तो क्या सिखाया था मैंने, जब कुछ नहीं बोलता है तो वेरी गुड आंसर, AS13 बोलता है कि वेटेड एवरेज यूज करना चाहिए अपने को, बराबर। तो 10,000 प्लस 5,000 15,000 है। अब इसका वेटेड एवरेज कॉस्ट कैसे निकाले, सुनना, एक तरीका बताता हूं। सबसे पहले सेल्स पे अपने को प्रॉफिट लॉस चाहिए ना, सेलिंग प्राइस लिखा, कॉस्ट चाहिए, वो जो शेयर्स बेचे उसकी कॉस्ट चाहिए। अच्छा, सेल्स प्राइस कैसे मिला, 6,000 इंटू 14, 84,000, ठीक है। कॉस्ट कैसे निकालेंगे, एज पर वेटेड एवरेज। सिंपल सा चीज करना, जो भी आपके अमाउंट वाला कॉलम है उसको लेना न्यूमरेटर में, और जो भी नंबर ऑफ शेयर वाला कॉलम है उसको लेना डिनोमिनेटर में। इससे आपको वेटेड एवरेज कॉस्ट पर शेयर मिल जाएगी, ठीक है। बस तो 6,000 इंटू दिस प्राइस यू विल गेट द कॉस्ट, इतना ही है। और मैंने बोला भी, व्हेन नथिंग इज मेंशन्ड AS13 प्रिस्क्राइब्स टू यूज वेटेड एवरेज। तो बेचा 84 में, कॉस्ट थी 68, तो प्रॉफिट हो गया 16 का। तो बस जो पैसा आया वो आप रिकॉर्ड करोगे, सॉरी यहाँ रिकॉर्ड करोगे 6,000 और 84,000, और जो प्रॉफिट हुआ अपोजिट साइड पे टू P&L 16,000। दैट्स इट, और कुछ था नहीं। ईयर एंड पे यहाँ कोई इंटरेस्ट वगैरह नहीं है, तो बस क्लोज कर देना। अगर कुछ डिविडेंड होता तो वो ज़्यादा P&L के अंदर कुछ है नहीं, वो इस बार जो भी अपना शेयर, नंबर ऑफ शेयर और अमाउंट है, नंबर ऑफ शेयर्स और अमाउंट है जो भी है, वो आपके क्लोजिंग बैलेंस कैरेट डाउन में आ जाएगा। तो ये सिंपल है। एग्जांपल नंबर 1 समझा, सेल्स परचेस का। आगे बढ़ जाते अब सेकंड केस, बोनस शेयर्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बोनस शेयर्स, जब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कंपनी फ्री में शेयर्स देती है। मान लो मेरे पास रिलायंस के शेयर्स थे, अब रिलायंस में जो अपने मुकेश अंबानी, मुकेश भाई अपने खास है, मेरे पे मेहरबान हो गए, बोले आकाश ले बोनस शेयर्स फ्री में। क्यों, मैं क्योंकि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हूं। तो व्हेन द कंपनी प्रोमिसेस टू गिव फ्री इक्विटी शेयर्स टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, उसको बोलते हैं बोनस शेयर्स। अब बोनस शेयर्स फ्री में मिला है तो बोनस शेयर्स की कॉस्ट तो नील है। अब उसको लेजर में रिकॉर्ड करे कि नहीं करे, लेजर में रिकॉर्ड तो करेंगे। अब कैसे रिकॉर्ड करेंगे, जितने भी बोनस शेयर्स मिले नंबर्स वाले कॉलम में नंबर्स लिखोगे, बट अमाउंट वाले कॉलम में 0 लिखोगे। बस इतना आपको ध्यान रखना है। देख लो कैसे सिखाता हूँ। मान लो ओपनिंग बैलेंस है 10,000 का, तो ओपनिंग बैलेंस रिकॉर्ड किया, ठीक है। उसके बाद मैंने परचेज किया, तो चलो देखो मैंने परचेज रिकॉर्ड किया। उसके बाद कंपनी अनाउंस्ड फ्री बोनस शेयर्स टू इन्वेस्टर इन द रेशियो ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 5 शेयर। हर पांच के बदले 1 शेयर मिलेगा। तो पहले कितने शेयर्स थे बस वो देखना, पहले नंबर ऑफ शेयर वाले कॉलम में जाओ, 10 और 5 15,000 शेयर्स थे, तो मैं उसमें बोलूंगा 15 इंटू 1/5, 3,000 शेयर्स मिलेंगे बोनस में। अब कैसे लिखूंगा, डेबिट साइड में लिखना है 2 बोनस शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर में 3,000, अमाउंट में 0 लिखा सर। अब मैंने जानबूझ के यहाँ सेल भी ले लिया। मान लो सेल ऑफ 6,000 शेयर्स एट ₹14। अब सेल पे निकालना पड़ता है प्रॉफिट लॉस, तो कैसे करोगे देख लेना प्लीज। सेलिंग प्राइस लिखा। कॉस्ट कैसे निकालोगे, देखो सिंपल सा तरीका बताता हूं। जो भी अमाउंट वाला कॉलम है न्यूमरेटर में, जो भी नंबर ऑफ शेयर वाला कॉलम है डिनोमिनेटर में। तो अमाउंट वाले कॉलम में 3 है, 1,10,000 60 और बोनस का 0, ये भी लिखो, ठीक है। और नंबर ऑफ शेयर में 3 है, 10,000 5,000 3,000, बराबर। तो आपके कॉस्ट पर शेयर हो गए 9.44, ठीक है। तो ये रही आपकी कॉस्ट, प्रॉफिट आपको आ जाएगा 27,333 का। एक कंसेप्चुअल बात सिखाऊं, बोनस शेयर जब होते हैं ना, बिकॉज उसकी कॉस्ट नील है बट शेयर्स तो फ्री में मिले हैं, तो बोनस शेयर्स की वजह से
आपकी कॉस्ट पर शेयर गिर जाती है। मान लो ये 0 और 3000 नहीं होता तो देखना कॉस्ट पर शेयर ज्यादा होती है, बट क्योंकि आपको फ्री में शेयर्स मिले तो उससे कॉस्ट पर शेयर गिर जाती है। आई होप आपको मेरी बोली हुई बातें समझी होगी, ठीक है। उसका कोई काम नहीं है, बस कॉमन सेंस के लिए, ठीक है, ध्यान रखना। मैंने नोट भी दिया हुआ है, बोनस शेयर्स विल आल्सो बी कंसिडर्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग वेटेड एवरेज कॉस्ट, ठीक है। तो बस जो भी सेल प्राइस है आपने रिकॉर्ड किया, जितने शेयर्स बिके, जितने में बिके, और जो प्रॉफिट है वो ऑपोजिट तरफ रिकॉर्ड किया, बस फिर बैलेंस कैरी डाउन करना है, दैट्स इट। ये आपका सेकंड एडजस्टमेंट था। पहला था सेल परचेज, सेकंड था बोनस, तीसरा है राइट शेयर्स। सबसे शानदार एडजस्टमेंट है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राइट शेयर्स? राइट शेयर्स में क्या करती है कंपनी? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर्स देती है, बट फ्री में नहीं देती है, सस्ते में देती है। क्या करती है? एग्जिस्टिंग वालों को शेयर्स मिलता है बट फ्री में नहीं, सस्ते में मिलता है, ठीक है। तो अब मान लो रिलायंस ने मुझे ऑप्शन दिया कि आकाश आप चाहो तो हमारे कंपनी के शेयर्स सस्ते में खरीद लो। एक स्पेसिफिक नंबर होता है कि मान लो आपके पास अगर 10,000 शेयर्स है पहले, तो आप और 2,000 शेयर्स सस्ते में खरीद लो। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं वो शेयर सस्ते में खरीद लूंगा, उसको बोलते हैं राइट शेयर्स को सब्सक्राइब करना, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, या तो मैं जो मेरे पास हक है शेयर सस्ते में खरीदने का, रिलायंस ने मुझे हक दिया है ना कि आकाश आप 2,000 शेयर सस्ते में खरीद लेना, मैं चाहूं तो ये हक खुद ना एक्सरसाइज करके किसी और को ट्रांसफर कर देता हूं। तो मान लो पीयूष है यहां, तो रिलायंस ने मुझे हक दिया कि आकाश आपको हक देते हैं कि आप 2,000 शेयर सस्ते में खरीद लेना। मैंने सोचा है मेरे के लिए कोई काम का नहीं है, मुझे नहीं चाहिए रिलायंस के शेयर, बहुत ले लिए शेयर्स, तो मैंने पीयूष को यह हक बेच दिया। सर ऐसा अलाउड है बेचना? अलाउड है ऐसा बेचना। तो अब मेरे बिहाफ पे, मेरे बदले में पीयूष रिलायंस के शेयर सस्ते में खरीद पाएगा। उसको बोलते रिनाउंस करना। क्या बोलते हैं उसको? रिनाउंस करना। तो एक होता है राइट शेयर को सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब मतलब जब मुझे ऑप्शन दिया और मैंने खरीद लिया। दूसरा होता है रिनाउंस करना, मुझे ऑप्शन दिया और ये ऑप्शन मैंने किसी को बेच दिया, रिनाउंस करना। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है वो सिखाता हूं, इधर आ जाओ। सबसे पहले देख लो, ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है लेजर में, ओपनिंग बैलेंस रिकॉर्ड कर लो सर। उसके बाद क्या बोला हुआ है? परचेज किया हुआ है 5,000, चलो परचेज को रिकॉर्ड कर लो सर। उसके बाद बोलता है कंपनी अनाउंस राइट शेयर्स इन द रेशियो ऑफ 1 फॉर एवरी 3 शेयर्स। तो जितने भी आपके पास राइट के पहले शेयर्स है, सब पे आपको 1/3 के रेशियो में राइट प्रॉमिस हुआ है। तो मैंने किया 15,000 शेयर्स पहले से थे इंटू 1/3, 5,000 शेयर्स के लिए मैं एलिजिबल हूं राइट के। अब मैंने क्या किया सुनना, एट ₹8, मतलब मैं चाहूं तो ₹8 में खरीद सकता हूं। इन्वेस्टर्स सब्सक्राइब फॉर 60% ऑफ राइट शेयर्स एंड रिमेनिंग 40% रिनाउंस्ड टू अ थर्ड पार्टी एट ₹2। मतलब मान लो रिलायंस ने मुझे ऑप्शन दिया, तो मैंने क्या किया, जितने भी मुझे राइट शेयर्स मिले उसमें से 60% मैंने सब्सक्राइब कर लिए, ठीक है, और जो बाकी 40% है रिनाउंस कर दिया। जैसे मैंने पीयूष को बेचे थे वो राइट, वैसे मैंने किसी को रिनाउंस कर दिए। अब ट्रीटमेंट क्या है एक एक करके समझेंगे। तो 5,000 शेयर का मुझे ऑप्शन मिला, उसमें से मैंने 60% सब्सक्राइब किया, मतलब 3,000 शेयर्स मैंने सब्सक्राइब किए। मैं कितने में खरीदूंगा? ₹8 में, जो भी राइट शेयर्स की प्राइस है उसमें। तो 3,000 इंटू 8 आएगा 24,000। जो भी राइट शेयर आप सब्सक्राइब करते हो उसकी एंट्री क्या रहेगी? इट इज लाइक अ नॉर्मल परचेज ऑफ शेयर्स। तो आप एंट्री मारोगे इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स टू कैश बैंक, बराबर, ये इन्वेस्टमेंट टू कैश बैंक। तो अब इसको लेजर में रिकॉर्ड करेंगे क्या? ऑफ कोर्स रिकॉर्ड करेंगे सर। मैं लिखूंगा टू कैश बैंक। राइट शेयर्स भले ही मुझे 5,000 मिले थे, बट 5,000 मत लिखना, आपने सब्सक्राइब पूरे किए या 5,000 नहीं, आपने सिर्फ 3,000 सब्सक्राइब किया, तो वो लिखना। और उसके ऑपोजिट में जितने में भी आपने सब्सक्राइब किया उसकी कॉस्ट, समझा? तो मतलब राइट शेयर्स का एक सेक्शन है आप जो सब्सक्राइब कर लेते हो वो वाला, तो उसकी एंट्री इन्वेस्टमेंट टू कैश बैंक आपके नॉर्मल परचेज की तरह लेजर में रिकॉर्ड हो जाएगा। अब आएगा मजेदार पार्ट, जो 40% आपने रिनाउंस किया। रिनाउंस मतलब मैंने सब्सक्राइब किया क्या शेयर्स? नहीं, मैंने किसी और को वो हक बेच दिया, ठीक है। तो अब मैंने वो जब रिनाउंस किया तो मैंने पीयूष को जैसे मैंने दिया तो फ्री में नहीं दिया था, मैंने ₹2 चार्ज किया। तो ये ₹2 स्ट्रेट मेरी इनकम हो जाती है। तो 2,000 शेयर्स पे मैंने ₹2 कमा लिया। अब ये जो ₹2 आप कमाते हो ये क्या है? इनकम है। इसकी एंट्री क्या रहेगी? कैश बैंक टू P&L। अब एंट्री क्या बनी? कैश बैंक टू P&L। तो क्या ये ऊपर के लेजर में रिकॉर्ड होगा? द आंसर इज नो, बिकॉज ना ही हम कैश बैंक का लेजर बना रहे, ना ही हम P&L का लेजर बना रहे। ये मत बोलना सर डिविडेंड में लिख दे क्या? अरे वो डिविडेंड है क्या? वो डिविडेंड नहीं है भाई, ठीक है। तो दिस रिनाउंस्ड अमाउंट इज नेवर शोन इन द लेजर, बिकॉज हम इन्वेस्टमेंट का लेजर बना रहे हैं, ना कि कैश बैंक या प्रॉफिट एंड लॉस का, ध्यान रखना। तो मैंने बोला भी है, दिस 4,000 विल नॉट कम इन द अबव लेजर ऑफ इन्वेस्टमेंट इफ सेपरेट लेजर ऑफ P&L इज प्रिपेयर्ड। मान लो कल को आप प्रॉफिट एंड लॉस का लेजर बनाते हो तो वहां ये आ जाएगा, ठीक है। डोंट मेक द मिस्टेक ऑफ रिकॉर्डिंग दिस इन डिविडेंड कॉलम, वो भी लिख के रखा है मैंने, सब डिस्क्लेमर वगैरह मैं देता हूं आपको, ठीक है, ध्यान रखना। चलो मैं वापस रिपीट कर दूं, कंफ्यूज मत होना। जो शेयर्स आप सब्सक्राइब करते हो ना उसके लिए आप पैसा देते हो, इसलिए होता है टू कैश बैंक।
जो शेयर्स आप रिनाउंस करते हो ना किसी और को, उसका आपको पैसा मिल जाता है, एक फ्री में एक छोटी सी इनकम मिल जाती है आपको, तो उसका पैसा आता है, तो इसलिए कैश बैंक टू पीएनएल। ठीक है, तो राइट शेयर वापस रिवाइज कराऊं, जो सब्सक्राइब किया इन्वेस्टमेंट टू कैश बैंक, लेजर में आएगा टू कैश बैंक के नाम से, और जितने सब्सक्राइब किया उतने ही लिखना। जो रिनाउंस किया, जो किसी और को बेच दिया आपने, वो आपकी इनकम है, कैश बैंक टू पीएनएल, लेजर में नहीं आएगा, उसका कुछ नहीं करना है, वो सिर्फ अपन डिस्क्लोजर पर्पस के लिए निकाल के रखते हैं। दैट्स इट, क्लियर। ये आपका थर्ड कंसेप्ट था, शानदार कंसेप्ट, मजा आ गया सर। इसी को टेस्ट करने के लिए मैंने एक और आपको कंसेप्ट दिया हुआ है, आप मतलब एक और एग्जांपल, एक एग्जांपल नहीं तो क्वेश्चन है, यू कैन जस्ट प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन फॉर राइट वाला पार्ट। ठीक है, बहुत बड़ा सिंपल है, कुछ है नहीं उसके अंदर। अब अपन आएंगे डी वाले पार्ट पे, वो है डिविडेंड वाला पार्ट, एकदम शानदार एडजस्टमेंट। चलो अब आ गया शानदार एडजस्टमेंट अपना डिविडेंड वाला। ठीक है, डिविडेंड में ये कौन से डिविडेंड की बात कर रहा हूं मैं, आई एम टॉकिंग अबाउट फाइनल डिविडेंड ईयर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिविडेंड? जैसे डिवेंचर पे मिलता है इंटरेस्ट, वैसे इक्विटी शेयर पे मिलता है डिविडेंड। डिविडेंड इज नथिंग बट अ रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब डिवेंचर में कैसा होता है, इंटरेस्ट फिक्स है कि इतना परसेंट मिलेगा, ये इस दिन पे मिलेगा। इक्विटी में डिविडेंड फिक्स नहीं होता है, ये नहीं पता है कब मिलेगा और ये भी नहीं पता कितना मिलेगा। ठीक है, अच्छा एक और चीज, जस्ट लाइक इंटरेस्ट, डिविडेंड इज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स। अब डिविडेंड का ट्रीटमेंट क्या है वो समझने के लिए अपन एक एग्जांपल लेंगे, सुनना। मान लो ओपनिंग शेयर्स थे मेरे पास, तो चलो ओपनिंग शेयर्स को मैंने ओपनिंग बैलेंस में रिकॉर्ड किया, फिर परचेज किया, तो चलो परचेज में रिकॉर्ड किया। उसके बाद बोनस शेयर्स है, तो चलो बोनस शेयर्स रिकॉर्ड किया। उसके बाद राइट शेयर्स भी है। अब राइट शेयर्स में क्या सिखाया था, अच्छा राइट शेयर्स किस पे मिलेगा, राइट शेयर्स के पहले जितने भी शेयर्स थे उन पे मिलेंगे, मतलब ओपनिंग, परचेज, बोनस, इन सब पे आपको राइट मिलेगा, इन सब पे आपको 1/9 के रेशियो में राइट मिलेगा। तो मैंने राइट की वर्किंग भी की, देखो जरा इधर, राइट की वर्किंग 60% सब्सक्राइब किया, उसको आप इन्वेस्टमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड करोगे, जो रिनाउंस किया उसको आप लेजर में रिकॉर्ड नहीं करोगे। अब आ गया कंपनी अनाउंस्ड फाइनल डिविडेंड एट द रेट 15%। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनल डिविडेंड, आसान भाषा में समझने का ट्राई करना। प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स पे जब करंट ईयर पे डिविडेंड बांटा जाए उसको बोलते हैं फाइनल डिविडेंड। प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट पे जब करंट ईयर में बांटा जाए डिविडेंड, मतलब प्रीवियस ईयर बढ़िया काम किया, कंपनी खुश है, करंट ईयर में एजीएम में बैठती है, बोलते चलो डिविडेंड देते हैं, तो प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट पे डिविडेंड मिलता है करंट ईयर में, उसको बोलते हैं फाइनल डिविडेंड। अब इसमें क्या होता है सुनना, जो भी फाइनल डिविडेंड है हमको किन किन शेयर्स पे फाइनल डिविडेंड मिलेगा। सबसे पहले ओपनिंग शेयर्स पे मिलेगा, द आंसर इज यस। तो ओपनिंग शेयर्स पे जो भी आपको फाइनल डिविडेंड मिलेगा 15% के हिसाब से, तो ओपनिंग शेयर 10,000 है, इंटू 10 रुपया फेस वैल्यू इंटू 15%, ये आपका फाइनल डिविडेंड हो गया ऑन ओपनिंग शेयर्स। वो आपके डिविडेंड वाले कॉलम में लिखा जाएगा। ठीक है, वो आपके कौन से वाले कॉलम में, डिविडेंड वाले कॉलम में लिखा जाएगा। उसके बाद जो भी आपको फाइनल डिविडेंड करंट ईयर के परचेज वाले शेयर पे मिलता है, बराबर, परचेज मतलब कितने, 5,000 शेयर्स परचेज किए, इंटू 10 रुपीज फेस वैल्यू इंटू 15%। ये जो करंट ईयर के परचेज पे आपको डिविडेंड मिलेगा ना फाइनल वाला, इसको एक्चुअली डिविडेंड की इनकम नहीं मानते हैं, इसको मानते हैं रिकवरी ऑफ योर कॉस्ट। क्या मानते हैं इसको, याद है, हाँ याद आया सर, इसको क्या मानते हैं, रिकवरी ऑफ योर कॉस्ट। तो जो करंट ईयर के परचेज पे डिविडेंड मिलेगा ना, वो डिविडेंड वाले कॉलम में नहीं, वो अमाउंट वाले कॉलम में लिखा जाएगा। ठीक है, उसके अलावा जो बोनस और राइट शेयर्स है, जो करंट ईयर में बोनस राइट शेयर्स है, उस पर फाइनल डिविडेंड नहीं मिलेगा, उस पर फाइनल डिविडेंड नहीं मिलेगा। तो पहले याद कर लो, फिर लॉजिक बता रहा हूं, सुनो। सबसे पहले फाइनल डिविडेंड ओपनिंग शेयर्स पे मिला, डिविडेंड वाले कॉलम में लिखना। फाइनल डिविडेंड करंट ईयर के परचेज वाले शेयर पे मिला, अमाउंट वाले कॉलम में लिखना। बोनस और राइट शेयर्स पर डिविडेंड नहीं मिलता है। ठीक है, अब मैं आपको शॉर्ट में लॉजिक देने का ट्राई करता हूं, लॉजिक समझे तो ठीक, वरना याद कर लेना ये वाला पार्ट। सुनना, होता क्या है, फाइनल डिविडेंड आपको मिल रहा है प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स पे करंट ईयर में, तो जो शेयर्स प्रीवियस ईयर थे सिर्फ उन पे डिविडेंड मिलता है, बराबर। तो क्या बोनस प्रीवियस ईयर में थे, नहीं सर। राइट शेयर्स क्या कंपनी ने प्रीवियस ईयर इशू किए थे, नहीं। बोनस और राइट शेयर्स कंपनी ने इशू ही करंट ईयर में किए। फाइनल डिविडेंड क्या होता है, ये जो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट है और जो प्रीवियस ईयर के शेयर्स थे आउटस्टैंडिंग थे, सिर्फ उस पर दिया जाता है। तो क्योंकि बोनस और राइट शेयर्स करंट ईयर में आए हैं, तो उस पर आपको फाइनल डिविडेंड नहीं मिलता है, पहला चीज। सेकेंड चीज, अब आपके मन में सवाल आएगा, सर ये परचेज भी तो आपने करंट ईयर में किया है ना, इस पे कैसे आपको डिविडेंड मिला। फिर परचेस आपने करंट ईयर में किया है, बराबर। ये शेयर्स कंपनी के द्वारा इशू तो कर दिए गए थे प्रीवियस ईयर में, वो बस फर्क ये किसी और के पास थे। मान लो प्रीवियस ईयर में ये शेयर्स, जैसे रिलायंस के शेयर्स है, तो रिलायंस ने मार्केट में शेयर्स तो इशू कर दिए थे, मान लो वो शेयर्स बीबी सर के पास थे प्रीवियस ईयर में। परचेज का मतलब होता है बस बीबी सर से मैंने इस साल खरीद लिए, इसका ये मतलब नहीं है कि रिलायंस ने ये साल इशू किए शेयर्स, नहीं नहीं नहीं, ये शेयर्स प्रीवियस ईयर भी थे, ये शेयर्स आज भी है। तो इसलिए परचेज पे जो डिविडेंड मिलता है इसको हम अमाउंट वाले कॉलम में लिखते हैं। अब अमाउंट वाले कॉलम में लिखने का लॉजिक क्या हुआ सर, देखो शेयर्स पे जो डिविडेंड मिलता है प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स पे करंट ईयर में डिविडेंड बांट रहा है। क्या प्रीवियस ईयर में मैं ओनर था,
नहीं सर, फिर भी मुझे डिविडेंड मिला ना तो उसको रिकवरी ऑफ कॉस्ट माना जाता है। देखो जैसे जो ओपनिंग शेयर्स है, इसका ओनर तो मैं प्रीवियस ईयर में भी था, आज भी हूँ, तो इसलिए इस पे जो डिविडेंड मिला वो मेरी इनकम है। बट जो परचेज वाले शेयर्स है, इसका मैं ओनर प्रीवियस ईयर नहीं था, फिर भी मुझे डिविडेंड मिला ना, रिकवरी ऑफ कॉस्ट। सबको समझा? चाहिए तो रिवाइंड करके वापस सुन लो 2-3 बार, ठीक है? तो 100 बात की एक बात अगर समराइज करूं, देखो मैंने समराइज करके दिया हुआ है डिविडेंड के लिए, एक के वाई साहब एक्सक्लूसिव समरी। डिविडेंड ओपनिंग शेयर्स पर जो मिलेगा वो डिविडेंड वाले कॉलम में जाएगा। डिविडेंड जो करंट के परचेज पे मिलेगा वो अमाउंट वाले कॉलम में जाएगा। और जो फाइनल डिविडेंड बोनस और राइट शेयर्स पे मिलेगा, नहीं मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखना। इसी को बेहतर समझने के लिए आओ एक क्वेश्चन करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 21। अब इस पर सब कुछ आ जाएगा। पुराने क्वेश्चन बैंक जिसके पास भी है उसका इलस्ट्रेशन नंबर 14 है और अपना नए वाले का क्वेश्चन नंबर 21 है। प्लीज खास ध्यान देना इधर क्या बोलता है। 1 अप्रैल में 15,000 इक्विटी शेयर्स थे। अगेन टाइमलाइन बनाओ, ठीक है? तो ओपनिंग बैलेंस था 15,000 का। मैं टाइमलाइन भी बनाऊंगा, साथ साथ में लेजर में इंपैक्ट भी दिखाऊंगा। तो ओपनिंग बैलेंस मैंने रिकॉर्ड किया नंबर और अमाउंट के अंदर। फिर क्या बोलता है, फिर बोलता है 1 जून हमने 5,000 शेयर्स और खरीदे 1 लाख रुपए में। तो शेयर्स खरीदे 5,000, शेयर्स खरीदे 1 लाख रुपए में। यहाँ कोई इंटरेस्ट वगैरह तो है नहीं, टेंशन ही नहीं है। उसके बाद बोनस वॉज डिक्लेयर्ड एट द रेट ऑफ 1 फॉर एवरी 5 शेयर्स। तो बोनस के पहले ये 2 शेयर्स थे, तो इस पे इंटू 1/5 के रेशियो में आपको मिला बोनस। आपने बोनस रिकॉर्ड किया, इसका कॉस्ट रहता है 0। देखो टाइमलाइन में आपने बोनस भी लिख दिया। उसके बाद आपको मिले राइट शेयर्स 1/6 के रेशियो में। 20% प्रीमियम पे आपने सब्सक्राइब किया। 20% प्रीमियम का मतलब है अगर आपको राइट शेयर्स खरीदना है, फेस वैल्यू 10 रुपया होती है, 20% प्रीमियम मतलब फेस वैल्यू पे प्रीमियम जोड़ो तो राइट शेयर्स का प्राइस हो गया 12 रुपया। मतलब इफ यू वांट टू सब्सक्राइब द राइट शेयर्स, आपको 12 रुपए में खरीदना पड़ेगा। अब इसमें क्या हुआ सुनना, हाफ ऑफ द राइट इशू हमने सब्सक्राइब किया है और बाकी हाफ को हमने बेच दिया, मतलब रिनाउंस किया हुआ है। तो राइट में कैसा रहेगा देख लेना फटाफट से, मैंने वर्किंग करके रखा हुआ है। देखो राइट शेयर्स यहाँ है, तो इसमें हमने 50% किया सब्सक्राइब, मतलब 4,000 में से 2,000 शेयर सब्सक्राइब किए, तो वो आपके लेजर में दिख जाएंगे 2,000 शेयर्स और उसका प्राइस। बाकी 2,000 हमने रिनाउंस कर दिए, तो ये लेजर में आने वाला है क्या? नहीं, इसका लेजर में कोई इंपैक्ट नहीं आने वाला है सर। ठीक है, सिंपल। उसके बाद आया मजा, उसके बाद आया जिंदगी में आपके डिविडेंड। ठीक है, क्या बोलते हैं, डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 11, मतलब प्रीवियस ईयर का डिविडेंड आपने करंट ईयर में दिया है 31 अक्टूबर को। तो डिविडेंड किस पे मिलेगा, बताया था ना, फाइनल डिविडेंड है, ओपनिंग पे मिलेगा। जो ओपनिंग के ऊपर डिविडेंड निकालोगे, जैसे इस ओपनिंग वाले शेयर्स पे 10 रुपया इंटू जो भी परसेंट डिविडेंड है, 20% डिविडेंड है मेरे हिसाब से, बराबर। तो ये जो भी डिविडेंड है वो डिविडेंड वाले कॉलम में आएगा, ठीक है। और जो परचेज के ऊपर डिविडेंड है वो आपके अमाउंट वाले कॉलम में आ जाएगा। सर राइट शेयर्स और बोनस पे डिविडेंड मिलेगा? द आंसर इज नो, ध्यान रखना, सिंपल है सर। उसके बाद और कुछ है? उसके बाद मेरे ख्याल से और कुछ नहीं है। उसके बाद अच्छा सेल्स है, सेल्स है ना, इधर बोला हुआ है सोल्ड हाफ ऑफ इट्स शेयर होल्डिंग। अब नंबर ऑफ शेयर कितने बेचे ये नहीं दिया, हाफ बेचे इतना बताया, तो कोई बात नहीं, जितने शेयर्स है आपको वो नंबर ऑफ शेयर के कॉलम से मिल जाएंगे। इसको डिवाइड बाय 2 कर देना। देखो मैंने यहाँ किया हुआ है, इधर किया हुआ, इधर आओ। टोटल नंबर ऑफ शेयर मिला, निकाले मैंने नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ शेयर्स वाले कॉलम से। 50% मैंने बेच दिए। कितने में बेचे वो प्राइस दिया हुआ है अपने को 16.5 और 1% का ब्रोकरेज इंकर किया। सेल्स वाले केस में ब्रोकरेज लेस करते, तो 16.5 और 1% का ब्रोकरेज लेस कर दिया, नेट सेलिंग प्राइस मिल गई। अब मुझे तो कॉस्ट भी निकालनी है, बिकॉज सेलिंग जब करते हो तो आपको प्रॉफिट लॉस भी निकालना होता है। तो सर कॉस्ट कैसे निकाले? अरे कुछ नहीं बोला है, फीफो वेटेड एवरेज, तो वेटेड एवरेज यूज करेंगे। कैसे निकालेंगे सर? कुछ नहीं, अमाउंट वाला कॉलम डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर वाला कॉलम। अच्छा, अब जब अमाउंट वाला कॉलम लिखोगे तो ध्यान रखना, जो भी डेबिट साइड वाला अमाउंट है सारे ऐड करना, और अगर क्रेडिट साइड में भी कोई अमाउंट है, जैसे पता है अपने कुछ डिविडेंड को रिकवरी ऑफ कॉस्ट माना हुआ है, तो ये क्रेडिट साइड वाला जो अमाउंट है वो आपके न्यूमरेटर में माइनस होएगा, इसलिए मैंने स्टार मार्क कर रखा है, डिवाइड बाय द नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, तो आपको मिलेगा कॉस्ट पर शेयर, जितने भी शेयर्स बेचे उनकी कॉस्ट मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा टोटल कॉस्ट। प्रॉफिट आ गया है तो कुछ नहीं, जो भी बेच के पैसा आया है वो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करोगे लेजर में, और जो भी प्रॉफिट है वो लेजर के डेबिट साइड में आप यहाँ रिकॉर्ड कर लोगे। उसके बाद कुछ नहीं और कुछ करना है नहीं करना है सर, तो लेजर क्लोज करेंगे। डिविडेंड वाला को जो कॉलम है वो आपके पीएनएल में जाएगा, बराबर, और जो भी आपका नंबर ऑफ शेयर और अमाउंट वाला कॉलम है वो बैलेंस कैरी डाउन में आ जाएगा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? एकदम क्लियर है सर, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, ये आपने शानदार क्वेश्चन अपन ने कर लिया। आगे आते अब अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन करने में कंजूसी नहीं करेंगे भाई साहब, एकदम बढ़िया शांति से सारे क्वेश्चन कराऊंगा। इधर आओ, ध्यान दो। छोटा सा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है, मैं सीखने को बहुत कुछ है, सुनना क्या बोलता है। कृष्णमूर्ति ने परचेज किया 1000 इक्विटी शेयर 100 रुपए का 120 रुपए में, हु चार्ज 2% का ब्रोकरेज। फिर बोलता है ही इंकर्ड 50 पैसे पर 100 रुपीज एज कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर स्टैम्प्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 50 पैसे पर 100 रुपीज? 50 पैसे का मतलब 0.5 रुपीज डिवाइड बाय 100 करना, तो आपको एक परसेंटेज मिलेगा। मतलब बेसिकली 2% का ब्रोकरेज है, साथ साथ में 0.5% का ट्रांसफर फीस भी है कुछ। तो
ठीक है सर, वापस से 0.5% कैसे आया, बोलता है 50 पैसा लगता है 100 रुपए पे, तो 50 पैसा डिवाइड बाय 100 रुपया करोगे तो आपको परसेंटेज मिलेगा, इंटू 100 करके परसेंटेज मिल जाएगा। तो इतना परसेंटेज लगा लेना, बेसिकली परसेंटेज नहीं दिया है, कुछ एक इनडायरेक्ट तरीके से दिया हुआ है। तो बस आपने इसको टाइमलाइन में लिख लिया कि परचेज किया है ब्रोकरेज और स्टैंड ड्यूटी और ट्रांसफर फीस के साथ, तो कॉस्ट निकाल लो, कॉस्ट प्लस ब्रोकरेज प्लस ट्रांसफर फीस, तो ये कॉस्ट हो गई, लिख लेना जितने नंबर ऑफ शेयर्स है और जितने अमाउंट है। उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद कुछ नहीं, आपको मिला है बोनस, बोनस वॉज डिक्लेयर्ड इन द रेशियो ऑफ 1:2, तो 1:2 में बोनस लिखना और अमाउंट में 0 लिख देना। उसके बाद बोलता है, अब देखो क्या बोलता है, बिफोर एंड आफ्टर द रिकॉर्ड डेट ऑफ बोनस शेयर्स द शेयर्स वर कोटेड एट 175 एंड 90, बोलता है बोनस के पहले शेयर्स का प्राइस 175 था, जैसे ही बोनस डिक्लेयर किया शेयर प्राइस गिर के 90 रुपीज हो गई। सर ऐसा कैसा होता है, ऐसा होता है मार्केट में, बिकॉज मार्केट में आपके नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाते हैं बट पैसा कुछ भी नहीं आया होता है, तो जैसे ही बोनस अनाउंस होता है, बोनस के शेयर इशू होते हैं, प्राइस गिर जाती है। ठीक है, आगे ऑन 31 March 12 कृष्णमूर्ति सोल्ड शेयर्स टू अ ब्रोकर हु चार्ज्ड 2%, तो आपने बेचा, अब कितने में बेचा ये तो बोला ही नहीं है, अरे आपने कब बेचा है, बोनस वगैरह मिलने के बाद बेचा है, तो मान लो 90 में आपने बेचा होगा। ठीक है, तो यहाँ जब बेचोगे अगेन आपको प्रॉफिट लॉस निकालना पड़ेगा, तो पहले देखो सेलिंग प्राइस है डायरेक्टली दिया हुआ नहीं था, मैंने अज्यूम किया कि जो बोनस के बाद प्राइस है उसी प्राइस में आपने बेचा होगा। अब सेल्स में ब्रोकरेज करना माइनस, तो आपको मिलेगा नेट सेलिंग प्राइस। कॉस्ट निकालने के लिए वही अमाउंट वाला कॉलम न्यूमरेटर में और नंबर ऑफ शेयर्स वाला कॉलम डिनोमिनेटर में, तो पर कॉस्ट की शेयर मिलेगी, टोटल कॉस्ट निकाल लेना आपको, सॉरी पर शेयर की कॉस्ट मिलेगी, हाँ टोटल कॉस्ट निकाल लेना, आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। जो भी पैसा आया वो यहाँ रिकॉर्ड, सॉरी जो पैसा आया क्रेडिट साइड में, जो प्रॉफिट हुआ डेबिट साइड में, बैलेंसिंग फिगर आप रिकॉर्ड कर लेना। सर इसमें क्या ही एलडीआर था, इसमें एलडीआर ये था कि ध्यान रखना सबसे पहले वो ट्रांसफर फीस का जो परसेंट निकाला 0.5 दैट वाज इंपॉर्टेंट, उसके अलावा सेल प्राइस दिया हुआ नहीं था तो 90 मैंने मान लिया। अच्छा इसमें एक और चीज़ किया हुआ है, लास्ट में बोला हुआ है कि आपको चेक करना है कॉस्ट या मार्केट वैल्यू, तो कॉस्ट तो क्या रहेगा, आपका लजा का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो कॉस्ट रहेगा, मार्केट वैल्यू 90 के हिसाब से चेक कर लेना, तो 1000 का 90 रुपीज़ करोगे तो 90,000 आएगा, तो कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर, तो कॉस्ट ही लोअर है, कॉस्ट पे रखेंगे सर। क्लियर है वाला पार्ट, क्या एकदम क्लियर, और मैंने बोला भी है आप ये वाला चीज भूल जाओगे, जो कॉस्ट और मार्केट वैल्यू चेक करना ना वही वाला चीज आप भूलोगे, तो ध्यान रखना है वाला पार्ट। ठीक है, चलो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है, प्रैक्टिस के लिए आप कर सकते हो, इतना कुछ उसमें डिफिकल्ट कुछ है नहीं। सेम अप्लाइज फॉर क्वेश्चन 26, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, सेम है, वही खरीदा है बेचा है वही सब कारनामे अपन ने किए। हाँ 26 में एक चीज इंपॉर्टेंट है, एक चीज इंपॉर्टेंट है, इसमें दो मतलब 2 साल का बनाने बोला है, एक इसमें यहाँ भी ईयर एंड है और ईयर एंड के बाद भी आपसे डेटा मांगा है, मतलब यहाँ बेसिकली लेजर एक नहीं 2 साल का बनाने बोला गया, बट देर इज नथिंग न्यू इन दैट। क्वेश्चन 26 एलडीआर, चलो एलडीआर मार्क किया हुआ है, ये पुराने क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 6 है, आपको चाहिए तो मैं दिखा देता हूँ इसमें जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो। अब इसमें कैसा सुनना, अपने को जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट पूछा है वो 2 साल का पूछा है, 31 March 19 का पूछा है, 20 का भी पूछा है। अब 19 में 2 एडजस्टमेंट है, दोनों परचेज के एडजस्टमेंट है। ठीक है, परचेज किया तो 1 साल तो आपका यही खत्म हो जाएगा, देखो मैंने लेजर कैसा बनाया, परचेज किया ठीक है खत्म हो गया साल, तो यहां बन जाएगा बैलेंस कैरेट डाउन। अब जो इस साल का बैलेंस कैरेट डाउन है वो यहां का बनेगा बैलेंस ब्रॉट डाउन, बस इतना ध्यान रखना। फिर उसके बाद अगले साल में क्या हुआ है, वही परचेस वही बोनस वही डिविडेंड। अच्छा डिविडेंड फाइनल डिविडेंड है, तो जो ओपनिंग पे डिविडेंड मिलेगा वो डिविडेंड वाले कॉलम में, जो परचेस पे डिविडेंड मिलेगा वो अमाउंट वाले कॉलम में, सिंपल है सर। उसके बाद वही है राइट इशू है, फिर सेल रहेगा, बस सिंपल है। तो ये एलडीआर है, भले ही मार्क कर लो एलडीआर, अच्छा क्वेश्चन है 2 साल का पूछा इसलिए, बट इट इज वेरी सिंपल। ठीक है ध्यान रखना, तो इतना कुछ नया नहीं है इसके अंदर कुछ भी। ओके चलो अब हम आगे बढ़ेंगे। हाँ हाँ क्वेश्चन नंबर 27, अ वेरी गुड क्वेश्चन, बट 27 करने के पहले मैं आपको एक और कंसेप्ट से थोड़ा सा वाकिफ रूबरू करवाना चाहूंगा। करवा दूं क्या, करवाओ ना सर, क्यों नहीं, क्यों नहीं आओ करवाता हूं। इंटरम डिविडेंड, सर डिविडेंड तो पढ़ा ना हमने, वो फाइनल डिविडेंड पढ़ा। फाइनल डिविडेंड क्या होता है, देखो मैंने लिख के भी दिया हुआ है, प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट पे करंट ईयर पे डिविडेंड दिया, फाइनल डिविडेंड। अच्छा करंट ईयर के प्रॉफिट पे करंट ईयर में डिविडेंड दिया, इंटरम डिविडेंड। अब आप इतने खुश होते हो करंट ईयर में इतना अच्छा काम हुआ है कि मान लो 10 महीना आपने करंट ईयर में काम किया, बहुत शानदार काम किया, बोले मजा आ गया, तो कंपनी इतनी खुश है कि करंट ईयर के प्रॉफिट पे करंट ईयर पे डिविडेंड बांट देती है, उसको बोलते हैं इंटरम डिविडेंड। अब इंटरम डिविडेंड मिला तो क्या करना है सुनना। सबसे पहली बात, क्योंकि इंटरम डिविडेंड करंट ईयर के प्रॉफिट में करंट ईयर पे मिलता है, तो इंटरम डिविडेंड सारे शेयर्स पे मिलता है, ओपनिंग पे, परचेज पे, बोनस पे, राइट्स पे, सब पे मिलना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा इंटरम डिविडेंड का अकाउंटिंग बहुत सिंपल है। फाइनल में क्या करते थे, फाइनल डिविडेंड में जो ओपनिंग शेयर्स पे मिला वो डिविडेंड वाले कॉलम में, जो परचेज पे मिला वो अमाउंट वाले कॉलम में, ये सब करते थे। इंटरम डिविडेंड जो भी मिले सब डिविडेंड वाले कॉलम में। क्यों, क्योंकि इंटरम डिविडेंड में देयर इज नथिंग नोन एज रिकवरी ऑफ कॉस्ट, जो भी मिले सब आपकी इनकम है। तो इंटरम डिविडेंड ओपनिंग पे मिले,
परचेस पे मिले, बोनस पे मिले, राइट पे मिले, सबका जो इंटरम डिविडेंड है वो आपके डिविडेंड वाले कॉलम में आ जाएगा। मतलब मैं बोलूं डिविडेंड वाले इंटरम डिविडेंड इज मच इजियर। यस सर। अच्छा, अब इंटरम डिविडेंड में कुछ की पॉइंट्स। सबसे पहली बात, इंटरम डिविडेंड मींस सिर्फ जो भी बोला सब लिख के दिया, टेंशन मत लो भाई, आए लिखा के जाएगा। विच इज डिक्लेयर्ड इन करंट ईयर फॉर द प्रॉफिट अर्नड इन करंट ईयर। पहला, इंटरम डिविडेंड ऑन ओपनिंग शेयर्स प्लस करंट ईयर परचेस विल बी ट्रांसफर टू पीएनएल, डिविडेंड वाले कॉलम में। इंटरम डिविडेंड ऑन बोनस एंड राइट शेयर्स, इफ नथिंग इज मेंशन्ड इन क्वेश्चन देन इंटरम डिविडेंड इज रिसीव्ड ऑन दीज शेयर्स, मतलब बोनस और राइट पे भी मिलेगा। बट इफ क्वेश्चन स्पेसिफिकली मेंशन्स दैट नो डिविडेंड ऑन बोनस एंड राइट शेयर्स देन डू नॉट रिकॉर्ड डिविडेंड। अब क्वेश्चन ही डायरेक्टली बोल दे कि इंटरम डिविडेंड बोनस और राइट पे नहीं देना है तो फिर मत देना। बट अगर कुछ नहीं बोले तो इंटरम डिविडेंड आपको उन पे निकालना है। क्यों? इंटरम डिविडेंड करंट के प्रॉफिट पे करंट पे मिल रहा है, तो इसलिए जो करंट में जो जितने भी शेयर्स थे सब पे मिल जाता है ऐसा। अच्छा, उसके अलावा सर एग्जाम में हमको कैसे समझेगा कि ये डिविडेंड इंटरम की फाइनल है? तो सुनना, अगर क्वेश्चन में वर्ड यूज किया डिविडेंड दिया, सिर्फ डिविडेंड वर्ड बोला है, दैट मीन्स इट वॉज अ फाइनल डिविडेंड। और अगर क्वेश्चन में इंटरम डिविडेंड होगा तो वो वर्ड इंटरम डिविडेंड ही यूज करेगा। मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, दिखा दूंगा मैं आपको, समझा? तो जहां इंटरम डिविडेंड होगा वहां दे विल स्पेसिफिकली यूज द वर्ड इंटरम डिविडेंड। सबको समझा मैंने क्या बोला? यस। चलो, प्रूफ करने के लिए क्वेश्चन कराऊंगा, क्वेश्चन नंबर 27। ये क्वेश्चन देखना प्लीज, क्वेश्चन 27 पुराने वाले क्वेश्चन का क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, ध्यान देना इधर क्या बोलता है। मीरा लिमिटेड कैरिड आउट द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द शेयर्स ऑफ कुमार लिमिटेड। ऑन 1 April 19 शी परचेस्ड 40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹1 ईच फुल्ली पेड अप। तो मैंने लिखा परचेस रिकॉर्ड करना है अपने को, तो आओ लेजर में भी परचेस मैंने रिकॉर्ड कर लिया, सिंपल। 15th में मीरा सोल्ड 8,000 शेयर्स, तो सेल पे आप जो भी लॉस प्रॉफिट है वो निकालोगे। तो सेल वगैरह किया है, तो सेल पे अपन ने इधर सॉरी ऊपर सेल्स किया है और उस पर प्रॉफिट आया वो रिकॉर्ड किया। प्रॉफिट वगैरह निकालना आता है, अब इस पर अपन दिमाग नहीं लगाएंगे। उसके बाद है एट अ मीटिंग ऑन 15 जून द कंपनी डिसाइडेड टू मेक अ बोनस 1 for every 4 शेयर्स। तो बोनस आया 1 for every 4 शेयर्स, तो चलो बोनस रिकॉर्ड किया 1 for every 4 शेयर्स। ठीक है, आगे फिर बोलता है टू गिव इट्स मेंबर्स द राइट टू अप्लाई 1 शेयर फॉर एवरी 5 शेयर्स हेल्ड ऑन 1 June 19। अब इंपॉर्टेंट पार्ट बोलता है राइट शेयर्स किस पे देना है? जो शेयर्स 1 June 19 तक थे। नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, राइट जब आ रहा है तो उसके पहले जितने भी शेयर्स है सब पे राइट देना। बट आप ध्यान से देखना, बोनस जो है वो आया ही 15 जून को है। राइट शेयर अपने को देना है 1 जून तक के शेयर्स पे, मतलब राइट शेयर सिर्फ इन दोनों पे आएगा। ओ, तो ये इंपॉर्टेंट हिंट था, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है, मतलब इस केस में बोनस पे राइट शेयर्स नहीं मिलेगा। ठीक है, एट अ प्राइस ऑफ 1.5 पर शेयर। अब इसमें बोलता है राइट का जो प्राइस है वो 1.5 है, 75% इज पेएबल ऑन 15 जुलाई एंड बैलेंस 75% पर शेयर इज पेएबल ऑन 15 सितंबर। अब राइट में भी जो प्राइस है पूरा एक साथ नहीं पे करना है, थोड़ा 15 जुलाई को पे करना है, थोड़ा सितंबर में पे करना है। तो जब जितना पैसा आया उस डेट पे रिकॉर्ड करना। अब मैं देखता हूँ, मान लो राइट में इन्होंने सब्सक्राइब कितना किया वो दिया हुआ है क्या, नीचे आकर बोला हुआ है मीरा रिसीव्ड अ बोनस शेयर्स एंड टुक अ 4,000 अंडर द राइट इशू। बाकी उसने रिनाउंस कर दिया फॉर 40 पैसे पर शेयर। अब सुनना राइट शेयर का ट्रीटमेंट देखो जरा इधर आके। टोटल 32,000 शेयर, मतलब 32 मतलब यही दो, सॉरी ये परचेस, सॉरी ये ओपनिंग परचेस और ये सेल। क्या हो गया सर, बेवड़ा मार के बैठोगे सर, ये परचेस और ये सेल ये हटाकर नेट में 32,000 बचता है। सिर्फ इस पे राइट मिलेगा, वापस बोनस पे राइट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आएंगे इतने 6400 शेयर्स। अब इसमें से 4,000 के सब्सक्राइब। ठीक है, अब इसमें से ₹1.5 का सब्सक्रिप्शन प्राइस था, 75 पैसा दिया 15 जुलाई को। तो आप 15 जुलाई को सिर्फ 75 पैसा रिकॉर्ड करोगे, शेयर्स रिकॉर्ड कर लो पूरा, बट सिर्फ अमाउंट 3,000 रिकॉर्ड करोगे। और बाकी 75 पैसा आपको आया है 15 सितंबर को, 3,000 रुपया, तो आप 15 सितंबर को रिकॉर्ड करोगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। अच्छा, उसके बाद क्या बोलता है, बाकी तो रिनाउंस कर दिया, उसका कोई एंट्री तो आता नहीं है, खत्म हो गई कहानी। फिर बोलता है द शेयर्स इशूड अंडर 1 and 2 वर नॉट टू रैंक फॉर डिविडेंड। मतलब जो आपने 1 and 2 में शेयर्स दिए, मतलब जो बोनस और राइट दिया है उस पर डिविडेंड नहीं देना है। ठीक है, नॉर्मली अगर ऐसा नहीं बोलता, ऐसा नहीं बोलता, यहाँ इंटरम डिविडेंड है बाय द वे, तो अगर ये नहीं लिखा होता तो इंटरम डिविडेंड में इन पे दे देता, बट क्लियरली बोला नहीं देना है तो नहीं देना है। मतलब इंटरम डिविडेंड मैं सिर्फ ओपनिंग और परचेज पे दूंगा, बाकी किसी पे नहीं दूंगा। यहाँ ओपनिंग तो है नहीं, सिर्फ परचेज ही है। एनीवेज, फिर बोलता है इंटरम डिविडेंड कितना है, 15%। तो अभी परचेज पे जो इंटरम डिविडेंड है वो मिलेगा, बट परचेज के बाद आपने सेल भी तो किया है, तो नेट बचा कितना है, 32,000। बस इस पे आपको इंटरम डिविडेंड मिलेगा 15% का। नो, नॉट ऑन बोनस एंड राइट एज इट इज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन। ठीक है, तो इंटरम डिविडेंड है तो ये देखना ही मत कि परचेज पे की ओपनिंग पे जिस पे भी मिलेगा वो सीधा डिविडेंड वाले कॉलम में आप लिख देना।
ठीक है, एकदम सिंपल वाला पार्ट। उसके बाद और कुछ है नहीं। फिर वो बोलता है कि शी रिसीव 28,000 फ्रॉम सेल ऑफ 20,000 शेयर्स, वापस से कुछ बेचा वगैरह है तो आप प्रॉफिट लॉस निकाल लेना। ठीक है, दैट्स इट। मेरे ख्याल से और इसके अंदर कुछ है नहीं। अच्छा क्वेश्चन है, इंटरम डिविडेंड सिखाना था, मैंने आपको सिखा दिया। क्लियर है वाला पार्ट? यस सर। अच्छा, उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 28 भी है, जो कि पुराने क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर 23 है। ठीक है, अब इसमें एक पार्ट इंपॉर्टेंट है, प्लीज आपको खास ध्यान देना है। इसके अंदर पूरा क्वेश्चन सेम है जो अपन ने प्रीवियस क्वेश्चन किया, एज इट इज सेम है, कुछ भी नया नहीं है। बस इसमें यह है कि पता है ईयर एंड पे अपन कॉस्ट या मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर पे वैल्यू करते हैं, वो वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देखना कैसा है। अब मैं सिर्फ वो ईयर एंड वाला पार्ट डिस्कस कर रहा हूं। अब ईयर एंड पे कॉस्ट कैसे मिलती है? जो आपका बैलेंस कैरेट डाउन है वो कॉस्ट होता है। अब यहां जब आपने मार्केट वैल्यू निकाली तो कॉस्ट और मार्केट वैल्यू में मार्केट वैल्यू लोअर आ गई। तो ऐसे केस में पता है क्या करना होता है? जो आपका बैलेंस कैरेट डाउन आया रहेगा ना 2,01,886, ये आप नहीं लिख सकते अभी, तो इसको काट के मार्केट वैल्यू पे ले आना, 192,500 पे ले आना। लेकिन सर टैली नहीं करेगा मेरा लेजर, बिकॉज ये तो बैलेंस ही फिगर लाया था मैंने। अब इसको अगर मैं कम कर दूंगा तो टैली नहीं करेगा। तो ये लॉस जो है आपने, क्योंकि मार्केट वैल्यू गिर गई है तो लॉस हुआ है ना, ये लॉस यहां नीचे बुक होएगा। ओ, वापस से रिपीट कर रहा हूं, सुनना। जो इंपॉर्टेंट पार्ट है उसे वो डिस्कस कर रहा हूं। जब आप ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो आपको क्लोजिंग बैलेंस मिलेगा। वो क्लोजिंग बैलेंस कॉस्ट होती है आपकी। ठीक है, मार्केट वैल्यू निकालोगे तो इस क्वेश्चन में मार्केट वैल्यू आ रही है लोअर। दैट मीन जो बैलेंस कैरेट डाउन आपका बैलेंस से फिगर आया था वो उस पर नहीं दिख सकता, बिकॉज मार्केट वैल्यू उससे भी लोअर है। तो आप मार्केट वैल्यू पे दिखाना, और जो भी कॉस्ट और मार्केट वैल्यू का लॉस है वो आप अलग से दिखाना। जस्ट रिमेंबर दिस। ठीक है, अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हो गया सर। तो ये भी शानदार क्वेश्चन था, मजा आ गया। अब आएगा एक और नया कंसेप्ट। ठीक है, टेंशन मत लो, इक्विटी शेयर्स के मैं जो जितने भी कंसेप्ट है वो लास्ट में वापस रिवाइज कराऊंगा, तो टेंशन लेना मत। लास्ट में क्विक रिवीजन आपका वेट कर रहा है। हाँ, कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर्स इनटू शेयर्स। अब इसमें क्या होता है, कभी कभी याद है कन्वर्टेबल डिवेंचर के बारे में कभी सुना है? कन्वर्टेबल डिवेंचर में क्या होता है? देखो, नॉर्मल डिवेंचर में क्या होता है, आपको हर साल इंटरेस्ट मिलता है और प्रिंसिपल का पैसा मिलता है ना। नॉर्मल डिवेंचर में ये होता है, मान लो आपने डिवेंचर खरीदे तो हर साल आपको इंटरेस्ट मिलेगा और लास्ट में जाके प्रिंसिपल का पैसा मिलेगा। कन्वर्टेबल डिवेंचर में होता है, आपको हर साल इंटरेस्ट तो मिलता है, बट प्रिंसिपल लास्ट में जाके प्रिंसिपल के पैसे के बदले इक्विटी शेयर मिल जाते हैं। मतलब इंटरेस्ट में कोई कंजूसी नहीं है, इंटरेस्ट तो पहले भी मिलता था, अभी भी मिलेगा। बस कन्वर्टेबल डिवेंचर में ये फर्क होता है कि प्रिंसिपल का पैसा नहीं मिलेगा, उसके बदले उस कंपनी की इक्विटी शेयर मिल जाएंगे। तो जब भी वैसा कन्वर्जन होता है तो जर्नल एंट्री क्या रहेगी कन्वर्जन की? तो कन्वर्जन में क्या होता है, जो कन्वर्टेबल डिवेंचर है वो बाहर जाता है और उसके बदले इक्विटी शेयर आता है। तो जो भी इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर है वो करना क्रेडिट, और जो इक्विटी शेयर आया वो करना डेबिट। अब इसके अमाउंट क्या होगा, सुनना। जिस अमाउंट पे आपका डिवेंचर बाहर जा रहा है उसी अमाउंट पे आप आने वाले इक्विटी को रिकॉर्ड करना। देखो, जब अपन ऐसा मान लो एक तरीके से जब डिवेंचर बेचते थे, सेल करते थे, तो डिवेंचर को अपन कॉस्ट या कैरिंग अमाउंट पे बाहर करते थे, बराबर। तो यहाँ कन्वर्जन को भी सेल की तरह ही मान लो। आप मान लो डिवेंचर आपने बेच दिया है, बस फर्क ये है कि पैसा नहीं मिला है, बेच के आपको इक्विटी शेयर मिला है। तो जिस वैल्यू पे डिवेंचर को बाहर करते थे उसी वैल्यू पे आप इक्विटी शेयर को रिकॉर्ड कर लेना। रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स एट द कॉस्ट स्लैश कैरिंग अमाउंट ऑफ डिवेंचर्स। सबको समझा मैंने क्या बोला? यस। अच्छा, उसके अलावा अगर ये कन्वर्जन इंटरेस्ट की ड्यू डेट पे नहीं हुआ है, अब क्योंकि मैं डिवेंचर में आ गया हूं वापस से, तो डिवेंचर में इंटरेस्ट तो आता ही है, तो अगर ये कन्वर्जन इंटरेस्ट की ड्यू डेट पे नहीं हुआ है तो इंटरेस्ट भी आपको मिलेगा। जैसे सेल पे क्या होता था, जब बेचते थे तो सेलिंग प्राइस तो मिलती थी, साथ में आपको उतने समय का इंटरेस्ट भी मिलता था, पिछले ड्यू डेट से लेकर सेलिंग डेट तक का इंटरेस्ट। कन्वर्जन पे सेम, अगर कन्वर्ट कर रहे हो और वो ड्यू डेट नहीं है तो फिर पिछले इंटरेस्ट डेट से लेकर कन्वर्जन की डेट तक का आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो बेसिकली कन्वर्जन को एक सेल की तरह ही मान लेना, बस फर्क इतना है पैसे के बदले आपको इक्विटी शेयर मिल जाता है, दैट्स इट, और कोई फर्क नहीं है। और सेकंड फर्क ये है कि जो इक्विटी शेयर आ रहा है उसको आप बाहर जाने वाले डिबेंचर की कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर लेना, दैट्स इट। तो मैंने लिख के दिया हुआ है की पॉइंट, ध्यान रखना। क्लियर है वाला पार्ट? यस सर। अब ये कन्वर्जन को डील करने के लिए अपने पास दो क्वेश्चन है। एक है क्वेश्चन नंबर 30, जो कि आपके पुराने क्वेश्चन बैंक के 31 की तरह सेम है। या आप होमवर्क में करना, मैं ऐसा सिमिलर एक और क्वेश्चन रिवाइज करवा रहा हूँ, मतलब दो सेम क्वेश्चन है, कोई भी एक कर लो कवर हो जाता है। तो मैं 31 करवा रहा हूँ जो आपके पुराने क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, आ जाओ फटाफट से, क्या बोलता है देख लो। ए लिमिटेड परचेज। अब ये जो कन्वर्टेबल डिवेंचर है इसमें अगेन डिवेंचर तो आ ही गया, तो जहां डिवेंचर आएगा वहां फिर इंटरेस्ट वाला एडजस्टमेंट आ जाएगा, तो वापस इंटरेस्ट का पुनर्जन्म हो गया भाई साहब। तो 1 अप्रैल 8%। अच्छा, ये देख लो भाई, अपना जो ईयर एंड है और ड्यू डेट है वो सेम है कि नहीं? तो यहाँ ईयर एंड तो 31 दिसंबर है, और ड्यू डेट क्या है इंटरेस्ट का? इंटरेस्ट इज पेबल ऑन मार्च एंड सितंबर। हाय 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 हाय, ईयर एंड दिसंबर,
इंटरेस्ट की डेट मार्च एंड सितंबर, तो यहाँ अक्रूड इंटरेस्ट एक के भाई साहब वो भी आ जाएगा सर। चलो, तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले परचेज कर रहे हैं, ठीक है। तो परचेज करेंगे तो परचेज पे इंटरेस्ट पे करना होता है। कब से पे करेंगे, पिछले ड्यू डेट से लेकर आज तक का। पिछली ड्यू डेट आपकी गई है मेरे ख्याल से मार्च और सितंबर, तो आपकी पिछली ड्यू डेट मार्च में गई है ना। 31 मार्च वॉज द ड्यू डेट। आप खरीद कब रहे हो, 1 अप्रैल को, जस्ट एक ही दिन बाद खरीद रहे हो, तो इंटरेस्ट देने का जरूरत नहीं है परचेज पे। नो इंटरेस्ट ऑन परचेज एज ड्यू डेट वॉज 31 मार्च। समझा मैंने क्या बोला, यस सर। तो बस परचेज की आप एंट्री रिकॉर्ड कर लेना। उसके बाद आपने क्या किया है, ऑन जुलाई आपने और परचेज किया है, कम इंटरेस्ट। तो अब जब परचेज करोगे तो पिछली ड्यू डेट आपकी मार्च में गई थी, अप्रैल मई जून 3 महीने का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, बट 112 कम इंटरेस्ट है। तो कम इंटरेस्ट को पहले एक्स इंटरेस्ट बनाओ और बस परचेज की एंट्री रिकॉर्ड कर लो, जिसमें नॉमिनल वैल्यू, इंटरेस्ट और एक्स इंटरेस्ट आ जाएगा। उसके बाद इंटरेस्ट का ड्यू डेट वो इंटरेस्ट आप रिकॉर्ड कर लो। फिर क्या हुआ है, फिर सेल हुआ है, देखो सीधा टाइमलाइन देख लो यार। फिर सेल हुआ है, तो सेल पे क्या क्या करना होता है, एक तो प्रॉफिट लॉस निकालना है और दूसरा आपको इंटरेस्ट रिसीव करना है। अब ये सेल ड्यू डेट के जस्ट एक दिन बाद हुआ है, तो इंटरेस्ट कुछ भी रिसीव नहीं होगा, सिर्फ प्रॉफिट लॉस निकालोगे। तो देखो मैंने सेल रिकॉर्ड किया और उस पर मेरे ख्याल से लॉस आता है, वो लॉस भी मैंने रिकॉर्ड कर लिया। अब वो आपको निकालना आता है। सर वो सेल पे देख लेना मेथड कौन सा है, एवरेज कॉस्ट मेथड है, तो आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। सिखाया था ना एवरेज कॉस्ट कैसे निकालते हैं, सारा अमाउंट वाला कॉलम न्यूमरेटर में और डिवाइड बाय द नंबर ऑफ डिवेंचर डिनोमिनेटर में, ठीक है। मैं इंपॉर्टेंट ये डिस्कस करूंगा जिसके लिए मैं इस क्वेश्चन में आया हूँ, वो है 1 दिसंबर को जो कन्वर्जन हुआ है 25% डिवेंचर्स का इनटू 5000 शेयर्स। अब क्या हुआ है, दिसंबर में हो गया कन्वर्जन, कितने परसेंट डिवेंचर्स का, 25% डिवेंचर्स का। तो जो डिवेंचर कन्वर्ट हो रहे हैं पहले उसकी कॉस्ट निकालो, यहाँ देखना जरा, कन्वर्जन ऑफ 25% डिवेंचर है ना। तो 25% डिवेंचर बोला, अब कितने डिवेंचर कन्वर्ट हो रहा है ये नहीं बोला है। तो पहले देखो डिवेंचर थे कितने आपके पास, 2000 परचेज किए, 1000 परचेज किए, 800 बेच दिए, तो बचे 2200 डिवेंचर। इसमें से 25% हो रहे कन्वर्ट, मतलब 550 डिवेंचर कन्वर्ट होने वाले इनटू इक्विटी शेयर, 5000 इक्विटी शेयर में कन्वर्ट होंगे। अब कन्वर्जन की एंट्री क्या है, इक्विटी शेयर आ रहा है तो वो डेबिट करना, डिवेंचर जा रहा है तो वो क्रेडिट करना। अब जो जाने वाला डिवेंचर है उसकी कॉस्ट निकाल लेना, कॉस्ट सेम रहेगी, जो आपने ऊपर निकाल रखी है ना वही कॉस्ट रहेगी इसकी, ठीक है। तो जिस कॉस्ट पे, जिस अमाउंट पे डिवेंचर बाहर जा रहा है उसी अमाउंट पे आप इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी को रिकॉर्ड कर लेना। सर लेजर में कैसे दिखेगा, इधर देखो लेजर में, बाय इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स है ना, जितने डिवेंचर बाहर गए उसकी नॉमिनल वैल्यू और जो अमाउंट पे बाहर गए वो, क्योंकि जो अमाउंट पे डिवेंचर बाहर गए उसी अमाउंट पे इक्विटी शेयर भी आ रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसके अलावा मैंने एक और चीज बोली थी, अगर कन्वर्जन ड्यू डेट पे नहीं हो रहा है तो पिछले ड्यू डेट से लेकर आज तक का आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा। पिछली ड्यू डेट थी सितंबर में, तो और कन्वर्जन हो रहा है दिसंबर, 1 दिसंबर में, तो अक्टूबर नवंबर 2 महीने का आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो अब इंटरेस्ट को आप कैश बैंक में रिकॉर्ड करोगे तो बोलना बाय कैश बैंक इंटरेस्ट ऑन कन्वर्जन। नॉर्मली सेल में क्या होता है, मैं सेल में ऐसा बोलता हूँ बाय कैश बैंक, तो सेलिंग प्राइस भी यहाँ रिकॉर्ड किया, इंटरेस्ट भी यहाँ रिकॉर्ड किया। बट कन्वर्जन में ऐसा नहीं होता, कन्वर्जन में इक्विटी शेयर मिल रहा है तो इक्विटी शेयर अलग से रिकॉर्ड करना और जो इंटरेस्ट का पैसा मिलता है वो अलग से रिकॉर्ड करना। यही दो इंपॉर्टेंट है, इसी दो के लिए पूरा क्वेश्चन किया, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद ईयर एंड आ गया, तो बिकॉज ड्यू डेट और वो सेम नहीं था तो अक्रूड इंटरेस्ट का बात होएगा और कॉस्ट ऑफ मार्केट वैल्यू चेक करना है आपको। इस केस में हमको 2 लेजर बनाना है एक्चुअली, हमको डिवेंचर का लेजर तो बनाना ही है, वो तो मैंने बना दिया, साथ में शेयर्स का लेजर भी बनाया। सर शेयर्स का क्यों बनाया, बिकॉज जब आपके डिवेंचर शेयर्स में कन्वर्ट हुए तो शेयर्स भी तो आए ना आपके पास, तो जो शेयर्स आपको मिले हैं वो यहाँ रिकॉर्ड हो जाएंगे। देखो डिवेंचर के लेजर में शेयर्स आ रहे क्रेडिट साइड पे, तो शेयर्स वाले लेजर में हम रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड में। और शेयर्स में बाकी कुछ परचेज सेल डिविडेंड वगैरह हुआ नहीं है, तो जो शेयर्स मिले थे वो सारे के सारे आपके बन जाएंगे बैलेंस कैरेट डाउन। और बस लास्ट में जाके अपने पास मार्केट वैल्यू अवेलेबल है हर चीज़ की, यहाँ मार्केट वैल्यू दिया हुआ है डिवेंचर का और शेयर का, तो वो चेक कर लेना कॉस्ट या मार्केट वैल्यू। यहाँ मैंने जब चेक किया तो कॉस्ट ही मेरी लोअर थी तो मुझे कोई दिक्कत यहाँ नहीं आई, ठीक है। अगर मार्केट वैल्यू लोअर होती तो कैरेट डाउन को मार्केट वैल्यू पे लेकर आते और फिर नुकसान अलग से बुक करना पड़ता, जो मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में दिखाया, ठीक है। अ वेरी गुड क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस, प्रैक्टिस जरूर करना है इस क्वेश्चन की, बहुत शानदार क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है, ध्यान रखना। चलो क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं, एकदम बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ सकते हो सर, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अच्छा उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32, ओहो क्या क्वेश्चन है ये, सुनना, ये पुराने क्वेश्चन में का क्वेश्चन नंबर 12 है। इस क्वेश्चन में कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बस फर्क इतना है, ये जो मीता इन्वेस्टर है इसने बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट किया है और इसने ना शेयर्स में भी इन्वेस्ट किया है, कभी बॉन्ड खरीद रहे, कभी शेयर खरीद रहे, कभी बॉन्ड बेच रहे, कभी शेयर बेच रहे, तो क्या करे। तो इसको एक नहीं 2 क्वेश्चन की तरह ट्रीट करना। तो जब इस क्वेश्चन की टाइमलाइन बनाओगे तो
तो यहाँ एक नहीं दो टाइमलाइन बनेगी। आई जस्ट शो इट टू यू। यहाँ देखो 32 को जब मैंने सॉल्व किया है तो मैंने बॉन्ड्स का टाइमलाइन अलग बनाया है, शेयर्स का टाइमलाइन अलग बनाया है। मैं फटाफट से उसको रिवाइज कराता हूँ, सुनना। जैसे फॉर एग्जांपल 1 अप्रैल को वी परचेस्ड 4,500 बॉन्ड्स ऑफ ₹100 ईच, 80.5 कम इंटरेस्ट। और यहाँ ड्यू डेट देखना क्या है, ड्यू डेट अजीब सी ड्यू डेट है इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट इज पेबल ऑन 1 नवंबर एंड 1 में, है ना सितंबर दिसंबर, ना सितंबर और मार्च है, ना जून दिसंबर है, मई और नवंबर है, कोई नहीं। अपने ईयर एंड से तो मैच नहीं कर रहा है, बिकॉज फाइनेंशियल ईयर फॉलो करते हैं हम लोग, तो ईयर एंड 31 मार्च है, तो कोई नहीं, अपना ड्यू डेट और वो सेम नहीं है, तो अगर कुछ इंटरेस्ट अक्रूड रहेगा तो वो भी आएगा, वो सब ध्यान रखना। एनीवेज हमने परचेज किया है 4500 बॉन्ड्स, तो ये बॉन्ड वाले टाइमलाइन में लिखना कि परचेज किया है। अच्छा, परचेज किया है अप्रैल में, तो कितने महीने का इंटरेस्ट पे करना है, पिछले ड्यू डेट से लेकर अब तक का। पिछली ड्यू डेट या तो नवंबर या मई होगी। अभी हम कहाँ खड़े, अभी हम खड़े अप्रैल में, तो पिछली ड्यू डेट नवंबर में गई है, तो नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, 5 महीने का इंटरेस्ट आपको पे करना है। ये देखो इंटरेस्ट वाला पार्ट है बड़ा सिंपल, बस वो आप माइंड में कॉम्प्लिकेट करोगे तो डिफिकल्ट हो जाएगा, बाकी है बड़ा सिंपल, ध्यान रखना। तो कम इंटरेस्ट है वो सब निकालना अपने को आता है, तो बॉन्ड्स वाले टाइमलाइन में लिख देना। उसके बाद 1 मई को हमने हाफ ईयर का इंटरेस्ट रिसीव किया, कितने अच्छे लोग बता रहे इंटरेस्ट भूल मत जाना। फिर 10 जुलाई को 6000 इक्विटी शेयर परचेज किए ब्रोकरेज के साथ, तो जो इक्विटी शेयर परचेज किए है वो इक्विटी शेयर के टाइमलाइन में लिखो, समझा। और जब लेजर बनेंगे तो 2 लेजर बनेंगे, ठीक है। उसके बाद 1 अक्टूबर को हमने बॉन्ड्स बेचा है, तो बॉन्ड्स बेचा है तो बॉन्ड्स के लेजर में रिकॉर्ड करना, और जब बॉन्ड बेचोगे तो इंटरेस्ट मिलेगा कब से, पिछले ड्यू डेट से लेकर अब तक, वो 5 महीने होते हैं, वो रिसीव कर लेना। उसके बाद नवंबर में हाफ ईयर का इंटरेस्ट मिला है, वो बॉन्ड्स वाले इसमें आएगा। उसके बाद मार्च में राइट इशू, अच्छा इंटरम डिविडेंड है, सॉरी जैन में इंटरम डिविडेंड अगेन आपके किस में आएगा, इक्विटी वाले इसमें आएगा। और फिर राइट इशू है, राइट इशू आपका अगेन इक्विटी वाले इसमें आएगा। तो जैसे ही आपने 2 अलग टाइमलाइन बना दी है, क्लास में याद है ये क्वेश्चन आपने पूरा खुद ही सॉल्व किया था, इतना आसान हो गया था, तो बस 2 प्रॉपर अलग से लेजर बनाओगे, बॉन्ड्स का अलग और शेयर्स का अलग। अब इसमें कुछ भी नया नहीं है, तो हम इसमें टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे। सबको समझा ये वाला पार्ट, एकदम समझा। तो ये हिंट याद रखना, जब बॉन्ड्स और शेयर्स दोनों आ जाए तो दोनों की अलग टाइमलाइन बना लेना, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ बता दूं, ये कन्वर्जन वाला क्वेश्चन नहीं है, ऐसा मत सोचना कि मेरे बॉन्ड्स कन्वर्ट हो गए शेयर्स में हो गए, नहीं 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 नहीं, अलग क्वेश्चन है ये। बॉन्ड्स अलग है, शेयर्स अलग है, वो प्रीवियस क्वेश्चन अलग था, वहाँ डिवेंचर शेयर्स में कन्वर्ट हो रहे थे, यहाँ कन्वर्जन नहीं है भाई, ठीक है, ध्यान रखना। एनीवेज क्लियर है वाला पार्ट, क्या एकदम क्लियर सर, कोई दिक्कत ही नहीं है। आखिरी कंसेप्ट, फिर एक आखिरी क्वेश्चन कराऊंगा, फिर शेयर्स वाला पूरा रिवाइज कराऊंगा, क्योंकि आप भूल ना जाओ उसके अंदर। सुनना, आखिरी कंसेप्ट है राइट शेयर्स को लेकर। याद है राइट शेयर्स में रिनाउंसमेंट का जो भी पैसा होता है हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं, पीएनएल के अंदर, बराबर। अब इस रिनाउंसमेंट का एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन क्या, सुनना। इफ द वैल्यू ऑफ शेयर्स फॉल आफ्टर राइट इशू के बाद अगर शेयर्स की प्राइस गिर गई, देन इनकम फ्रॉम सेल ऑफ राइट्स will not be transferred to P&L. Instead, it will be adjusted from the cost of investment to the extent of fall in value. इंग्लिश समझती है, नहीं समझती, मैं समझाता हूँ। अगर राइट अनाउंस करने के बाद कंपनी के शेयर की प्राइस गिर जाती है, तो जो अनाउंसमेंट की इनकम है वो आप प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर नहीं करोगे, वो आप इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट से एडजस्ट करोगे। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, ठीक है, मान लो इसमें अनाउंसमेंट का मुझे जो इनकम आया वो 4000 रुपया आया। अब मैंने क्या बोला, अज्यूम इन द अबव केस द वैल्यू ऑफ शेयर्स फेल बाय 2500 बिकॉज ऑफ राइट इशू की वजह से उस कंपनी का शेयर प्राइस गिर गया। अब क्यों गिर गया, कैसे गिर गया, वो मैं लॉजिक में नहीं घुस रहा, बट मान लो गिर गया, तो फिर जो 4000 रुपये की इनकम है ये पूरी पेरेंट में नहीं जाएगी। राइट की वजह से जितना प्राइस गिरा है उतना अमाउंट आप इन्वेस्टमेंट से एडजस्ट करोगे। मतलब मैं बोलूंगा कैश बैंक अकाउंट डेबिट 4000 टू इन्वेस्टमेंट 2500। वाई ओनली 2500? बिकॉज राइट की वजह से इन्वेस्टमेंट का वैल्यू इतना ही गिरा था, तो थोड़ा एक्सटेंट ऑफ फॉल इन वैल्यू, बराबर, और बाकी अमाउंट जाएगा आपका पीएनएल में। अब जैसे ही आपने बोला कैश बैंक टू इन्वेस्टमेंट, तो इसका इंपैक्ट तो लेजर में आएगा ना डार्लिंग, आएगा ना, यस। तो नॉर्मली रिनाउंस का इंपैक्ट लेजर में नहीं आता था, बट अगर रिनाउंस के इनकम को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करने के बजाय इन्वेस्टमेंट में एडजस्ट किया है, तो जितना अमाउंट इन्वेस्टमेंट में एडजस्ट किया है उतना तो आपके फिर इन्वेस्टमेंट के लेजर में आ जाएगा। सबको समझा मैंने क्या बोला, एकदम समझ गया सर, इधर आ जाओ। तो क्वेश्चन नंबर 33 था, इसी बारे में क्वेश्चन नंबर 33 है, समरी फॉर्म में देख लो। इसमें राइट का मैंने कुछ भी सब्सक्राइब नहीं किया, पूरा रिनाउंस कर लिया था, ठीक है। तो रिनाउंसमेंट का भी मेरे को इनकम हुआ 12000 का, बट क्वेश्चन में बोला था कि रिनाउंसमेंट की वजह से, सॉरी नॉट रिनाउंसमेंट की वजह से, राइट्स की वजह से
शेयर की प्राइस 10,000 से गिर गई, तो जितना भी अनाउंसमेंट का इनकम था 10,000 आप इन्वेस्टमेंट से एडजस्ट करना, बचा हुआ 2,000 प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। इसके आप एक सिंगल एंट्री भी मार सकते हो और इस तरीके से अलग अलग भी मार सकते हो। जितना इन्वेस्टमेंट से एडजस्ट किया वो अलग एंट्री, जितना पीएनएल से एडजस्ट किया वो अलग एंट्री। ठीक है, इसी चीज का सेम इंपैक्ट एक क्वेश्चन नंबर 34 में भी आया है। अच्छा क्वेश्चन है, रिवाइज करवाता हूं। क्वेश्चन नंबर 34 पुराने वाले के लिए क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, ध्यान से देखना क्या बोलता है। मिस्टर श्याम हैड एन ओपनिंग बैलेंस ऑफ 1,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड रुपीज 1,20,000। फेस वैल्यू वगैरह दिया हुआ है। ठीक है, तो ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है शेयर्स का ओपनिंग बैलेंस लिखा और शेयर्स का ओपनिंग बैलेंस आपने रिकॉर्ड भी किया। सिंपल है सर। आगे फर्दर परचेज किया 200 कम राइट शेयर्स 135 में, कुछ नहीं परचेज वगैरह किया तो परचेज को आपने रिकॉर्ड किया, परचेज को हमने रिकॉर्ड किया सर। आगे फिर बोलता है ऑन 8/4 डायरेक्टर अनाउंस राइट इशू 1:6 के रेशियो में, तो राइट इशू को अनाउंस किया। अब राइट में क्या हुआ है, कुछ भी सब्सक्राइब नहीं किया, आगे पढ़ोगे तो लिखा हुआ है सब्सक्राइब कुछ भी नहीं किया है, सब का सब कर दिया रिनाउंस। तो रिनाउंस से अपने को इनकम आई 4,000 रुपीज की। अब क्या बोला है सुनना, अनाउंसमेंट की वजह से शेयर्स का प्राइस गिर गया 3,400 रुपीज से, बिकॉज ऑफ अनाउंसमेंट द शेयर प्राइस फेल बाय 3,400। तो अनाउंसमेंट का जो 4,000 का इनकम है उसमें से 3,400 इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट से एडजस्ट करोगे, 600 जाएगा पीएनएल में। जो पीएनएल में जाएगा वो तो लेजर में नहीं आएगा, जो इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट से एडजस्ट किया अब वो लेजर में आएगा। कैसे आएगा, अपने एंट्री का हमारी कैश बैंक टू इन्वेस्टमेंट, तो आप लिखोगे बाय कैश बैंक। देखो अमाउंट वाले कॉलम में, नंबर्स में कुछ मत लिखना, सिर्फ अमाउंट वाले कॉलम में लिखना। समझा, मतलब बेसिकली उतने अमाउंट को हम इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट से एडजस्ट कर देते हैं। ठीक है, सबको समझा कैसे ट्रीटमेंट देना है, एकदम समझ गया सर। उसके बाद कुछ नहीं, उसके बाद बस बोला हुआ है कि ऑन हमने कुछ 350 शेयर्स बेचे, तो बेचने पे आप जो भी गेन लॉस है वो निकालते हो, वो तो निकालना बड़ा सिंपल है, सेलिंग प्राइस अपने पास होती है। कॉस्ट के लिए हम वेटेड एवरेज यूज करते हैं। वेटेड एवरेज कैसे यूज करेंगे, अमाउंट वाला कॉलम जो डेबिट साइड में वो ऐड, क्रेडिट साइड में वो माइनस, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, कॉस्ट पर शेयर मिलेगी, मल्टीप्लाई करना नंबर ऑफ शेयर से, टोटल कॉस्ट मिलेगी, प्रॉफिट वगैरह मिलेगा, सेल प्राइस प्रॉफिट रिकॉर्ड करना। ईयर एंड पे वही गरीब सा वैल्यूएशन किया हुआ है कॉस्ट मार्केट वैल्यू में, या कॉस्ट ही लोअर है तो कोई दिक्कत नहीं है। वाह सर मजा आ गया। अच्छा सुनना, मैं सबको समझा गया ये अनाउंसमेंट वाला एक्सेप्शन। ठीक है, अब मैं पूरा रिवाइज कराऊंगा। अच्छा मैंने बीच में एक क्वेश्चन में ना मुझे एक इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस करना था, वो मेरा रह गया, वो मैं आपको डिस्कस करके बता रहा हूँ। सुनो क्या है वो, कौन सा क्वेश्चन था, मुझे ढूंढने दो कौन सा क्वेश्चन था, मुझे बताना है उसके अंदर कुछ। दैट वाज आई गेस ये वाला क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन 24 एक बार आने दो, 24 पे आ जाओ सर। 24 में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी, आ गए ये रहा 24, जो पुरानी बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 9 है। सेम क्वेश्चन है, परचेज सेल राइट बोनस सब है, इसमें बस इन्वेस्टमेंट अकाउंट के बदले पीएनएल अकाउंट भी मांगा है। वाह सर, तो डर मत जाना, पीएनएल अकाउंट में क्या क्या आएगा सुन लो, एक ट्रिक बताता हूं। पहले पूरा इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना लो। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट अकाउंट में आपने जहां जहां पीएनएल वर्ड यूज किया है उसका सेकंड इफेक्ट ले लो पीएनएल में। जैसे आपने दो जगह पीएनएल वर्ड यूज किया है, एक तो यहां जो आपको प्रॉफिट ऑन सेल वगैरह होता है वो, तो ये आपके इधर आ जाएगा, देखो पीएनएल के लेजर में। दूसरा जो डिविडेंड वाला कॉलम होता है वो लास्ट में जाके ट्रांसफर कर तो पीएनएल में, तो वो भी यहां आ जाएगा, देखो। उसके अलावा पीएनएल में एक एक्स्ट्रा चीज आएगी, पता है अनाउंसमेंट का जो इनकम होता था, अनाउंसमेंट का इनकम नॉर्मली हम कहीं भी लेजर में दिखाते नहीं थे, क्योंकि पीएनएल का लेजर नहीं बन रहा था अनाउंसमेंट का इनकम, बराबर। बट अब यहां क्योंकि प्रॉफिट लॉस का लेजर बन रहा है, तो अनाउंसमेंट का इनकम भी यहां रिकॉर्ड करना मत भूलना। बस जो भी फिर प्रॉफिट लॉस का क्लोजिंग बैलेंस है वो नेट प्रॉफिट में चला जाएगा। समझा मैंने क्या बोला, तो इस क्वेश्चन में ये प्रॉफिट लॉस वाला लेजर इंपॉर्टेंट था। क्लियर है वाला पार्ट, एकदम क्लियर है। अब सुनो, अब शेयर्स में आप कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए आपको शेयर्स के सारे एडजस्टमेंट तुरंत फटाफट से रिवाइज करा रहा हूं, मेरी बात ध्यान से सुनना। अब एक क्विक रिवीजन, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन शेयर, परचेज सेल आता है क्या, परचेज सेल पे कोई डिविडेंड कुछ नहीं है। ठीक है, परचेज जो भी लिया है नंबर ऑफ शेयर में लिखना, अमाउंट में लिखना, जो सेल किया है उस पर प्रॉफिट लॉस निकालना मत भूलना, वो सिंपल है। उसके बाद सेकंड एडजस्टमेंट था बोनस, जो बोनस शेयर्स मिले, फ्री के शेयर्स मिलते हैं, तो अमाउंट वाले कॉलम में आएगा, सॉरी शेयर्स नंबर ऑफ शेयर्स वाले कॉलम में आएगा, अमाउंट में कुछ नहीं आएगा। उसके बाद था राइट शेयर्स वाला, राइट में या तो सब्सक्राइब करोगे या रिनाउंस करोगे, सब्सक्राइब किया तो लेजर में आएगा, रिनाउंस किया तो लेजर में नहीं आएगा, सिंपल खत्म हो गया कहानी। उसके बाद हमने देखा था डिविडेंड, डिविडेंड है फाइनल डिविडेंड है, तो जो डिविडेंड ओपनिंग शेयर्स पे मिलता है वो डिविडेंड वाले कॉलम में, जो फाइनल डिविडेंड परचेज पे मिलता है वो अमाउंट वाले कॉलम में, बोनस और राइट पे डिविडेंड नहीं आएगा, खत्म हो गया। उसके बाद अपना आया था इंटरम डिविडेंड, कौन सा आया था, इंटरम डिविडेंड। इंटरम डिविडेंड का मतलब होता है करंट के प्रॉफिट पे करंट में डिविडेंड, तो इंटरम डिविडेंड में मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, जिस पे भी मिले
सीधा डिविडेंड वाले कॉलम में, ध्यान रखना। अच्छा, राइट शेयर्स और बोनस शेयर्स पर डिविडेंड दे क्या? क्वेश्चन नहीं बोले तो दे देना, अगर स्पेसिफिकली बोल रहा कि मत दो तो मत देना। इन केस ऑफ इंटरम डिविडेंड हो गया, इंटरम डिविडेंड हो गया सर। उसके बाद हम आए थे कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर इनटू शेयर्स। जब डिवेंचर शेयर्स में कन्वर्ट हो रहे, दो चीज करना है। सबसे पहला, कन्वर्जन कौन से वैल्यू पे होगा? जिस अमाउंट पे डिवेंचर बाहर जाएगा उसी अमाउंट पे इक्विटी शेयर अंदर आएगा, पहला चीज। सेकंड चीज, अगर कन्वर्जन की डेट और ड्यू डेट सेम नहीं है, बराबर, तो उस केस में आपको इंटरेस्ट भी मिलना चाहिए। जस्ट लाइक जब सेल करते हो तो इंटरेस्ट मिलता है, तो कन्वर्जन पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा, ध्यान रखना, ठीक है। उसके अलावा अपना एक और पॉइंट था, वो था रिनाउंसमेंट का रिनाउंसमेंट का एक्सेप्शन। रिनाउंसमेंट का पैसा नॉर्मली जाता है प्रॉफिट एंड लॉस में, बट अगर राइट शेयर्स की वजह से मार्केट में शेयर की प्राइस गिर गई तो रिनाउंसमेंट की इनकम को जितनी गिरावट है उतना इन्वेस्टमेंट से एडजस्ट करना, बराबर। तो मान लो आपने इनकम को मैं 4000 की, बट इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिर गई 2500 से, तो जितना 2500 है वो एडजस्ट होगा इन्वेस्टमेंट से, बाकी 1500 जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। ये था आपका शानदार रिवीजन विद क्वेश्चंस, ठीक है। मैंने आपको एक ही रिवीजन में कंसेप्ट भी करवाया, क्वेश्चन भी करवाया। देखो नॉर्मली मैं ज़्यादा है ना कंफ्यूज करने में बिलीव नहीं करता। मैं चाहता हूँ कि एक ही होए, ऐसा 100 सोनार की एक लोहार की, एक ही रिवीजन दूंगा, उसमें सब कंसेप्ट भी दूंगा, क्वेश्चन भी दूंगा, समराइज भी रखूंगा, डिटेल भी रखूंगा, सब कुछ दूंगा। अब मैंने अपना सब दे दिया आपको, नाउ इट इज अप टू यू हाउ यू आर यूजिंग दिस, ठीक है। सो आई होप यू रियली लाइक दिस रिवीजन। बहुत मेहनत से रिकॉर्ड किया है मैंने, बिकॉज डिटेल में पढ़ाना ऑनेस्टली बोलूँ कंपेरेटिवली ईजी होता है। उस 10 12 15 घंटे के कंटेंट को 2 सवा 2 घंटे में समराइज करना इज अ चैलेंज, ठीक है, विथ क्वेश्चंस विथ एवरीथिंग। पूरी जान लगा दी है। आई होप आपको पसंद आए, बट अगेन आई से माई रिविजन इज नॉट अ रिप्लेसमेंट ऑफ ए राइटिंग प्रैक्टिस। जितने मैंने क्वेश्चन बताए तमीज से उसको लिख कर प्रैक्टिस जरूर करना, ठीक है। उसके अलावा अगर यहाँ तक वीडियो देखा है तो एक कमेंट जरूर करके जाना कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है, क्योंकि आपके लिए वो कमेंट रहेगा, मेरे लिए इट विल बी अ मोटिवेशन फैक्टर। उसके अलावा जो बोर्ड नोट्स है और ये जो क्वेश्चन बैंक है एक चैप्टर की, टेलीग्राम पे डाल दूंगा, डाउनलोड करो, मजे करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। उसके अलावा जो भी ये वीडियो देख रहे, एक छोटी सी आपसे बात करना चाहूँगा, मेहनत करने से कभी पीछे मत हटना। मोस्टली जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो शायद आपकी एग्ज़ाम नज़दीक हो सकती है, दूर हो सकती है, जो भी आपकी सिचुएशन है, हार्डवर्क से आप सब कुछ पालोगे। बिना मेहनत के इस दुनिया में आप कुछ नहीं पा सकते, ठीक है। सो जस्ट मेक श्योर यू आर लॉयल टूवर्ड्स योर हार्डवर्क, यू आर लॉयल टूवर्ड्स योर सेल्फ। हार्डवर्क में किसी तरह की कमी मत छोड़ना, ठीक है। जस्ट मेक श्योर यू आर वर्किंग हार्ड। मैं सच्ची बता रहा हूँ, अगर आप मेहनत करोगे ना, मेहनत करने वाले का भगवान साथ देता है। आपको ऐसा उस टाइम पे लगेगा यार मेरा कुछ नहीं हो रहा है, किसी किसी बच्चे को अटेम्प्ट लग जाता है, कभी कभी लगेगा यार मेरा तो कुछ हो ही नहीं रहा है, मेरे सब दोस्त मेरे से आगे निकल गए। मैं बताऊँ, आपने कंपाउंडिंग इफेक्ट सुना है? जैसे अगर आप इधर पैसा इन्वेस्ट करते हो, अगर आपने ईयर 1 के बाद पैसा विड्रॉ नहीं किया तो आपको इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है ना। तो भगवान भी ऐसे कंपाउंडिंग रिटर्न देगा आपको, ठीक है। अगर आपको मेहनत का अभी फल नहीं मिल रहा है तो जब देगा ना तो 2 गुना फल देगा, ठीक है। तो नेवर कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स कि वो मेरे से आगे निकल गया, ये मेरे से आगे निकल गया। जस्ट कंपेयर योर येस्टरडे विद टुडे। जितनी मेहनत आपने येस्टरडे की थी, अगर वो एकदम ज़्यादा मेहनत की थी तो अपने को आज उतनी ही मेहनत करनी है। अगर येस्टरडे मेहनत में कमी रहेगी तो आज उससे ज़्यादा मेहनत करनी है। वी विल ट्राई टू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ आवर सेल्फ, और उसका एक ही तरीका है मेहनत करके, ठीक है। सो मेक श्योर यू आर वर्किंग हार्ड, मेक श्योर यू आर पुटिंग दैट एफर्ट, एंड आई होप आप बहुत सारी मेहनत करो और बहुत अच्छे से पास हो जाओ। एंड पास होने के बाद फिर हम ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। सो शुक्रिया एवरीवन, थैंक यू सो मच। और किसी तरीके से हेल्प लगी तो लाइक शेयर कमेंट, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑल, बाय बाय। और एक चीज़ तो बोले क्या, एक के है भाई साहब, चलो बाय बाय, टेक केयर।